सोनल को इन सब गॉसिप्स में शामिल होने का कोई शौक नहीं था, सो उसने एक स्माइल के साथ साशा की तरफ देखते हुए कहा, साशा, वो मुझे किसी जरूरी काम से जाना था। ओके ओके ओके। उसकी बात सुनकर साशा ने तुरंत जवाब दिया और अपने रास्ते चली गई। फैशन हब से निकलकर सोनल ने एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी ले ली थी। टैक्सी में बैठी बैठी वो सिद्धार्थ के बारे में सोचने लगी। कितने दिनों के बाद वो सिद्धार्थ को अपने सामने देखेगी, ये सोचकर ही वो एक्साइटेड हो रही थी, मगर इसके साथ ही उसे थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही थी। आजकल उसे बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था जैसे हालिया के रोमांटिक नॉवेल्स में राइटर्स डिस्क्राइब करते हैं ना वो वाली सिचुएशन, जब नॉवेल की हीरोइन अपने हीरो से मिलने के लिए उसके पास जाती है। इस एहसास को केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी से प्यार किया हो। तो क्या सोनल को भी प्यार हो गया था? मगर उसने अपने सिर पर हल्के से मारते हुए इस ख्याल को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। क्यों फालतू की बातें सोच रही है सोनल? ऐसा नहीं हो सकता। सिद्धार्थ से कैसे प्यार हो सकता है तुझे? मगर उसे पता ही नहीं चला। ये सब सोचते हुए कब वो अकेली बैठी बिना वजह ही मुस्कुराने लगी थी। कैब का ड्राइवर ना जाने कब से रियर व्यू मिरर में उसे देखे जा रहा था। उसे ऐसे शर्मा शर्मा कर मुस्कुराता हुआ देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने हंसते हुए आखिरकार सोनल से पूछ ही लिया, अपने बॉयफ्रेंड को लेने के लिए जा रही हो बेटा? उसकी बात सुनकर सोनल का चेहरा शर्म से और भी लाल हो गया था। ड्राइवर उसकी इस हालत पर मुस्कुराए बिना रह नहीं सका। उसकी उम्र यही कोई 40-45 के आसपास थी। तुम्हें देखकर मुझे अपनी वाइफ की याद आ गई। जब वो तुम्हारी उम्र की थी ना, तब वो भी मुझसे मिलने के लिए ऐसे ही आया करती थी, और जितनी बार भी वो मुझसे मिलती थी मुझे हर बार उससे पहले से भी ज्यादा प्यार हो जाया करता था। क्या दिन थे वो भी, यकीन ही नहीं होता 20 साल बीत चुके हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा और सामने सड़क की तरफ अपनी नजरें कर ली। सोनल भी उसकी बात सुनकर अब मुस्कुराने लगी थी। आपकी बातों से पता चल रहा है कि आप अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं। कैब ड्राइवर ने थोड़ा प्राउडली उसे जवाब दिया, हाँ, मैं आज भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मैं इतने पैसे तो नहीं कमा पाता कि उसे शानो शौकत से भरी जिंदगी दे सकूं, लेकिन उसे बेहिसाब प्यार तो दे ही सकता हूँ ना। और फिर वो है भी तो कितनी अच्छी, सबका कितना ख्याल रखती है। मैं तो उसे जितनी भी बार देखता हूँ ना, मुझे हर बार उससे फिर से प्यार हो जाता है। उसने हंसते हुए जवाब दिया। सोनल को उसकी बात सुनकर अच्छा लग रहा था। पूरे रास्ते वो कैब ड्राइवर सोनल से अपनी वाइफ की ही बातें करता आ रहा था। एयरपोर्ट पहुंचकर सोनल ने कैब ड्राइवर को पैसे दिए। जब वो जाने लगी ना, तो उसने उसे रोकते हुए कहा, आज इतने दिनों के बाद तुम मुझसे मिलने जा रहे हो, वही करना जो तुम्हारा दिल कहे, बाकी किसी की परवाह मत करना। अगर तुम उसे एक बार प्यार से एक जादू की झप्पी दे दोगी ना, तो उसका मूड भी एकदम मैजिकल हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सोनल ने मुस्कुराते हुए बस अपना सिर झुका लिया। हंसते हुए कैब ड्राइवर ने वापस जाने के लिए अपनी कार स्टार्ट कर दी। मगर सोनल ने जैसे ही एयरपोर्ट की तरफ देखा, नर्वसनेस के कारण उसके हाथ पैर कांपने लगे। क्या वो सच में सिद्धार्थ का सामना कर पाएगी? कैसे उसके सामने जाएगी वो? कहीं वो इस बात से नाराज हो गया तो? ये सोचकर उसका दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा था। हड़बड़ाहट में उसने कैब ड्राइवर को वापस रुकने का इशारा किया। उसने चौंकते हुए वापस कैब रोक दी। सोनल ने तेजी से कैब का डोर ओपन कर दरवाजे को बंद करते हुए कहा, प्लीज मुझे वापस घर छोड़ दीजिए। कैब ड्राइवर उसके अचानक इस बदले फैसले से थोड़ा शॉक था, मगर फिर भी उसने गाड़ी वापस घुमा दी। प्लेन लैंड होने के बाद सिद्धार्थ ने आराम से बाहर निकलकर एक बार इधर उधर देखा और एग्जिट की तरफ बढ़ गया। उसके हाथों में इस वक्त एक ब्लैक कलर का सूटकेस था। आज उसने एग्जिट के लिए वीआईपी चैनल यूज नहीं किया था। अपने लग्जरियस आउटफिट और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के कारण सारे लोगों के अट्रैक्शन का सेंटर वही था। हालांकि उसे पसंद नहीं था कि लोग उसे चलते फिरते किसी शो पीस की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे देखते रहे, लेकिन आज वो बहुत ही अच्छे मूड में था। सो इतने लोगों की नजरों के बीच भी वो एकदम आराम से टहलते हुए वहां से बाहर निकल रहा था। लेकिन बाहर आकर जब उसने रोहित को अकेले वहां अपनी वेलकम के लिए खड़ा देखा, तो उसका चेहरा उतर गया। वेलकम बैक सर, वेलकम बैक। रोहित ने पूरे जोश के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मगर सिद्धार्थ ने बिना उसे कोई जवाब दिए इरिटेशन में इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई कि शायद उसे कहीं सोनल नजर आ जाए, मगर वो कहीं थी ही नहीं। सिद्धार्थ का पूरा मूड खराब हो गया था। पिछली रात को सोनल से बात करते हुए उसे जानबूझकर इशारों इशारों में उसने उसे बात बता दी थी कि वो आज फ्लाइट से वापस आ रहा है ताकि वो उसे लेने के लिए एयरपोर्ट आ सके। मगर इतनी अच्छी तरह से बता देने के बावजूद भी उसकी स्टूपिड वाइफ उसे रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं आई थी। सक्सेसफुल बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर, जिसके पीछे लड़कियां मरती हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहती है। उसकी अपनी वाइफ ही उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगी, ये सिद्धार्थ ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मन तो उसको हो रहा था कि गुस्से में चिल्लाकर रोहित से पूछे कि वो अकेला क्यों चलाया, सोनल कहाँ है। मगर ऐसा करने पर रोहित उसके बारे में क्या सोचता, ये सोचकर वो उससे कुछ बोल नहीं पाया। दोनों एयरपोर्ट से निकलकर गाड़ी में बैठ चुके थे। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले रोहित ने कहा, सर अब आज तो ऑफिस जाने के लिए काफी देर हो चुकी है, आप कहीं तो सीधे घर ही छोड़ दूं आपको। सिद्धार्थ अपना मुंह लटकाए बैक सीट पर बैठा हुआ था। रोहित की बात सुनकर उसने अपनी घड़ी की तरफ नजर डाली। शाम के 5 बजने वाले थे। इस वक्त ऑफिस जाने का कोई मतलब नहीं था। पिछले कुछ दिनों से लगातार काम करते करते वो काफी थक भी गया था, लेकिन इस टाइम घर जाने का ख्याल उसे सही नहीं लग रहा था। एक्चुअली उसे इस वक्त सोनल पर बेहद तेज गुस्सा आ रहा था, और ये बात तो खुद सिद्धार्थ भी मानता था कि गुस्से में ना वो खुद पर जरा सा भी कंट्रोल नहीं रख पाता। उसे पूरा यकीन था कि अगर ऐसे मूड में वो घर गया ना, तो किसी न किसी बात पर वो सोनल से झगड़ा जरूर कर लेगा। हालांकि सोनल की भी उसमें क्या गलती थी, उसने उसे अपनी फ्लाइट की टाइमिंग बताई जरूर थी, मगर ये थोड़ी ना कहा था कि वो उसे पिक करने के लिए एयरपोर्ट आ जाए।
ना ही सोनल ने ऐसा कुछ कहा था कि वो उसे एयरपोर्ट पिक करने के लिए आएगी। तो फिर उसे इतनी डिसअपॉइंटमेंट क्यों हो रही है? जो करना है करो, सिद्धार्थ ने बेमन से जवाब दे दिया। उसके बात करने के अंदाज से ही रोहित समझ गया था कि सिद्धार्थ का मूड किस बात से बुरी तरह खराब है, मगर सिद्धार्थ ने उसे अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं था। इसी वजह से वो खुद कंफ्यूज हो रहा था कि उसे सिद्धार्थ का मूड ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। आखिर उसने हमेशा वाला कारगर नुस्खा अपनाना ही ठीक समझा और सिद्धार्थ की तारीफ करते हुए बोला, सर कल आप वीडियो में बहुत हैंडसम लग रहे थे। बस एक तारीफ ही ऐसी चीज थी जिससे सिद्धार्थ का ध्यान बाकी सारी चीजों पर से हटाया जा सकता था। मगर इस बार रोहित का ये अचूक नुस्खा भी फेल हो गया और सिद्धार्थ ने एक ठंडी आह भरते हुए धीरे से बस मैं अपना जवाब खत्म कर दिया। रोहित को अपना ये दांव फेल होता हुआ नजर आया तो उसने दूसरा दांव फेंका। सर वो कैफे वाले इंसिडेंट के बाद भाभी जी तो आपके ऊपर फिदा हो गई होंगी ना? मतलब क्या कमाल का दिमाग लगाया आपने? हाँ, एक ही बार में भाभी जी के सारे दुश्मनों को बेकार कर दिया आपने तो। कसम से सर, मतलब जो कमाल का एक्शन आपने दिखाया है ना सर, वो अपने चड्डी वाले सुपर हीरो के बस में भी नहीं होगा। इस बार रोहित की बातों ने थोड़ा असर जरूर दिखाया। और सिद्धार्थ के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। ये देखकर रोहित ने भी राहत की सांस ली। सिद्धार्थ ने फिर कुछ सोचकर उससे पूछा, वो उस कैफे में और भी लोगों ने उस इंसिडेंट की पिक्चर्स और फोटोज ली थी ना, उन सब का क्या हुआ? अरे उन सब की टेंशन आप मत लीजिए सर, मैंने उन सबको 20-20 हजार देकर वो सारे वीडियोस और फुटेज अपने सामने डिलीट करवाए हैं। अब उस कैफे की उस रोज की सीसीटीवी फुटेज भी मैंने खरीद ली सर। न्यूज़पेपर में जो पिक्चर्स पब्लिश हुई थी ना, उनको छोड़कर उस दिन की बाकी सारी फोटोज और वीडियोस को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। ओके, सिद्धार्थ ने संतोष के साथ सिर हिलाते हुए कहा। और नलिनी का फोन, उसमें भी कोई वीडियो थी ना जिसके जरिए वो सोनल को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी? रोहित ने हंसते हुए जवाब दिया, सर नलिनी जी का तो मैंने पूरा फोन ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो मैंने उनका फोन ना गर्म कॉफी में डालने के बाद उन्हें देने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। ओके, अब सिद्धार्थ पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका था। सर मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा किया आपने जो उस पूरी मेहता फैमिली को अच्छे से सबक सिखा दिया। उनकी हिम्मत कैसे हुई भाभी जी के साथ ऐसा कुछ भी करने की? I mean, उनकी जितनी सीधी सादी लड़की के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? थैंक गॉड कि आपने हर बार किसी हीरो की तरह आकर उनको बचा लिया सर। रोहित ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, तुम क्या मेरी बीवी के हाथ का खाना खाकर आ रहे हो या कुछ और रिश्वत दी है उसने तुम्हें? कब से देखे जा रहा हूँ, बड़ी तारीफें निकल रही हैं तुम्हारे मुंह से। सिद्धार्थ ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्या बात कर रहे हैं आप सब? मैं तो उस दिन के बाद से उनसे मिला भी नहीं हूँ। आप भी ना मजाक अच्छा कर लेते हैं आप सब। रोहित ने अपनी घबराहट को अपनी नकली हंसी के पीछे छिपाते हुए कहा, उफ कितना बोलने लगे हो तुम रोहित। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारा ट्रांसफर कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में कर देता हूँ। एटलीस्ट तुम्हारी बकबक से कंपनी को कुछ तो प्रॉफिट होगा ही। सिद्धार्थ ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। सिद्धार्थ की बात सुनते ही रोहित के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। कहा तो वो सिद्धार्थ का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था और कहा उल्टा खुद ही उसकी गर्दन फंस गई थी। घबराते हुए उसने रियर व्यू मिरर में सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा, सर आप मजाक कर रहे हैं ना? मेरी तो समझ में नहीं आता, इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज आपके दिमाग में मेरे लिए क्यों आते हैं सर? सर मैं आपको सही बता रहा हूँ, जिस दिन आपने मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया था ना, उसी दिन मैंने कपूर इंडस्ट्रीज के बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर खड़े होने की एक भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं अब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही काम करूंगा। बेसिकली मैंने अपनी पूरी जिंदगी उस दिन आपके नाम कर दी थी सर। प्लीज मुझे खुद से दूर मत कीजिए सर। शट अप। रोहित की ड्रामेबाजी देखकर सिद्धार्थ ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए पूछा, वो मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज का क्या स्टेटस है? रोहित की यही तो खासियत थी कि चाहे वो जितना भी मजाक कर ले, मगर काम की बात आती ही वो एकदम से सीरियस हो जाता था। सिद्धार्थ का सवाल सुनते ही उसने तुरंत जवाब दिया, सर मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के फंड की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। पिछले कुछ दिनों में कंपनी के ज्यादातर एम्प्लॉइज ने रिजाइन दे दिया है और कुंदन लाल मेहता के लिए फिलहाल कंपनी को संभालना बहुत मुश्किल हो चुका है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने बस धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया। सर आप कहें तो मैं उनके एम्प्लॉइज को कांटेक्ट करूं? सिद्धार्थ को सोच में डूबा देखकर रोहित ने सवाल किया। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो लोग हमारे किसी काम के नहीं है। उनमें से ज्यादातर लोगों को बस एक कंफर्टेबल जॉब की तलाश है जिसके सहारे वो अपने बाकी के दिन आराम से बिता सके। ऐसे लोगों से कुछ प्रोडक्टिव करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ओके सर, समझ गया मैं। रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट की क्या हालत है? सर वो रिपोर्ट्स कल ही आई है। कंपनी की हालत बहुत बुरी है। पिछले 2 सालों में मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रॉफिट लगातार गिरता ही चला जा रहा है। यहाँ तक कि अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए उन्हें अपने खर्चों में कई जगह से कटौती करनी पड़ी है। बहुत सारे लोगों को कई महीनों से सैलरी नहीं मिली थी। यही वजह है कि एक एक करके सारे लोग अब अपनी कंपनी छोड़कर जाने लगे हैं। रोहित ने उसे पूरी डिटेल बताते हुए कहा। वेरी गुड कहते हुए सिद्धार्थ गाड़ी की सीट से अपनी पीठ टिकाते हुए आराम से बैठ गया। फाइनली अब उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट नजर आने लगी थी। अब क्या करना है सर? रोहित ने अपनी ड्राइविंग पर फोकस करते हुए ही उससे पूछा। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज फिलहाल इंग्लैंड की एक कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है। उस कंपनी से जितनी जल्दी हो सके कांटेक्ट करो। उसके बाद तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। सिद्धार्थ ने रिलैक्स मूड में अपनी टाई लूज करते हुए जवाब दिया, यस सर। रोहित के चेहरे पर उसकी बात सुनकर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। सिद्धार्थ ने अब बाहर की तरफ नजरें दौड़ा दी। बाहर
बाहर का नजारा देखकर उसे कुछ याद आया। अच्छा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब टेस्ट रिजल्ट्स आ जाएं तो मुझे खबर दे देना। तुमने अभी तक इस बारे में मुझे कोई अपडेट नहीं दिया है। सिद्धार्थ ने अचानक सवाल पूछ लिया। रोहित एकदम से कंफ्यूज हो गया। आखिर सिद्धार्थ किस टेस्ट की बात कर रहा है? मगर फिर उसकी नजर रोड की दूसरी तरफ पड़ी। वो इस वक्त सेनेट यूनिवर्सिटी के पास से होकर गुजर रहे थे और तुरंत उसकी समझ में आ गया कि सिद्धार्थ किस बारे में पूछ रहा है। वो भाभी जी के टेस्ट रिजल्ट्स। हाँ सर, वो एग्जाम के 15 दिन बाद रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं ना, तो शायद नेक्स्ट वीक तक रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे। ओके, लेकिन मुझे रिजल्ट्स सबसे पहले चाहिए, ठीक है? चाहे जैसे भी हो, रिजल्ट्स पब्लिकली अनाउंस होने से पहले तुम मुझे उसकी कॉपी लाकर दोगे। सिद्धार्थ ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा। हालांकि सोनल का जिक्र आते ही उसे फिर से वही सब याद आ गया और एक बार फिर से उसका मूड खराब हो गया। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, रोहित, may I ask you a question? अरे सर, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे बिंदास पूछिए ना, जो भी पूछना है, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। रोहित ने हंसते हुए कहा। सिद्धार्थ उससे सीधे सीधे कुछ भी पूछने में हिचकिचा रहा था, तो उसने एक बार फिर से अपना गला साफ करते हुए कहा, वो एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, उसकी एक फीमेल फ्रेंड को किसी वजह से आजकल उसके साथ उसी घर पर रहना पड़ रहा है और उसकी वो फ्रेंड उसके साथ अपने सारे सीक्रेट्स भी शेयर करती है, लाइक उसका पास्ट, उसके फ्यूचर प्लान्स। इस सब का क्या मतलब है? रोहित की खुद की जिंदगी में न जाने कितने सालों से सूखा पड़ा हुआ था। आज तक उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। वो सिद्धार्थ को क्या जवाब दे पाता? इनफैक्ट उसे तो समझ में भी नहीं आया कि सिद्धार्थ उसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सो उसने बिना दिमाग लगाए डायरेक्टली जवाब दे दिया, सर इसमें क्या स्पेशल है? आपने फीमेल फ्रेंड कहा, अगर गर्लफ्रेंड कहा होता तो शायद इसमें कुछ सीरियस भी हो सकता था। फीमेल फ्रेंड्स तो सबकी होती है ना, राइट? अब हालात की वजह से वो आपके फ्रेंड के साथ रह रही है तो अपने सुख दुख तो उनके साथ शेयर करेगी ना। आई थिंक इट्स नेचुरल। ओह, आर यू श्योर? सिद्धार्थ ने एक बार फिर से परेशानी से उससे पूछा। यस सर, आई एम 100% श्योर। रोहित ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अब सिद्धार्थ को सोनल के ऊपर थोड़ा तरस आने लगा था। उसने मन ही मन सोचा, बेचारी सोनल, पहले तो उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए, फिर उसकी अपनी फैमिली ने ही उसे इतना बड़ा धोखा दे दिया और अब मैं उसका हस्बैंड बनकर उसकी जिंदगी में आया हूँ, वो भी सिर्फ नाम के लिए। लेकिन हम फिर भी फ्रेंड्स तो हैं ही। शायद इसलिए वो मेरे साथ इतनी कंफर्टेबल हो गई है, इसलिए पिछले 2 दिनों में उसने मुझसे इतनी सारी बातें कर ली। मगर उसके ना आने से मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? Damn it, what's wrong with me? रोहित ने गाड़ी सिद्धार्थ के घर के सामने रोक दी। उसने उसका सूटकेस उठाकर उसके हाथ में देते हुए कहा, ओके सर, मैं चलता हूँ। हाँ। सिद्धार्थ ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया और मेन डोर की तरफ बढ़ गया। पता नहीं सोनल घर पर होगी भी या नहीं, यही सोचते हुए उसने डोर ओपन करने के लिए पासवर्ड डाला। डोर ओपन होते ही सबसे पहले उसके कान में कुकर की सीटी की आवाज आई, जो किचन में सोनल की मौजूदगी को बयान कर रही थी। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई कि वो घर पर ही है। हालांकि वो अब भी इस बात से अपसेट था कि सोनल उसे पिक करने के लिए एयरपोर्ट नहीं आई थी। अपने जूते उतारकर उन्हें शू रैक में रखकर उसने स्लीपर्स निकाल ली और सीधे लिविंग रूम में जाकर बैठ गया। ठीक उसी समय सोनल अपने हाथों में सब्जी का बोल पकड़ी किचन से बाहर आ गई। बोल में से उठती भाप और तेज खुशबू से ही पता चल रहा था कि उसने सिद्धार्थ के लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर रेडी कर रखा है। सोनल उसे वहां बैठे देखकर बुरी तरह चौंक गई, मगर फिर उसने संभलते हुए मुस्कुराकर पूछा, हे, तुम कब आए? हाँ। सिद्धार्थ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। इतने दिनों बाद उसे अपने सामने खड़ा देखकर उसे एक सुकून सा मिल रहा था। हमेशा की तरह आज भी वो एकदम सिंपल कपड़ों में ही उसके सामने खड़ी थी। उसने इस वक्त अपना वो पिंक एप्रन भी पहन रखा था जिस पर क्यूट सी बिल्ली का कार्टून बना हुआ था। किचन में काम करते वक्त वो हमेशा यही एप्रन पहना करती थी। सोनल को इतनी क्यूटली अपने सामने खड़े होकर स्माइल करते देखकर सिद्धार्थ थोड़ा और इरिटेट हो गया। अरे, कोई परवाह ही नहीं है इस लड़की को उसकी फीलिंग्स की, उसने मन ही मन सोचा और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। सोनल ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने हाथ में पकड़ा हुआ बोल टेबल पर रख दिया। उसे कैब ड्राइवर की बात याद आ रही थी। जब उससे मिलना तो सबसे पहले उसे कसकर एक जादू की झप्पी देना, किसी की परवाह मत करना, देखना वो बहुत खुश हो जाएगा। सोनल का दिल तेजी से धड़कने लगा था। धड़कते दिल के साथ सोनल सिद्धार्थ के पास पहुंच गई। घबराहट में वो बार बार अपने हाथों को मसल रही थी, कहीं वो और नाराज हो गया तो। सिद्धार्थ को जब महसूस हुआ कि सोनल उसके पास खड़ी है तो उसने नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा। उससे नजरें मिलते ही सोनल का सारा कॉन्फिडेंस एक पल में खत्म हो गया। घबराकर उसने अपने कदम वापस खींच लिए। उसे लगा ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और फिर सिद्धार्थ को तो बस बहाना चाहिए होता है मेरा मजाक उड़ाने का। बाद में इस बात के लिए भी वो मेरा मजाक उड़ाएगा, क्या पता नाराज ही हो जाए। नहीं नहीं, उसे हक करने का आइडिया एकदम बकवास है। उसे चुप खड़ा देखकर सिद्धार्थ ने उसे सवालिया नजरों से देखा। तुम थक गए होगे ना, एक काम करो, जल्दी से शावर लेकर कपड़े चेंज कर लो, फिर हम लोग खाना खाएंगे। हाँ, उसने अपनी घबराहट को छिपाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने उसे थोड़ी हैरानी से देखते हुए पूछा, तुमने भी अब तक खाना नहीं खाया? सोनल ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। सिद्धार्थ को फिर से अपने दिल में कुछ हलचल सी महसूस हुई। जैसे ही सोनल किचन की तरफ गई ना, उसने अपने लिए एक सिगरेट सुलगा ली और वहां से उठकर बालकनी में चला गया। सोनल ने आज बहुत मन से सिद्धार्थ के लिए उसकी फेवरेट डिशेस बनाई थी। सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजाने के बाद वो लिविंग रूम में आ गई, मगर वहां कोई नहीं था। कहीं वो अभी तक ऊपर अपने रूम में ही तो नहीं है? ये सोचकर उसने अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए, मगर उसी समय उसे सिद्धार्थ बालकनी से अंदर आता हुआ नजर आ गया और वो रुक गई। वो अभी उन्हीं कपड़ों में था
सोनल को थोड़ी हैरानी भी हो रही थी कि उसके बोलने के बावजूद सिद्धार्थ ने अब तक चेंज क्यों नहीं किया, मगर उससे पूछने की सोनल की हिम्मत नहीं हुई। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, अब सिद्धार्थ तुम्हें भूख लगी होगी ना, आ जाओ, मैंने सब तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई है। सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया और आकर चुपचाप डाइनिंग टेबल के साथ लगी चेयर पर बैठ गया। दोनों एकदम चुपचाप खाना खा रहे थे। सोनल सिद्धार्थ से बात करना चाहती थी, लेकिन खाना खाते हुए उसने जितनी बार भी सिद्धार्थ के ऊपर अपनी नजर डाली, हर बार वो चुपचाप अपना सिर झुकाए खाना खाता हुआ ही नजर आया। उसके सीरियस फेस को देखते हुए सोनल की उससे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब आज आखिर सिद्धार्थ को क्या हुआ है, ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। सोनल मन ही मन सोचते हुए सिद्धार्थ की ही तरफ देख रही थी। वो अपने ख्यालों में इतनी बिजी थी कि उसे पता भी नहीं चला कि कब सिद्धार्थ ने सिर उठाकर उसे अपनी तरफ देखते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। सिद्धार्थ ने इरिटेट होकर उसके चेहरे के सामने एक चुटकी बजाई और सोनल एकदम से हड़बड़ाकर जैसे नींद से जागी। मेरी तरफ देखते रहने से पेट भर जाएगा तुम्हारा, अपने खाने पर ध्यान दो। सिद्धार्थ ने थोड़ी नाराजगी से कहा। उसकी बात सुनकर सोनल ने तुरंत अपनी नजरें झुकाकर खाने की एक्टिंग करते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरफ क्यों देखूंगी? सिद्धार्थ ने बोरिंग सा चेहरा बनाते हुए कहा, जब झूठ बोलना आता ही नहीं है तो बोलती क्यों हो? इतनी सी देर में तुमने करीब 17 बार मेरी तरफ देखा है। मेरी शक्ल क्या तुम्हें खाने की जैसी नजर आ रही है? अपनी प्लेट छोड़कर मुझे क्यों देख रही हो तुम? सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल के गले में खाना अटक गया। वो बुरी तरह खांसने लग गई थी। इतनी देर से तो उसे यही लग रहा था कि सिद्धार्थ का पूरा ध्यान अपने खाने की तरफ है। आखिर कब उसने सोनल को अपनी तरफ देखते हुए देख लिया? और तो और उसने काउंट भी कर लिया कि सोनल ने उसकी तरफ पूरे 17 बार देखा है। इन दो आंखों के अलावा भी कोई थर्ड आई लगा रखी है क्या इस आदमी ने? सोनल ने पानी पीकर किसी तरह अपनी खांसी बंद करने की कोशिश की और अपनी घबराहट को छिपाने के लिए पहले से भी तेजी से खाना खाने लगी। सिद्धार्थ थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, सोनल वो तुम आज बहुत ज्यादा बिजी रही होगी ना? एक्चुअली सिद्धार्थ उससे पूछना चाहता था कि वो उसे पिक करने के लिए एयरपोर्ट क्यों नहीं आई थी, मगर फिर उसे लगा कि इस सवाल को पूछने का कोई मतलब नहीं है। सो उसने जानबूझकर बात को दूसरी डायरेक्शन में ले जाकर घुमा दिया और दूसरे तरीके से जानना चाहा कि आखिर वो आज पूरा दिन क्या कर रही थी। हाँ, सोनल ने खाते हुए अपनी नजरें उठाकर 2-3 बार पलके झपकाते हुए उसकी तरफ देखा। उसे सिद्धार्थ की इंटेंशन समझ में बिल्कुल नहीं आई, सो उसने एकदम सच जवाब दे दिया, बिजी नहीं तो मेरा काम तो आज 3 बजे ही खत्म हो गया था। बल्कि आज तो उसने जल्दी काम खत्म करके फैशन हब से थोड़ा जल्दी ही छुट्टी ले ली थी ताकि एयरपोर्ट जाकर सिद्धार्थ को पिक कर सके। वो अलग बात थी कि लास्ट मोमेंट पर उसकी हिम्मत जवाब दी गई और एयरपोर्ट जाकर भी वो बिना सिद्धार्थ को पिक किए वहां से वापस लौट आई थी। उसकी बात सुनकर अब सिद्धार्थ के सब्र का बांध टूट गया था। ऊपर से उसे रह रहकर रोहित की बात भी याद आ रही थी। शायद वो ठीक ही कह रहा था, उन दोनों के बीच कुछ भी स्पेशल नहीं है। गुस्से में आकर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच टेबल पर पटक दिया। गुस्से में सोनल की तरफ देखते हुए उसने कहा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे सोनल। सिद्धार्थ इस वक्त इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा था कि इससे ज्यादा वो और कुछ बोल भी नहीं पाया। चलो अगर रोहित की बात सच भी मान ली जाए तो भी सोनल कम से कम उसकी अच्छी फ्रेंड तो बनी चुकी थी। वो दोनों एक साथ एक ही घर में रहते थे और एक दूसरे की खुशियां और गम भी एक साथ बांटने लगे थे। तो क्या फ्रेंड होने के नाते भी उसे ये जरूरी नहीं लगा कि वो सिद्धार्थ को लेने के लिए एयरपोर्ट आ जाती? आखिर ये कैसी फ्रेंडशिप है उन दोनों के बीच? सिद्धार्थ के अचानक इस तरह गुस्सा करने से सोनल खाना भूलकर हैरानी से उसी की तरफ देखने लगी थी। अचानक इसे क्या हो गया? अचानक से किस बात के लिए गुस्सा कर रहा है वो? मैंने क्या किया है? मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो तुम? सोनल ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। तुमसे? सिद्धार्थ ने गुस्से में अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कुछ कहने की कोशिश की, मगर वो बोल नहीं पाया। सोनल को उसका ये अजीब सा बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा तो सिद्धार्थ ने गुस्से में उठते हुए अपनी चेयर दूसरी तरफ सरका दी और बात बदलते हुए बोला, लगता है इन 4 दिनों में तुम खाना बनाना भूल गई हो। ये क्या बनाया तुमने? इतना बुरा टेस्ट है इसका, इसे खाना भी मुश्किल है मेरे लिए। क्या? सोनल को उसकी बात सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तो आज सिद्धार्थ के लिए बड़ी ही मेहनत से खाना बनाया था। उसने हड़बड़ाते हुए एक एक कर सारी डिशेस दोबारा टेस्ट की और सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोली, अच्छी तो बनी है, तुम्हें पसंद नहीं आई? कहीं इंडिया से बाहर जाकर तुम्हारा खुद का टेस्ट तो चेंज नहीं हो गया ना? सोनल ने मुंह बनाते हुए कहा, मगर उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा और तेज हो गया। उसने गुस्से में डाइनिंग टेबल पर अपना हाथ दे मारा और तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगा। सोनल उसके इस बर्ताव से शॉक्ड रह गई थी। उसने उसे पीछे से आवाज लगाई, सिद्धार्थ क्या हो गया है? तुम्हें सच में खाना नहीं खाना है? मगर सिद्धार्थ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से अपने रूम में चला गया। ये सब देखकर सोनल का भी मूड खराब हो गया था। क्या सच में आज उसने खाना इतना बुरा बनाया था कि सिद्धार्थ बीच में ही खाना छोड़कर चला गया? अभी भी काफी सारा खाना बच गया था, लेकिन सिद्धार्थ के इस तरह उठकर चले जाने के बाद सोनल का भी कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। उसने एक बार ऊपर की तरफ देखकर एक गहरी सांस ली और सारा बचा हुआ खाना डस्टबिन में डाल दिया। अगर सिद्धार्थ घर पर नहीं होता तो शायद वो इस वक्त खाने को बाद में यूज भी कर लेती, लेकिन सिद्धार्थ के घर में रहते हुए ये करना भी पॉसिबल नहीं था। अपने रूम में जाकर शावर लेने के बाद सिद्धार्थ को अब पहले से बेटर फील हो रहा था। उसने कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स के जवाब दिए और फिर एक सिगरेट सुलगाते हुए बालकनी की तरफ बढ़ गया। उसने एक बार आसमान की तरफ नजर डाली। शाम का अंधेरा घिरने लगा था। आसमान में कहीं कहीं तारे नजर आने लगे थे।
और उनके बीच एक बड़ा सा गोल चांद निकलकर चारों तरफ अपनी मीठी रोशनी बिखेर रहा था। बालकनी में खड़े खड़े ही एक के बाद एक उसने 3 सिगरेट फूंक डाली थी। उसने एक बार चांद की तरफ देखा और उसे खुद पर हंसी आने लगी थी। उसे अभी भी सोनल के ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आज ही उसे सोनल के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा था। आखिर उन दोनों के बीच रिश्ता ही क्या है? आखिर वो दोनों बस एक ही घर में रहने वाले तो अजनबी ही तो थे, या फिर अब अजनबी से कुछ आगे बढ़कर उन दोनों में दोस्ती हो गई थी, या फिर शायद दोस्ती से भी कुछ ज्यादा। आखिर अब सोनल की तस्वीर उसके मैरिज सर्टिफिकेट पर उसके साथ लगी हुई थी। यार, मैं कब से ये सब चीजें सोचने लग गया हूँ। उसकी मर्जी आए या ना आए, मुझे क्यों इस बात से इतना फर्क पड़ रहा है? सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट फेंक दी। किसी ने सही कहा है, आदमी हमेशा अपने आसपास के लोगों के हिसाब से खुद को ढालने लगता है। और देखो, सिर्फ कुछ ही दिन उसने सोनल के साथ इस घर में बिताए और आज उसका IQ लेवल इतना गिर गया है कि वो खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि एक्चुअली वो चाहता क्या है। सोनल मेहता, तुमने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, सिद्धार्थ ने गुस्से में अपना हाथ फेंस पर मारते हुए कहा। दूसरी तरफ सोनल भी सिद्धार्थ के इस बिहेवियर से परेशान थी। किचन की सफाई करने के बाद वो अपने कमरे में आ गई। उसने एक बार वो शर्ट निकाल कर देखी जिसे वो कल सिद्धार्थ के लिए लेकर आई थी। उसका बहुत मन हो रहा था कि वो अभी के अभी जाकर सिद्धार्थ को वो शर्ट दे दे। सिद्धार्थ इसे पहनने के बाद कितना हैंडसम दिखेगा ना, ये सोचकर ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। लेकिन जब उसे याद आया कि सिद्धार्थ किस तरह नाराज होकर डाइनिंग टेबल से उठकर चला गया था, तो एक ही पल में उसकी स्माइल गायब हो गई थी। अगर इस वक्त उसने उसके हाथ में ये शर्ट दी तो डेफिनेटली वो इसे उठाकर बाहर फेंक देगा। खैर, जो भी हो, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। आखिर वो ये शर्ट सिद्धार्थ के लिए ही लेकर आई है। अब उसकी मर्जी है, वो उसके साथ जो चाहे करे। वैसे भी आज सिद्धार्थ को उसका बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया था। एटलीस्ट वो ये शर्ट देकर ही उससे इस बात के लिए माफी मांग लेगी। ये सोचकर सोनल ने उस शर्ट को वापस पेपर बैग में डाला और उसे लेकर सिद्धार्थ के रूम की तरफ बढ़ गई। उसके रूम के बाहर खड़े होकर कुछ देर तक वो सोचती रही, अंदर जाऊं या ना जाऊं, मगर आखिर में उसने धीरे से डोर नॉक कर ही दिया। सिद्धार्थ ने जब डोर नॉक होने की आवाज सुनी तो बालकनी से वापस रूम में आ गया। क्या चाहिए तुम्हें? उसने बिना डोर ओपन किए ही सीधा सवाल किया। सिद्धार्थ, मैं अंदर आ जाऊं? सोनल ने धीरे से पूछा। सिद्धार्थ अभी भी उससे नाराज था, सो उसने गुस्से में बेड पर बैठते हुए ही जवाब दे दिया, नहीं। उसकी बात सुनकर सोनल का मुंह लटक गया। इसने तो सीधे सीधे मना कर दिया है मुझे, अब क्या करूं? उसने मन ही मन सोचा, ओके, मैं अंदर नहीं आऊंगी, पर क्या तुम सिर्फ 1 मिनट के लिए डोर ओपन करोगी प्लीज? उसने हिचकिचाते हुए एक बार फिर रिक्वेस्ट की। सिद्धार्थ को उसकी आवाज में घबराहट साफ साफ महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर अब एक स्माइल आने लगी थी। धीरे से बेड से उठकर अब वो दरवाजे के पास आ गया। क्यों? आधी रात को तुम्हें मुझसे क्या काम आ गया है? आर यू श्योर? इस वक्त तुम्हें मेरे रूम में, एक लड़के के रूम में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? उसने जानबूझकर सोनल को परेशान करने के लिए आधी रात पर कुछ ज्यादा ही जोर देते हुए कहा। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल का दिल जोरों से धड़कने लगा था। अब आगे और कुछ भी बोल पाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। धीरे से वो पीछे मुड़ी और वापस अपने रूम में चली गई। सिद्धार्थ को जब बाहर से कोई आवाज नहीं सुनाई थी तो हताश होते हुए वो खुद से ही बोल पड़ा, देखा, फिर से चली गई तू। अपने कमरे में जाकर सोनल ने अपनी स्टडी टेबल पर पड़ी एक A4 शीट पर कुछ लिखा और उसे लेकर वापस सिद्धार्थ के रूम के सामने जाकर खड़ी हो गई। इस बार उसने कोई आवाज नहीं की और ना ही सिद्धार्थ से कोई रिक्वेस्ट की। दरवाजे के नीचे की जगह से उसने वो पेपर अंदर की तरफ सरका दिया। सिद्धार्थ अब भी वहीं खड़ा था। जैसे ही उसकी नजर पेपर पर पड़ी, उसने तुरंत उसे हाथ में उठा लिया। उसने पेपर को पढ़ा। एक सिंपल सा गिफ्ट तुम्हारे लिए, आई होप यू लाइक इट। सिद्धार्थ ने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे डोर ओपन कर दिया, मगर बाहर कोई नहीं था। उसकी नजर नीचे फर्श पर रखे एक पेपर बैग के ऊपर पड़ी। उसने एक बार सोनल के रूम की तरफ नजर डाली जिसका डोर बंद था। गुस्से में उसने उस पेपर बैग को किक कर दिया, जिससे वो खिसकता हुआ थोड़ी दूर जाकर रुक गया। एक पल को सिद्धार्थ ये सोचकर भी घबरा गया कि सोनल ने अगर उसे ऐसा करते हुए देख लिया होगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। उसने दोबारा उसके रूम की तरफ नजर डाली जिसका दरवाजा अब भी बंद था। उसने राहत की सांस ली और जल्दी से आगे बढ़ते हुए वो पेपर बैग उठा लिया। अपने रूम का दरवाजा जोर से बंद करते हुए वो वापस अपने बेड पर जाकर बैठ गया। सोनल के रूम का दरवाजा भले ही बंद था, मगर वो दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। उसे भी यही उम्मीद थी कि सिद्धार्थ उसका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा या शायद उसे उठाकर घर से बाहर फेंक देगा। जब सिद्धार्थ ने जोर से अपने रूम का दरवाजा बंद किया तो सोनल घबराहट के मारे एकदम से उछल गई। वो धड़कते दिल के साथ कुछ देर वहीं दरवाजे के पास खड़ी होकर सब कुछ शांत होने का इंतजार करती रही। जब उसे यकीन हो गया कि सिद्धार्थ वापस अपने रूम में जा चुका है, तब उसने धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ झांका। वहां वो पेपर बैग मौजूद नहीं था। राहत की सांस लेते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। थैंक गॉड, उसने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। अपने रूम में आकर सिद्धार्थ ने वो पेपर बैग लापरवाही से टेबल पर फेंक दिया और खुद बेड पर बैठ गया। उसने एक बार फिर से अपने हाथ में पकड़े उस A4 पेपर के ऊपर नजर डाली और चिढ़ते हुए बोला, होप यू लाइक इट। गुस्से में उसने उसे भी तोड़ मोड़ कर दूर फेंक दिया। कुछ देर तक वो गुस्से में अपनी नजरें फेर कर बैठा रहा, मगर फिर आखिर में उसने तिरछी नजरों से उस पेपर बैग की तरफ देखा। उसके मन में भी हलचल मची हुई थी ये जानने के लिए कि आखिर सोनल उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर आई है। आखिरकार उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर उस पेपर बैग को अपनी तरफ खींच लिया। जब उसने उसे खोलकर देखा तो अंदर उसे एक ब्रांड न्यू लाइट ब्लू कलर की शर्ट नजर आई।
हालांकि उसने जितनी लापरवाही के साथ उस बैग के साथ इतने सारे स्टंट्स किए थे ना, उसकी वजह से शर्ट की फोल्डिंग खराब हो गई थी। एक नजर में ही उसे समझ में आ गया था कि ये परफेक्ट उसी की साइज की शर्ट है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक सोनल को उसके लिए कपड़े खरीदने का आइडिया कैसे आया। तभी अचानक उसे उस बैंक ट्रांजैक्शन के मैसेज के बारे में याद आया जो उसे अमेरिका में काम करते वक्त आया था। उसने तुरंत प्राइस टैग चेक किया और जैसा सोचा था बिल्कुल वही अमाउंट उस पर लिखा हुआ था, 6,999 रुपीस। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। यानी इतने दिनों के बाद फाइनली उसने उसका क्रेडिट कार्ड यूज किया और वो भी उसी के कपड़े खरीदने के लिए। अब सिद्धार्थ को अपने बिहेवियर पर अफसोस होने लगा था। उसे भी पता था कि सोनल के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, मगर सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी है कि वो उसका एक भी पैसा अपने खर्च के लिए नहीं लेगी। आखिर एक एक पैसे की बचत करने वाली लड़की एयरपोर्ट तक टैक्सी लेकर आने के पैसे कैसे खर्च कर सकती थी। आज भी उसने सिद्धार्थ के क्रेडिट कार्ड का यूज अपने लिए नहीं बल्कि सिद्धार्थ के लिए ही किया था। लेकिन वो उसके लिए कपड़े क्यों खरीद रही है? आखिर इसका क्या मतलब है? सिद्धार्थ ने अपना सिर पकड़ लिया और ना जाने कितनी देर तक उस शर्ट की तरफ देखकर सोचता रहा। अब सोनल के इस गिफ्ट के पीछे रीजन चाहे जो भी रहा हो, लेकिन सिद्धार्थ का गुस्सा अब तक दूर हो चुका था। उससे रहा नहीं गया। उसने शर्ट उठाई और अपने रूम से निकलकर तेजी से चलते हुए वो सोनल के रूम के बाहर आकर खड़ा हो गया। सोनल, उसने रूम का डोर नॉक करते हुए उसे आवाज लगाई। हाँ बोलो, सोनल ने धीरे से जवाब दिया। सिद्धार्थ उससे तुरंत पूछना चाहता था कि क्या वो शर्ट उसी ने उसके लिए खरीदी है, मगर फिर उसे लगा ये बहुत ही स्टूपिड सा सवाल है। अगर सोनल ने उसे ये शर्ट दी है तो ऑब्वियसली खरीदी भी उसी ने होगी ना। सो उसने बहुत सोच समझकर सवाल किया, ये सब क्या था सोनल? वो चाहता था कि सोनल खुद ही एक्सेप्ट करे कि वो उसके लिए क्या फील करती है, क्योंकि वो उसके लिए ये सब कर रही है। मगर सोनल के जवाब ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब क्या सब, किस बारे में बात कर रहे हो तुम? अब सिद्धार्थ के सब्र का बांध टूटने लगा था। उसने बेचैनी से जोर से डोर नॉक करते हुए कहा, दरवाजा खोलो। मैं सो गई हूँ, सोनल ने घबराते हुए जवाब दिया। ओह रियली? फिर भी मुझे जवाब दे रही हो? हाँ वंडरफुल, चलो चुपचाप आकर दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए कहा। अच्छा किस लिए? आर यू श्योर कि तुम्हें आधी रात को मेरे रूम में, आई मीन एक लड़की के रूम में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? सोनल ने इस बार उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। सिद्धार्थ उसकी बातों के पीछे छिपे टोन को समझ गया था। गुस्से में उसने अपना हाथ दरवाजे पर दे मारा। डैम इट, इस लड़की की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अब ये मेरी ही बातें मेरे ही खिलाफ ट्राई करने लगी है। सोचकर एक बार फिर से सिद्धार्थ को गुस्सा आने लगा था। ये तरीका है तुम्हारा किसी को गिफ्ट देने का? आई स्वेयर इस शर्ट को तो मैं अब कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। कहते हुए गुस्से में पलटकर वो वहां से जाने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सोनल ने ये सब हरकतें करके उसका मजाक उड़ाया है। दूसरी तरफ सोनल अपने बेड पर बैठी बैठी हंस रही थी। 2 कदम चलने के बाद सिद्धार्थ गुस्से में वापस पलट कर आया और उसने गुस्से में एक जोरदार पंच दरवाजे पर लगा दिया। ऐसा करके सिद्धार्थ की फ्रस्ट्रेशन तो निकल गई थी, लेकिन उसके हाथों में तेज चोट जरूर लग गई थी। बूम की एक तेज आवाज के साथ सोनल ने बुरी तरह घबराकर एक पिलो को हक कर लिया। सोनल कुछ पलों तक सहमी नजर से दरवाजे को देखती रही, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि सिद्धार्थ वहां से जा चुका है तो वो वापस हंसने लगी। कितना गुस्सा करता है ये लड़का, इतनी जोर से इसने दरवाजे पर अपना हाथ मारा है। अब अपना हाथ पकड़कर बैठा होगा अपने रूम में। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अभी भी कॉरिडोर में ही था। उसके हाथों में जोर की चोट लगी थी, मगर उसे शायद ही दर्द महसूस हो रहा था। गुस्से के कारण उसका चेहरा इस वक्त एकदम सख्त नजर आ रहा था। पहले तो सोनल ने उसे गुस्सा दिलाया, फिर उसे गिफ्ट देकर उससे अपना प्यार जताया और फिर ऐसे रूड बिहेव कर रही है। इन शॉर्ट थप्पड़ मारकर प्यार से गाल सहलाना और फिर उससे भी ज्यादा जोर से थप्पड़ मारना कोई सोनल से सीखे। अपने रूम में जाकर उसने गुस्से में लगभग पटक कर अपना दरवाजा बंद कर दिया। अपनी हाथ में पकड़ी शर्ट को भी उसने दूर फेंक दिया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस लड़की की ये सब हरकतें बर्दाश्त क्यों कर रहा हूँ। क्या हो गया मुझे? सिद्धार्थ मन ही मन खुद पर झल्ला रहा था। गुड, वेरी गुड, यही होना चाहिए तेरे साथ सिद्धार्थ। किसी से बेवजह की एक्सपेक्टेशंस रखने का इनाम तो मिलना ही था ना तुझे। अपने एक हाथ को दूसरे से मसलते हुए उसने अपना दर्द कम करने की कोशिश की और जाकर वापस वो शर्ट उठा ली। उसने एक बार दांत पीसते हुए शर्ट की तरफ देखा और उसे ऑलमोस्ट हारने ही वाला था कि कुछ सोचकर उसने अपना हाथ रोक लिया। आखिर आज पहली बार उसकी मॉम के अलावा किसी और ने उसके लिए इतने प्यार से कपड़े खरीदे थे, और वो कोई और नहीं उसकी वाइफ थी। सोनल ने शादी के बाद पहली बार उसके लिए कोई गिफ्ट लिया था। ये सोचकर उसके हाथ रुक गए। उसने एक बार अपने हाथ में पकड़ी शर्ट की तरफ देखा। सिद्धार्थ कभी इतने सस्ते कपड़े नहीं पहनता था, मगर कहते हैं ना गिफ्ट की कीमत नहीं उसके पीछे छिपा प्यार देखना चाहिए। चाह कर भी वो उस शर्ट को फाड़ नहीं पाया और चुपचाप कपबोर्ड खोलकर उसने वो शर्ट अपने बाकी के कपड़ों के बीच टांग दी। अगले दिन संडे था, सो ऑफिस जाने की कोई टेंशन नहीं थी। ट्रैवल के कारण अभी भी वो काफी थका हुआ था, सो आराम से वो देर तक सोता रहा। जब उसकी नींद खुली तो दोपहर के 1 बज चुके थे। सबसे पहले उसने अपने लिए एक सिगरेट सुलगाई और थोड़ी देर बेड पर बैठे हुए ही उसके कश लगाने के बाद वो बाथरूम में चला गया। फ्रेश होकर जब वो नीचे आया तो उसे तेज भूख लग रही थी। किचन में जाकर वो खाने के लिए कुछ खोजने लगा। सोनल ने फ्रिज में उसके लिए एक नोट लगा रखा था। जाग गए तुम? भूख लगी है? इलेक्ट्रॉनिक राइस पॉट में तुम्हारे लिए फ्राइड राइस बना कर रखा है, प्लीज खुद से सर्व कर लेना। हाँ, मैं वापस आकर तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। सोनल का नोट पढ़ने के बाद सिद्धार्थ ने उसे लापरवाही से दूर फेंक दिया, लेकिन खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। उसके इस अकेले घर में अब कोई और भी है जिसे उसकी फिक्र है और जो भूख लगने पर उसके लिए खाना भी बनाती है। ये ख्याल ही उसके दिल को सुकून पहुंचाने के लिए काफी था। उसने इलेक्ट्रॉनिक राइस पॉट में से अपने लिए फ्राइड राइस निकाले और उसे प्लेट में लेकर डाइनिंग एरिया में आ गया। सुबह से उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था, सो अब ये सिंपल सा फ्राइड राइस भी उसे बहुत ही यम्मी लग रहा था। सिद्धार्थ को अब बहुत तेज भूख लग रही थी, सो उसने दोबारा किचन में जाकर अपनी प्लेट में बचा हुआ सारा फ्राइड राइस डाल दिया और लेकर वापस डाइनिंग टेबल पर आ गया।
मगर चेयर पर बैठते वक्त अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया। उसने टेबल को पकड़ने की कोशिश में प्लेट को ही हिट कर दिया और प्लेट से सारा खाना उसके कपड़ों और फर्श पर गिर गया। डिसअपॉइंटमेंट के साथ सिद्धार्थ ने अपना सिर पीट लिया। उसने टेबल पर बड़े टिश्यू पेपर्स उठाए और उससे अपने कपड़ों को साफ करने की कोशिश करने लगा। अब उसका और कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था, सो वहां से उठकर वो सीधे अपने रूम में आ गया। कपड़े चेंज करने के लिए उसने अपना कबर्ड खोला और उसकी नजर उस लाइट ब्लू शर्ट के ऊपर पड़ी जो सोनल उसके लिए लेकर आई थी। उसने उस शर्ट की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर फिर उसे अपनी ही कही बात याद आ गई। उसने कल रात गुस्से में सोनल से कहा था कि वो इस शर्ट को कभी नहीं पहनेगा। अब अगर सोनल ने उसे ये शर्ट पहने हुए देख लिया तो क्या वो उसका मजाक नहीं उड़ाएगी? लेकिन दूसरी तरफ इस शर्ट को देखकर उसके दिल में एक हलचल सी हो रही थी। वो चाहे कितना भी इस बात से इनकार कर ले, लेकिन वो शर्ट उसके लिए बहुत स्पेशल थी और वो उसे पहनकर स्पेशल फील भी करना चाहता था। उसने बहुत सोचा और फिर उसे लगा सोनल तो अभी घर में है नहीं, तो एक बार इसे पहनकर ट्राई करने में क्या हर्ज है। बस एक बार पहनकर देख लूंगा और फिर वापस दूसरे कपड़े पहन लूंगा। इस बार उसने ज्यादा नहीं सोचा और अपनी शर्ट उतारकर वो शर्ट पहन ली। सिद्धार्थ के कबर्ड में एक से बढ़कर एक महंगे ब्रांडेड कपड़े भरे हुए थे। उसके पास कपड़ों की बहुत सारी वैरायटी थी। स्पोर्ट्स वेयर, कैजुअल, फॉर्मल, सभी तरह के कपड़े अलग अलग कलर्स में उसके पास अवेलेबल थे। मगर इस कलर का कोई भी कपड़ा वो शायद ही कभी खरीदता था। शर्ट पहनकर वो आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। ऑब्वियसली वो बहुत हैंडसम लग रहा था, हमेशा की तरह। खुद को देखकर वो मनी मन खुश हो रहा था। अच्छा टेक्सचर है, स्टाइल भी बुरा नहीं है, लेंथ भी ठीक ठाक है, कलर भी मुझ पर सूट कर रहा है। ओवरऑल अच्छी चॉइस है। इतना भी बुरा फैशन सेंस नहीं है मेरी स्टूपिड वाइफ का। सोचते हुए सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। इस शर्ट को पहनने के बाद उसे अपने दिल में एक अजीब सा एहसास भी महसूस हो रहा था, मगर वो खुद को ही देखने में इतना खो गया था कि उसने इस एहसास को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। एक बार उसने खुद को लेफ्ट एंगल से और एक बार राइट एंगल से देखा, और तो और एक बार पूरा का पूरा घूमकर पीछे से भी खुद को देख लिया। नॉट बैड, सिद्धार्थ ने खुश होकर खुद को आईने में देखते हुए कहा। वैसे मैं हूं ही इतना हैंडसम कि मुझ पर हर ड्रेस ही अच्छी लगती है। सिद्धार्थ ने ये कलर खुद पर ज्यादा ट्राई करने की कोशिश कभी नहीं की थी, मगर आज इस कलर में खुद को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी एज कम से कम 4-5 साल तो कम हो गई है। खुद को देखते हुए उसके मुंह से एक हल्की सी सीटी बज गई। फोन बजने की आवाज से उसका ध्यान उस तरफ चला गया। उसने फोन उठाकर स्क्रीन की तरफ देखा। रोहित का कॉल था। कॉल रिसीव करने के बाद रोहित ने उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, जिसे सिद्धार्थ को पर्सनली चेक करना जरूरी था। उसने उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी उसे मेल कर दी थी। सिद्धार्थ ने फौरन अपना मेल चेक किया। वाकई उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस काफी उलझी हुई सी थी। उसे पढ़कर अप्रूव करने में उसे 2 घंटे का वक्त लग गया। इतनी देर तक लगातार एक ही जगह पर बैठे रहकर काम करने के कारण अब उसकी कमर में दर्द होने लगा था। साथ ही उसे तेज प्यास भी लग रही थी। उठकर सबसे पहले उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया और फिर पानी लेने के लिए किचन की तरफ चला गया। फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर वो लिविंग रूम में आ गया और वहीं दीवार के सहारे खड़े होकर पानी पीने लगा। उसके दिमाग में अभी भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बातें ही घूम रही थी। तभी उसे दरवाजे पर से पासवर्ड एंटर करने की बीप बीप की आवाज सुनाई दी। शायद सोनल घर आ गई थी, मगर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और आराम से पानी पीता रहा। 6 बार बीप बीप के साउंड के बाद फाइनली दरवाजा खुल गया और सोनल ने घर के अंदर कदम रखा। सोनल का पूरा ध्यान उसके हाथ में पकड़े सब्जियों से भरे बैग पर था। सोनल पर नजर पड़ते ही सिद्धार्थ के दिमाग में जैसे अचानक से खतरे की घंटी बज गई। उसने अपनी बॉडी पर नजर डाली। उसने अब तक वही शर्ट पहन रखी थी। घबराहट के मारे उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। Damn it, she's back. सिद्धार्थ अभी भी वैसे ही किसी स्टैच्यू की तरह अपनी जगह पर हाथ में पानी की बोतल लिए खड़ा था। सोनल ने अपने स्लीपर्स पहने और अपने हाथ में पकड़ी सब्जियों को रखने के लिए किचन की तरफ मुड़ी, मगर तभी उसकी नजर सिद्धार्थ की तरफ पड़ी, जो अभी तक हाथ में पानी की बोतल लिए शॉक्ड होकर सोनल की तरफ देख रहा था। उसे इस तरह खड़ा देखकर सोनल को कुछ अजीब सा लगा, मगर जब उसकी नजर सिद्धार्थ के कपड़ों पर गई ना, तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। सिद्धार्थ ने उसका दिया हुआ गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। यही सोचकर वो बहुत खुश हो गई, मगर फिर उसे सिद्धार्थ की कही कल रात की बात भी याद आई। तुमने तो कहा था कि तुम ये शर्ट कभी नहीं पहनोगे। सोनल ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, और इसी के साथ सिद्धार्थ के मुंह से सारा का सारा पानी बाहर आ गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। एम्बैरेसमेंट से उसका पूरा चेहरा लाल होने लगा था। अब वो मन ही मन खुद को कोस रहा था कि आखिर क्या जरूरत थी उसे ये शर्ट पहनने की। अब इस बात के लिए ये लड़की पूरी जिंदगी उसका मजाक बनाती रहेगी। इतना सारा पानी पीने के बावजूद उसका गला सूख रहा था। सोनल को अब भी समझ नहीं आया कि सिद्धार्थ आखिर वहां खड़ा होकर क्या कर रहा था। सो वो चुपचाप किचन की तरफ चली गई। वहां जाकर उसने सारी सब्जियां फ्रिज में रख दी और वापस लिविंग रूम में आ गई। उसने एक बार सिद्धार्थ को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसके लुक से सैटिस्फाइड होती हुई बोली, परफेक्टली फिट है, अच्छे लग रहे हो तुम इसमें। सोनल ने एक ही नजर में देखकर अंदाजा लगा लिया था कि ये शर्ट सिद्धार्थ को अच्छी तरह से फिट आएगी, और उसका ये अंदाजा भी एकदम सही साबित हुआ था। उसकी ये बात सुनकर सिद्धार्थ अब जाकर जैसे होश में आया। अब तक तो वो अपनी चोरी पकड़े जाने की वजह से एम्बैरेस था, मगर अब उसे गुस्सा आने लगा था। हाँ, तुम्हें अच्छा लग रहा है, फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट हो, लेकिन फैशन की जरा सी भी सेंस नहीं है तुम्हें। सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सोनल हैरान रह गई। आज अचानक फिर से सिद्धार्थ इतना अजीब बिहेव कर रहा था। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक आखिर किस बात पर वो इतना गुस्सा हो रहा था। अरे मगर सचमुच तुम इस शर्ट में अच्छे लग रहे हो। सोनल ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर सिद्धार्थ पर तारीफ का कोई भी असर नहीं हुआ। उसने तेजी से आगे बढ़कर अपने हाथ में पकड़ी बोतल को सामने टेबल पर रख दिया और फिर अपनी शर्ट की बटन खोलने लगा, जैसे ये शर्ट उसे बुरी तरह चुभ रही हो और इसे खोलने के बाद ही उसे राहत मिलेगी। मैं इतने सस्ते कपड़े नहीं पहनता, क्या फर्क पड़ता है मैं इसमें कैसा भी लग रहा हूँ। कहते हुए वो और तेजी से शर्ट की बटन खोलने लगा।
जितनी जल्दी हो सके वो उसे उतार देना चाहता था ताकि सोनल को ये ना लगे कि उसे वो शर्ट सच में पसंद आई थी। सोनल को भी अब सिद्धार्थ के इस बिहेवियर से इरिटेशन हो रही थी, मगर फिर जब उसे सिद्धार्थ का वो शॉक्ड एक्सप्रेशन याद आया ना जो उसने घर में एंट्री करते टाइम देखा था, तब उसे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ एक्चुअली उससे गुस्सा नहीं है बल्कि उससे शर्मा रहा है, क्योंकि कल रात उसने खुद ही तो कहा था कि वो इस शर्ट को कभी नहीं पहनेगा। लेकिन अब सोनल ने उसे वो शर्ट पहने हुए देख लिया था और अब वो अपनी एम्बैरेसमेंट को अपने गुस्से के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा है। ये सोचते ही सोनल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। सोच सोनल सोच, कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक का इकलौता बेटा जिसे बचपन से ही पैसा, पावर और स्टेटस सब कुछ विरासत में मिली है, उसने कल रात पूरे एटीट्यूड के साथ तुझसे कहा था कि वो तेरी दी हुई शर्ट कभी नहीं पहनेगा, लेकिन बाद में अपने ही वर्ड्स के खिलाफ वो तेरी दी हुई शर्ट पहनते हुए तेरे सामने रंगे हाथों पकड़ा जाता है। उसे बुरा तो लगेगा ना। ये सोचकर सोनल को हंसी आ रही थी। हालांकि उसका ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था, मगर सब कुछ बस अपने आप ही हो गया था। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा और धीरे से पुकारा, सिद्धार्थ क्या है? सिद्धार्थ ने झल्लाते हुए पूछा, तुम मुझसे शर्मा रहे हो राइट? बटन खोलते हुए सिद्धार्थ के हाथ एकदम से रुक गए। सोनल की बात सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसका खून जम गया हो। बात तो सोनल की सच थी, मगर सिद्धार्थ रॉय कपूर उसे एक्सेप्ट कर ले, ये कैसे हो सकता है? मन ही मन वो सोनल को कोसते हुए सोच रहा था कि क्या इस लड़की को माइंड रीड करना भी आता है। कमरे में एकदम से खामोशी छा गई थी। उसे कोई जवाब ना देते देखकर सोनल को पूरा भरोसा हो गया था कि जो वो सोच रही है वो 100% सही है। कभी कभी सिद्धार्थ ना एकदम से बच्चों जैसी क्यूट हरकतें करने लगता है। ये सोचकर ही उसे हंसी आ रही थी। मुस्कुराते हुए वो सिद्धार्थ की तरफ बढ़ी। वो अब तक अपनी शर्ट के बटन पकड़े खड़ा था। सोनल ने उसका हाथ नीचे कर दिया और प्यार से उसकी आंखों में देखती हुई बोली, ये शर्ट तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, प्लीज इसे पहने रखो ना। उसने इतने प्यार से ये बात कही थी जैसे सिद्धार्थ कोई एंग्री लिटिल बेबी हो और वो उसे मनाने की कोशिश कर रही हो। सिद्धार्थ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में उसने उसका हाथ झटक दिया। सोनल के मुंह से गहरी सांस निकल गई। तुम्हें पता है सिद्धार्थ, ये शर्ट मैंने अपनी पहली सैलरी से तुम्हारे लिए खरीदी है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है और उसके बदले में मैं हमेशा से तुम्हें कुछ देना चाहती थी। जानती हूँ मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहती थी। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें इतने सस्ते कपड़े पहनने की आदत नहीं है, मगर इस शर्ट की कीमत मेरी पूरे महीने की सैलरी से भी कहीं ज्यादा थी। खुद ही सोचो, तुम्हें जो शर्ट सस्ती लग रही है वो मेरे लिए कितनी महंगी रही होगी। इसलिए इसे खरीदने के लिए मुझे तुम्हारा कार्ड भी यूज करना पड़ा। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। सिद्धार्थ ने जब उसकी बातें सुनी ना तो उसका दिल पिघलने लगा था। सोनल ने अपनी पूरी सैलरी इस एक शर्ट को खरीदने में खर्च कर दी थी। ये बात उसके दिल को छू गई थी। अपनी नजरें झुकाकर उसने सोनल की आंखों में देखा। मैं नेक्स्ट सैलरी आने पर तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे वापस लौटा दूंगी। भले ही ये तुम्हारे दूसरे कपड़ों की तरह ब्रांडेड और एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम ये शर्ट अपने पास रखो ना प्लीज। कहते हुए सोनल ने भी सिद्धार्थ की आंखों में देखा। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू आ गए थे जो सिद्धार्थ को समंदर से भी ज्यादा गहरे लग रहे थे। सोनल की खूबसूरत आंखों में वो कब खो गया उसे पता भी नहीं चला। उसे चुप देखकर सोनल ने आगे कहा, प्लीज इसे मत उतारो मेरे लिए। कहते हुए उसके एकदम करीब आ गई। धीरे से अपने हाथों को उठाते हुए वो उसकी शर्ट के खुले हुए बटन्स को बंद करने लगी। वो दोनों ही बिल्कुल चुप थे। खुद को एक दूसरे के इतने करीब देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वक्त वहीं थम गया हो। हालांकि सिद्धार्थ के इतने करीब आकर खड़े होने के लिए सोनल को काफी हिम्मत जुटानी पड़ी थी। उसकी शर्ट के बटन बंद करते हुए उसके हाथ भी कांप रहे थे। सिद्धार्थ सोनल से काफी लंबा था। उसने सिर झुकाकर सोनल की तरफ देखा, जिसका पूरा ध्यान उसके बटन्स बंद करने पर था, जैसे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम उसके लिए और कुछ हो ही ना। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग अब सच में काम करना बंद कर चुका है। वो उसके इतने करीब खड़ी थी और उसने उसे एक बार भी खुद से दूर जाने को नहीं कहा था। क्यों? क्या उसे सोनल का करीब आना अच्छा लगने लगा था? सिद्धार्थ के दिल में इस वक्त हलचल मची हुई थी, मगर अपनी सांसों को थामी वो चुपचाप खड़ा एकटक बस सोनल की ही तरफ देखे जा रहा था। सोनल उसके शर्ट के बटन्स बंद करते हुए अब तक उसके गले के पास वाले आखिरी बटन के पास पहुंच गई थी। जैसे ही सोनल ने उस बटन को बंद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसे ऐसा लगा जैसे उसका गला बुरी तरह फंस गया है। उसके दिल की धड़कन जैसे थम सी गई थी। सोनल ने वो आखिरी बटन भी बंद कर दिया। हालांकि इतना करते हुए ही उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने धीरे से नजरें उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा और बोली, अब ठीक है। सिद्धार्थ तो अब तक एकटक सोनल को ही देखे जा रहा था। सोनल की आवाज सुनकर वो जैसे नींद से जागा। इससे पहले कि सोनल उससे कुछ और कह पाती, उसने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। सोनल ने ऐसा कुछ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि सिद्धार्थ ने उसे ज्यादा जोर से धक्का नहीं दिया था, मगर फिर भी वो लड़खड़ाकर उससे 2 कदम दूर जाकर रुक गई। सोनल ने हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ के दिल की धड़कन एकदम से फास्ट हो गई थी। नर्वसनेस के कारण वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। आखिर में उसने टेबल पर से पानी की बोतल उठाई और एक ही सांस में सारा पानी पी गया। पानी पीने के बाद उसने एक गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और जोर से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अरे वो मैं सोनल ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसके मुंह से वर्ड्स बाहर ही नहीं आ रहे थे। वो कहना चाहती थी कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर घबराहट में उसके मुंह से इतनी सिंपल सी बात भी बाहर नहीं आ पा रही थी। और फिर वो इस बात से इनकार भी तो नहीं कर सकती थी ना कि अभी अभी वो सिद्धार्थ के बेहद करीब थी। इट वाज जस्ट अ मोमेंट। अगर वो दोनों लवर्स होते तो ये सब फिर भी समझ में आता, लेकिन मैरिड होते हुए भी उन दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिलेशन था ही नहीं। ऐसे
समय उन दोनों का ही ऐसी किसी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल होना नेचुरल था। सोनल अपने दिल का हाल तो जानती थी, मगर सिद्धार्थ के मन में क्या चल रहा है इसके बारे में उसे जरा सा भी आइडिया नहीं था। कह सकते हैं कि उसके मन में सिद्धार्थ के लिए फीलिंग्स झांकने लगी थी, मगर वो शायद एक तरफा थी। वैसे भी सिद्धार्थ ने उसकी हर बार हेल्प की थी और फिलहाल एक तरह से वो उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। वो उसके घर में रहती थी, उसके लिए काम करती थी, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन सिद्धार्थ के साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, इसलिए भले ही सिद्धार्थ ने उससे शादी कर ली हो, लेकिन शायद उसे सिद्धार्थ के इतने करीब आने का हक नहीं है और ना ही कभी मिलेगा। एक तरफ जहाँ ये सब सोचकर सोनल थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट फील कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसका दिल सिद्धार्थ के करीब जाने के कारण तेजी से धड़क रहा था। उधर सिद्धार्थ का भी यही हाल था, मगर सोनल को चुप देखकर अब वो वापस अपनी शॉकिंग स्टेट से बाहर निकल आया था। वो तुम क्या? हाँ, उसने थोड़ी सख्त आवाज में सोनल की तरफ देखते हुए पूछा। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गई हो। हाँ, तुमने मेरी बॉडी को, मेरी इतनी प्रेशियस बॉडी को हाथ लगाया। देखो जरा अपने हाथों को, कैसे अभी तक कांप रहे हैं। एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि तुम्हारे हाथों में जो बड़े बड़े नाखून लगे हैं उनसे मेरी बॉडी पर खरोंच आ सकती है? सोनल ने आंखें फाड़कर हैरानी से उसकी तरफ देखा, मगर सिद्धार्थ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सो कैसी लगी तुम्हें सिद्धार्थ रॉय कपूर की बॉडी? 56 इंच की छाती है या नहीं मेरी? या अभी भी तुम अपने उन सुकड़े से दिखने वाले मेल मॉडल्स की ही तारीफ करोगी जिन्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी की तरफ से हायर किया जाता है? कहते हुए सिद्धार्थ ने सोनल की तरफ एक कदम बढ़ा दिया। सोनल अब भी हैरानी से अपनी आंखें सिकोड़े उसकी बातें सुन रही थी। अब कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ओह, आई मस्ट से मेरा चांद देखकर तुम अब भी स्पीचलेस हो गई हो। ये तो होना ही था, आखिर मैं हूं ही इतना हैंडसम। और तुम सोनल मेहता आज पूरी तरह एक्सपोज हो गई हो। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, डोंट इवन ट्राई टू सेड्यूस मी, ओके? उसके ये आखिरी लाइन सुनने के बाद सोनल हैरानी से अपना मुंह फाड़े उसकी तरफ देखती रह गई। मतलब खुद की तारीफ करने का तो ठीक था, मगर कुछ ज्यादा ही नहीं सोच लिया इस आदमी ने। उसने थोड़ा गुस्से में अपनी उंगली सिद्धार्थ की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, सिद्धार्थ। मगर उसकी अपनी बात पूरी करने से पहले ही सिद्धार्थ एक कदम और बढ़ते हुए तेजी से उसके करीब आ गया था। उसने अपनी एक उंगली उसके होंठों पर रख दी थी। सोनल उसके छूने से वापस अपनी जगह पर जैसे जम सी गई थी। बिना पूरी बात सुने बीच में ही मत टोका करो। लेट मी फिनिश, ओके? सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सोनल ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। हाँ, तो मैं कह रहा था, तुम्हें अंदाजा भी है हम दोनों के बीच किस तरह का रिलेशन है? हम दोनों हस्बैंड वाइफ जरूर हैं, लेकिन हमारे रिलेशन के बीच अभी भी एक बड़ी सी लाइन है। वो क्या कहते हैं उसे? लक्ष्मण रेखा, राइट? तो उसे ना मैं पार करूंगा और ना तुम्हें पार करने दूंगा। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम मेरे ये शर्ट खरीद कर लाओगी और मैं अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर जाऊंगा। मैं बहकने वालों में से नहीं हूँ, मुझे अपनी हद में रहना आता है। डू यू अंडरस्टैंड? सोनल ने अपनी पलकें झपकाते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो एकदम सीरियस होकर ये सब बोल रहा था। मगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं तो बस... सोनल ने परेशान होते हुए कहना चाहा, मगर एक बार फिर सिद्धार्थ ने उसकी बात बीच में काट दी। फ्रस्ट्रेशन में अपने दोनों हाथ और चेहरा ऊपर की तरफ उठाते हुए उसने कहा, अब मुझसे बहस करोगी तुम? अभी अभी तुमने मुझे... मगर इतना कहते हुए ही उसकी आवाज लगातार धीमी होती चली गई थी। क्या? सोनल उसकी बात सुनने की कोशिश में दाईं तरफ झुकते हुए और करीब आ गई थी, मगर जब उसने करीब से सिद्धार्थ को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। एक झटके से उससे दूर होते हुए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके इस बिहेवियर से सिद्धार्थ थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों देख रही हो मेरी तरफ? उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उससे पूछा। सोनल ने एक्साइटेड होते हुए सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ इशारा किया। तुम ब्लश कर रहे हो, लुक एट यू, पूरा फेस रेड हो गया है तुम्हारा। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ बुरी तरह हड़बड़ा गया था। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे सोनल ने उसे रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ लिया था। अपनी एम्बैरेसमेंट छिपाने के लिए वो इतनी देर से लगातार सोनल को इतना सारा लेक्चर दिया जा रहा था, मगर एट द एंड सब बेकार हो गया था। यू? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखकर बोलने की कोशिश की, मगर अब उसके मुंह से कोई भी वर्ड बाहर नहीं आ रहा था। उसने एक बार इरिटेट होकर अपने फेस पर हाथ फेरा और झल्लाते हुए बोला, यू नो व्हाट, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। इतना कहकर वो वहां से जाने के लिए तेजी से मुड़ा, मगर इसके साथ ही एक तेज आवाज हुई और सिद्धार्थ अगले ही पल अपना पैर पकड़े फर्श पर बैठा हुआ था। वहां से जाने की जल्दी में सिद्धार्थ ने ध्यान ही नहीं दिया था कि उसके पीछे फिश टैंक रखा हुआ था। सिद्धार्थ के पैरों से टकराकर वो टूट गया और उसमें भरा सारा पानी फर्श पर बिखर गया। लकीली उसमें इस वक्त कोई फिश नहीं थी। सिद्धार्थ की स्लीपर्स और उसके ट्राउजर्स दोनों ही बुरी तरह भीग गए थे। सिद्धार्थ ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश में कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। बेसिकली आज सिद्धार्थ का दिन ही खराब था। पहले तो वो फ्राइड राइस उसके ऊपर गिरा। अगर उस वक्त उसके कपड़े खराब नहीं हुए होते तो वो सोनल की दी हुई शर्ट कभी नहीं पहनता। ना सोनल उसे पहने हुए देखती और ना ही इतना सब ड्रामा होता। और अब फिर से दोबारा से उसके कपड़े खराब हो गए थे। वहां नीचे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? साफ करो ये सब। गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसते हुए सिद्धार्थ ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था कि अब अगर वो 2 मिनट भी और सोनल के सामने खड़ा रहा ना तो उसका दिल उसके सीने से बाहर आकर धड़कने लगेगा। सो बिना एक भी पल गवाए वो लगभग दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। सोनल ने जब वो फिश टैंक टूटते हुए देखा तो उसकी सांसें ही अटक गई थी। उसे लग रहा था कि कहीं सिद्धार्थ को चोट न लग गई हो, लेकिन अगले ही पल खड़े होकर जब वो उसके ऊपर चिल्लाया तो उसे यकीन हो गया कि वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि उसके चिल्लाने से वो थोड़ा सहम गई थी, मगर वो जानती थी कि सिद्धार्थ ये सब सिर्फ अपनी एम्बैरेसमेंट छिपाने के लिए कर रहा है। कौन जानता था टॉप क्लास बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर किसी लड़की के सामने इस तरह शर्मा भी सकता है। बट ओवरऑल ही वाज लुकिंग क्यूट। सोनल को हंसी आ रही थी। सिद्धार्थ अभी आधी सीढ़ियां ही चढ़ पाया था कि सोनल को मजाक सूझा और उसने जानबूझकर जोर से कहा,
सिद्धार्थ, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। उसकी बात सुनकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए भी सिद्धार्थ के कदम एकदम से रुक गए, मगर फिर उसने अपनी आंखें और मुट्ठियां कसकर बंद करते हुए उससे भी तेज आवाज में कहा, Just shut up, सोनल, and focus on your work. इतना कहकर वो और भी तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम में चला गया था। उसने इतनी जोर से पैर पटककर अपने रूम का दरवाजा बंद किया कि सोनल को नीचे तक जोर की आवाज सुनाई दी थी। सोनल के लिए अब अपनी हंसी रोक पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। अपना पेट पकड़कर वो जोर जोर से हंसने लगी। काफी देर तक वो ऐसे ही हंसती रही और फिर आखिर में उसने सिद्धार्थ की नकल करते हुए खुद से ही कहा, Just shut up, Sonal, and focus on your work. और इसी के साथ उसने झाड़ू उठा ली। आखिर हस्बैंड वाइफ की जंग के बीच जो बेचारा फिश टैंक शहीद हुआ था, उसके बॉडी पार्ट्स भी तो साफ करने थे। सिद्धार्थ के डिनर का टाइम हो चुका था, लेकिन दोपहर वाले इंसिडेंट के बाद से वो अब तक अपने रूम में ही था। एक बार भी बाहर नहीं आया था वो। सोनल को लगा शायद वो ऐसे नीचे नहीं आएगा, उसे खुद ही जाकर उसे नीचे लाना पड़ेगा। सिद्धार्थ अपने रूम में चेयर पर बैठा सिगरेट की कश लगा रहा था। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। दोपहर वाले इंसिडेंट के बारे में सोचकर वो अब तक नाराज था। अचानक डोर नॉक करने की आवाज सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आया, मगर उसने डोर ओपन करने या जवाब देने की कोई जहमत नहीं उठाई और चुपचाप चेयर पर बैठकर पहले की ही तरह सिगरेट के कश लगाता रहा। सोनल ने दोबारा से डोर नॉक किया और इस बार सिद्धार्थ ने गुस्से में जवाब दिया, क्या चाहिए तुम्हें? दरवाजे के पीछे से सोनल की एकदम प्यारी सी धीमी सी आवाज आई, सिद्धार्थ, तुम्हारे डिनर का टाइम हो गया है। मुझे भूख नहीं है। सिद्धार्थ ने बेरुखी से जवाब दिया। क्या लगता है सोनल को, जिस तरीके से आज उसने उसका मजाक उड़ाया है, उसके बाद उसका कुछ भी खाने का मन होगा? बिल्कुल नहीं। कम से कम उसका बनाया हुआ खाना तो वो बिल्कुल नहीं खाएगा। और वैसे भी खाते टाइम उसे झगड़ा करना जरा भी पसंद नहीं था। और फिलहाल जैसा उसका मूड था ना, उसमें सोनल के सामने जाने का मतलब ही था कि वो उससे झगड़ा जरूर करेगा। अरे पर मगर सिद्धार्थ, तुमने आज सुबह से बस वही थोड़े से फ्राइड राइस खाए थे जो मैं सुबह बना कर गई थी। तुम्हें भूख लगी होगी ना, प्लीज चलकर खाना खा लो। सोनल ने एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, You know what? मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी है। सिद्धार्थ ने नाराजगी से भरकर जवाब दिया, मगर फिर उसे एहसास हुआ कि वो शायद कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव कर रहा है। सो उसने तुरंत अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, समझ में नहीं आता तुम्हें? मगर सोनल भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। सुनो, मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए खाना लाकर यहीं तुम्हारे रूम के सामने रख देती हूँ, तुम बाद में लेकर खा लेना, इससे तुम्हें मेरी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। सिद्धार्थ अब तक थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा था, मगर सोनल की बात सुनकर वापस उसका गुस्सा भड़क गया। मैं क्या तुम्हें कोई क्रिमिनल या कोरोना पेशेंट लग रहा हूँ जिसके लिए तुम्हें बाहर दरवाजे पर खाना रखना पड़ेगा? शायद उसके गुस्से से भरी आवाज सुनकर सोनल घबरा गई थी। सिद्धार्थ ने कुछ पल इंतजार किया, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसे सोनल के सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज सुनाई दी तो उसकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गई। लो, बस इतना ही पेशेंस था मैडम के पास। सिद्धार्थ ने गुस्से में अपनी सिगरेट एशट्रे में डालते हुए कहा। अब किया भी क्या जा सकता था? सिद्धार्थ ने खुद ही कहा था कि उसे भूख नहीं है और वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मगर सच तो ये था कि भूख के मारे सिद्धार्थ का बुरा हाल था। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपने लिए दूसरी सिगरेट सुलगाई, मगर भूख के मारे उसके पेट से तरह तरह की आवाजें आने लगी थी। उसने परेशानी से अपना सिर पकड़ लिया। किसने सच ही कहा है, जब आदमी का दिमाग खराब हो जाता है ना, तभी वो शादी करने का डिसीजन लेता है। कितना खुश था मैं शादी से पहले, और अब देखो अपने ही घर में खाना खाने के लिए कितना सोचना पड़ रहा है मुझे। वैसे इसमें गलती खुद सिद्धार्थ की ही थी। अगर चाहता तो आराम से नीचे जाकर खाना खा सकता था, मगर एक बार अपनी बातों के खिलाफ जाने का अंजाम वो भुगत चुका था। अब दोबारा वही एम्बैरेसमेंट झेलने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देने की अपनी आदत के लिए वो मन ही मन खुद को कोस रहा था। आखिर अभी उसने सोनल से ही तो कहा था ना कि वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता है। अब अगर वो खाना खाने के लिए नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली उसे सोनल की शक्ल भी देखनी पड़ेगी। और तो और उसने ये भी कह दिया था कि उसे भूख नहीं है। उसके बाद अपनी ही बात को गलत साबित करते हुए नीचे जाकर खाना खाना मतलब अपनी बेइज्जती करवाना। और दिखा एटीट्यूड, अब भूखे सोना पड़ेगा। शिट। सिद्धार्थ ने भूख से परेशान होकर अपने पेट को दबाते हुए कहा और सिगरेट लेकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर सिगरेट के कश लगाते हुए ठंडी हवाओं के झोंकों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ है जो धीरे धीरे हवा में उड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसने अपनी आंखें खोलकर देखी और एकदम से घबराते हुए 2 कदम पीछे हट गया। सिद्धार्थ ने अंधेरे में देखने की कोशिश की। एक परछाई सी धीरे से उसकी तरफ बढ़ रही थी। कुछ था जो धीरे धीरे हिल रहा था। उसने घबराहट में एक लंबी सांस खींचते हुए ध्यान से देखने की कोशिश की। वो एक छोटी सी बास्केट थी जिसके साथ एक रस्सी बंधी हुई थी। रस्सी के साथ सरकते हुए वो थर्ड फ्लोर की तरफ धीरे धीरे नीचे आ रही थी। एक पल के लिए सिद्धार्थ शॉक्ड रह गया। आखिर ये उसके घर में हो क्या रहा है? उसने बिना एक पल भी गंवाए बालकनी से अपना सिर बाहर निकालकर ऊपर की तरफ देखा। ऊपर उसे सोनल का चेहरा नजर आया, जिसके हाथ में रस्सी का दूसरा छोर था। वो धीरे धीरे उस बास्केट को नीचे की तरफ खिसकाते हुए उसे बालकनी में लैंड करवाने की कोशिश कर रही थी। उसने जब सिद्धार्थ को ऊपर की तरफ देखते देखा तो मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाकर उसे हाय बोला। इस वक्त वो इतनी इनोसेंट और क्यूट लग रही थी कि सिद्धार्थ अपनी पलकें तक झपकाना भूल गया था। सोनल को उम्मीद भी नहीं थी कि सिद्धार्थ उसी वक्त बालकनी में आकर खड़ा हो जाएगा, इसलिए उसे अचानक वहां खड़ा देखकर उसके हाथ रुक गए थे। मगर फिर उसने खुद को संभालते हुए उसे हाय बोल दिया। सिद्धार्थ अब भी उसे एकटक देखे जा रहा था। सोनल को देखकर उसे अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आने लगा था। बचपन में वो, विनय और अमन हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, मगर सजा हर बार सिद्धार्थ को ही मिलती थी। एक बार और जब ऐसा हुआ था तो उसके डैड ने उसकी बुरी तरह पिटाई करने के बाद उसे उसके कमरे में बंद कर दिया था। साथ ही साथ सबको ये हिदायत भी दे दी थी कि कोई उसे खाने के लिए एक दाना भी नहीं देगा,
मगर सेजल कहाँ उनकी बात सुनने वाली थी। सो काफी सोचने के बाद आखिर में उनको अपने बेटे के पास खाना भेजने का एक तरीका मिल ही गया। सेजल ने भी बिल्कुल ऐसे ही एक बास्केट में खाने का सारा सामान भरकर उसे एक रस्सी से बांधकर सिद्धार्थ के कमरे तक पहुंचाने का तरीका खोज लिया था। सिद्धार्थ का उस दिन भूख से बुरा हाल था। वो किसी तरह अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर रहा था, मगर भूखे पेट नींद भी कहाँ आती है। परेशान होकर वो बालकनी में आकर खड़ा हो गया था और ठीक उसी समय उसके सामने खाने के सामान से भरी हुई एक बास्केट आकर लटक गई थी। उसने ऊपर की तरफ देखा जहाँ सेजल का चेहरा नजर आ रहा था। सेजल ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर अपना हाथ हिला दिया था। आज सोनल ने उसकी बचपन की याद को एक बार फिर से उसके सामने दोहरा दिया था। बास्केट आकर उसके हाथों से टकरा गई और सिद्धार्थ अपनी बचपन की यादों से बाहर आ गया। सिद्धार्थ ने एक बार फिर पलटकर सोनल की तरफ देखा। सोनल ने उसे हाथों के इशारे से बास्केट रस्सी से अलग करने के लिए कहा। सिद्धार्थ अब थोड़ा इमोशनल होने लगा था। उसका गुस्सा भी अब पूरी तरह गायब हो गया था। उसने बास्केट रस्सी से अलग की और उसे लेकर चुपचाप वापस अपने रूम में आ गया। उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि वो बाकी सब कुछ एक पल में ही भूल गया। उसने बास्केट का ढक्कन हटाया। अंदर सबसे ऊपर उसके लिए एक नोट रखा था। उस नोट में एक लड़की का स्केच बना हुआ था जिसने एक शर्ट और ट्राउजर पहन रखी थी। उसके चेहरे पर नाराजगी वाले एक्सप्रेशन थे। उसके सामने एक लड़की अपना सिर झुकाए खड़ी थी और उस लड़की से कह रही थी, मुझे आपके ऊपर ऐसे हंसना नहीं चाहिए था, उसके लिए सॉरी, लेकिन प्लीज अपना गुस्सा खाने पर तो मत निकालिए। आपको इस टेस्टी खाने की कसम है, क्या आप प्लीज मुझे माफ नहीं करेंगे? सिद्धार्थ ने ये नोट देखा तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने अपना फोन उठाकर उसे अनलॉक किया और सोनल को टेक्स्ट मैसेज किया, ओके फाइन, लेकिन इसी के साथ उसने एक लाल पीली सी एरोगेंस वाली इमोजी भी लगा दी। सोनल इस वक्त सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। बीप की आवाज सुनकर उसने अपने फोन पर आए मैसेज को ओपन किया और वो भी मुस्कुराए बिना रह नहीं पाई। जेनी, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता भी है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ? पायल ने जेनी के घर में घुसते हुए गुस्से से भरी आवाज में पूछा। पायल का गुस्सा चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो गुस्से में भी खूबसूरत ही लगती थी। अपनी इस खूबसूरती के दम पर ही तो वो इतने साल से इस इंडस्ट्री में टिकी हुई थी। वो अलग बात थी कि अब तक उसे सक्सेस का स्वाद चखने को नहीं मिला था। बड़ी मुश्किल से जो कुछ हाथ भी लगा था ना, वो मुंह तक आने से पहले ही सिद्धार्थ ने उसके हाथों से छीन लिया था। लेकिन जो कुछ भी हुआ था उसके बाद नेगेटिव ही सही, लेकिन पायल को पब्लिसिटी बहुत मिली थी। मेहता और सिंघानिया दोनों ही फैमिलीज के प्रेशर के कारण जेनी पायल का साथ भी नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन अब मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के दिवालिया होने जैसी न्यूज खुलकर सामने आने लगी थी, इसलिए जेनी को भी अब पायल में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिंघानिया इंडस्ट्रीज के प्रेशर के कारण वो अब भी पायल के लिए काम कर रही थी। जेनी अभी अभी एक वाइन पार्टी से ही आ रही थी। उसने बहुत सारी वाइन पी हुई थी। पायल के ऐसे बिहेवियर से उसका मूड पहले ही खराब हो गया। उसने भी उसे उसी टोन में जवाब दिया, तेरे को क्या जरूरत थी इधर आने की? मैंने बोला था ना उधर ही घर पे बैठकर मेरे न्यूज का वेट करने को। इंतजार ही तो कर रही हूँ इतने दिन से, मगर तुम तो जैसे मुझे भूल ही गए हो। पायल ने फ्रस्ट्रेट होते हुए उसे जवाब दिया। जेनी कुछ बोल पाती उससे पहले ही पायल ने बेचैनी से कहा, तुम मेरे लिए प्यार है सिर्फ तुमसे जैसा ही कोई दूसरा प्रोजेक्ट क्यों नहीं खोज सकती हो? इस शो के मिलने से मुझे रातों रात कितनी पब्लिसिटी मिल गई थी। अनफॉर्चुनेटली ये शो मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन अब जितनी जल्दी हो सके मेरे लिए कोई नई स्क्रिप्ट खोजो, वरना फ्यूचर में मेरे लिए और भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। जेनी ने फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पानी का एक घूंट भरते हुए कहा, ये तुमको अभी समझ आया कि तुमको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी? उस सन की बिजनेसमैन से पंगा लेते टाइम ये बात तुम्हारे भेजे में नहीं आई क्या? अभी खुश हो तुम? हाँ। अब तक ये बात जेनी को भी पता चल गई थी कि पायल ने अपनी बहन को फंसाने की कोशिश की थी, मगर सिद्धार्थ ने रातों रात उसका पूरा दांव उलट कर रख दिया था और फिर बड़े प्यार से उसे उसी के जाल में बुरी तरह उलझा कर रख दिया था। जेनी को मन ही मन पायल के ऊपर तरस भी आ रहा था। इतने सालों तक इंडस्ट्री में रहने के बावजूद इस लड़के को ये भी समझ नहीं आया था कि यहाँ खूबसूरती और एक्टिंग से ज्यादा दिमाग से काम लिया जाता है। जेनी की बात सुनकर पायल के चेहरे का रंग उड़ गया था। ये कोई वक्त है गड़े मुर्दे उखाड़ने का? जो हो गया वो हो गया, उसे ना तुम बदल सकती हो ना मैं। तो बेकार में उस बात के लिए अफसोस करके क्या फायदा? पायल ने खुद को कंट्रोल करने के लिए अपने पर्स में से एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली और उसके 2-3 लंबे लंबे कश लगाने के बाद जेनी की तरफ पलटते हुए बोली, इसलिए मैंने तुमसे मेरे लिए जितनी जल्दी हो सके कोई नई स्क्रिप्ट तलाशने के लिए कहा था, मगर तुम तो एकदम से जैसे गायब ही हो गई हो। जेनी ने थोड़े रोखेपन से भरकर कहा, मैडम तुमको मालूम तुम्हारा स्टेटस कितना खराब हुआ अभी, और तुमको लगता है अभी भी तुमको न्यू स्क्रिप्ट मिलेगा? चलो मान लो मैं ले आई स्क्रिप्ट, तो तुम्हारे सीरियल में इन्वेस्ट कौन करेगा? हाँ देखो, अगर तुमको वो वाली पिक्चर शूट करने का है तो बोल दो, उसके लिए बहुत ऑफर आता है मेरे को। जेनी के मुंह से वो वाली फिल्में सुनते ही गुस्से से पायल की मुट्ठियां कस गई थी। इतनी समझ तो उसे भी थी कि जेनी किन फिल्मों की बात कर रही थी। तड़ाक की आवाज के साथ उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लाइटर टेबल पर पटक दिया। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें नजर आने लगी थी। वो वाली फिल्म्स? हाउ डेयर यू से दैट? पायल गुस्से से भरकर चिल्लाई, मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज की इकलौती वारिस हूं मैं। सोसाइटी में इज्जत है हमारी फैमिली की। मैं तुमको पहले ही बता चुकी हूँ कि सी ग्रेड की फिल्में मैं किसी भी कीमत पर करने वाली नहीं हूँ। तो फिर मैडम मेरे पास भी कोई स्क्रिप्ट नहीं है अभी तुम्हारे वास्ते। जेनी ने बेरुखी से जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर गुस्से से पायल का खून खौलने लगा था, लेकिन वो ये बात भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि जेनी के साथ अपने रिलेशंस बिगाड़ कर उसका काम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जेनी की इस इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान थी और सारी स्टार्स के बीच वो खासी पॉपुलर भी थी। बड़े बड़े स्टार्स को अच्छी स्क्रिप्ट लाकर देने वाली एजेंट वही थी। इन शॉर्ट उनका करियर बनाने में जेनी का भी इंपॉर्टेंट रोल था। पायल को भी प्यार है सिर्फ तुमसे की स्क्रिप्ट जेनी की वजह से ही मिली थी। अपने दिल में उमड़ते हुए गुस्से की लहर को दबाते हुए उसने कहा, ये सब उस सिद्धार्थ रॉय कपूर की वजह से हुआ है। जेनी
जेनी ने एक बार अपनी नजरें उठाकर पायल की तरफ देखा और बोली, तो तुमको किसने बोला था उससे पंगा लेने को? हाँ, और कुछ नहीं तो कम से कम उसके और अपने स्टेटस का ही ख्याल कर लिया होता। इधर वो टॉप क्लास का बिजनेसमैन और तुम स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। अभी लफड़ा तो होना ही था ना। उसकी बातें सुनकर पायल इरिटेट होने लगी थी। उसके ही क्यों, सबकी बातें सुन सुनकर पायल बुरी तरह थक चुकी थी। सब मिलकर उसे ही हर तरह से ब्लेम कर रहे थे। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई देखने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। वो बस अपनी कंपनी की फंड की प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करना चाहती थी। देखो जेनी, मैं मानती हूँ मैंने बिना सोचे समझे जो कुछ भी किया उससे सारी चीजें खराब हो गई हैं। मुझे तुमसे पहले ही इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए था, लेकिन तुम प्लीज अब मुझसे ऐसे बात करना बंद करो। डोंट फॉरगेट कि हम पार्टनर्स हैं। अगर इस इंडस्ट्री के दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाएंगे तो तुम्हें भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा। आफ्टर ऑल मेरे जरिए ही तो तुम भी पैसे कमाती हो। पायल ने अब सीधे सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा। वैसे भी वो अब जेनी के सामने ज्यादा झुकने के मूड में नहीं थी। जेनी ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसे पायल की बातें सुनकर कोई फर्क ही ना पड़ा हो। हाँ, ये सच बात थी कि वो भी पायल के जरिए पैसे कमाना चाहती थी। इसके लिए उसने पूरी कोशिश भी की थी। क्या है सिर्फ तुमसे उस टाइम का सबसे बेस्ट शो था जिसकी स्क्रिप्ट उसी ने पायल को दी थी, मगर अब वो उस शो से आउट हो चुकी थी और इसी वजह से अब दूसरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी उससे मुंह मोड़ने लगे थे। लेकिन इससे जेनी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इंडस्ट्री के और भी ऐसे बहुत से फेमस एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे जिनके लिए जेनी इस वक्त काम कर रही थी। उनमें से दो तो ऐसे भी एक्टर्स थे जो इस वक्त पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड में थे। सो पायल के होने या ना होने से जेनी को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर इंडस्ट्री से आउट होते होते भी पायल उसे कुछ प्रॉफिट दे जाए तो उसमें भी कोई हर्ष तो था नहीं। सो कुछ सोचकर उसने कहा, देख मैडम, मैं आपको क्लियर वे में बताती है, अभी जो सिचुएशन है ना उसमें तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट खोजने को बोलो तो मिशन इम्पॉसिबल। मेरे को किसी ने बोला आपकी कंपनी के बारे में, सुनकर मेरे को भी बहुत बुरा लगा। लेकिन अभी भी एक होप है तुम्हारे पास। तुम्हारा वुड बी हस्बैंड वो नमम सिंघानिया, उसको बोलो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने को। एटलीस्ट तुम्हारा कंपनी रिकवर करेगा तो तुम इंडस्ट्री में स्टे कर पाएगा ना। ये प्लान भी अगर नहीं काम करे तो उसको बोलो सिंघानिया इंडस्ट्रीज की तरफ से तुम्हारे लिए किसी टीवी सीरियल में इन्वेस्ट करे। अभी ये तुम्हारा पिछला शो वाला मैटर भी तो ठंडा होना मांगता है ना। उसके बाद में स्क्रिप्ट देखेगी तुम्हारे लिए। ओके? पायल को भी इसकी सजेशन ठीक लगी, या फिर शायद इसके अलावा दूसरा और कोई ऑप्शन उसके पास था भी नहीं। सो वहां से उठकर वो सीधे नमम के ऑफिस की तरफ निकल गई। जितनी जल्दी हो सके वो सब कुछ सही कर लेना चाहती थी। पायल इस वक्त नमम के ऑफिस के बाहर अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ी थी। उसके हाथ में एक लेडी सिगरेट थी। पिछले 1 घंटे से वो वहीं खड़ी नमम के आने का इंतजार कर रही थी और इसी वजह से अब उसे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होने लगी थी, जिसे दूर करने के लिए वो लगातार सिगरेट के लंबे लंबे कश लगा रही थी। अब तक वो करीब 5 सिगरेट फूंक चुकी थी। दूर से ही नमम की कार को आते देखकर उसने राहत की सांस ली और सिगरेट को जमीन पर गिराकर तुरंत उसे अपने पैरों से मसलकर बुझा दिया। नमम ने भी उसे दूर से ही देख लिया था, मगर उसे वहां खड़ी देखकर उसके चेहरे पर टेंशन नजर आने लगी थी। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी ऑफिस के पार्किंग में खड़ी की, तुरंत पायल उसके पास आ गई। नमन के गाड़ी से बाहर निकलते ही पायल तुरंत जाकर उसकी गली से लग गई। नमन के मुंह से गहरी सांस निकल गई और उसने अपने दोनों हाथों से पकड़कर पायल को खुद से अलग करते हुए पूछा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? उसकी आवाज में रूखेपन को पायल भी महसूस कर सकती थी, लेकिन फिलहाल उसे किसी भी तरह से नमन को मनाना था। अगर उसने भी उसका साथ छोड़ दिया तो फिर उसे बर्बाद होने से बचाने वाला कोई नहीं था। और जैसा कि जेनी ने कहा था, नमम ही अब उसकी लास्ट होप थी। I missed you। पायल ने उसका हाथ पकड़कर उसके करीब आते हुए धीरे से कहा, नमम, तुम पिछले कुछ दिनों से मुझे इग्नोर कर रहे हो। मेरे कॉल्स और मेरे मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रहे हो। तुम्हें पता है मैं कितनी डिप्रेस्ड हो गई हूँ। पायल, आई एम बिजी विद वर्क, यू नो दैट राइट? नमम ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, पता है मुझे, बहुत बिजी हो तुम, इसलिए तो मैं खुद ही तुमसे मिलने चली आई। पायल ने उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए कहा। उसने अपनी आवाज में आज एक्स्ट्रा स्वीटनेस घोल रखी थी। कुछ देर उसकी आंखों में देखते रहने के बाद उसने धीरे से कहा, जानते हो नमम, पिछले कुछ दिनों से मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आई। वहां अकेले रहकर मुझे तुम्हारी बातें समझ में आने लगी। तुम सही कह रहे थे, मैंने जो किया वो बहुत गलत था। कहते हुए पायल ने अपनी नजरें झुका ली। नमम, तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। तुम सही थे, सोनल का हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो उसे इन सबके बीच में घसीटना बेकार है। तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए वही बहुत है। हम मिलकर डैड की कंपनी को सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजेंगे। और फिर जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात की फिक्र करने की क्या जरूरत है? सही कहा ना मैंने नमम? बोलो ना। हाँ। इतना कहते हुए पायल ने हल्के से सुबकना शुरू कर दिया। आखिर आज असल में उसे अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। नमम, मुझे मेरी गलतियां समझ में आ गई हैं। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हें पता है, जब से तुमने मुझसे बात करना बंद किया ना, तब से मेरी क्या हालत हो गई है। मन तो होता है कि मैं अपनी जान दे दूं। शायद ऐसा करके ही मेरे दिल पर जो बोझ है वो कुछ कम हो पाएगा। कहते हुए पायल की आंखों में आंसुओं की 2 बड़ी बड़ी बूंदें लुढ़क कर उसके गालों पर आ गिरी। इस वक्त उसे कोई भी देखता तो उसे यही लगता कि वो गिल्ट में सचमुच मरी जा रही है। और आखिर पायल की ये स्कीम काम कर भी गई। नमम ने जब उसे ऐसे अपने किए पर रोते हुए और गिल्ट फील करते देखा तो उसका दिल पिघलने लगा। वो और पायल करीब 4 सालों से रिलेशन में थे। फिर नमम वो पहला शख्स था जो पायल की जिंदगी में आया था। इतने सालों में पायल ने पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाया भी था। पायल के आंसुओं के साथ धीरे धीरे उसका गुस्सा भी पिघल कर बह गया था। उसने पायल को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, कम हियर, आई
I'm really happy कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। काफी देर तक वो दोनों को अपनी बाहों में भरे हुए एक दूसरे को महसूस करते रहे। थोड़ी देर बाद पायल ने अपना दूसरा दांव खेला और थोड़ी हिचकिचाहट से भरी आवाज में कहा, नमम, तुम्हें तो पता ही है इस वक्त मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री किस दौर से गुजर रही है और मेरी सिचुएशन के बारे में तो बात करना ही बेकार है। नमम, तुम्हें तो पता ही है इस वक्त मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री किस दौर से गुजर रही है और मेरी सिचुएशन के बारे में तो बात करना ही बेकार है। तो तुम प्लीज हमारी हेल्प करोगे ना? करता हूं मैं कुछ। नमम ने स्माइल करते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, थैंक यू सो मच नमम, थैंक यू। कहते हुए पायल ने उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। उसके होंठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई थी। सोनल आज सुबह जल्दी उठ गई थी। फैशन हब ने जब से फैशन शो ऑर्गेनाइज करने का डिसीजन लिया था, तब से वहाँ एक स्टाफ बहुत ही ज्यादा बिजी था। भले ही सोनल वहाँ सिर्फ साफ सफाई का काम करती थी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा वर्कलोड आने लगा था। पिछले कुछ दिनों से वो ओवर टाइम कर रही थी, मगर इस बात से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे अब भी यही लगता था कि वो वहाँ रहकर कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखेगी, जो फ्यूचर में एज अ फैशन डिजाइनर उसके काम जरूर आएगा। लेकिन असर उसके घर के कामकाज पर जरूर पड़ने लगा था, क्योंकि अब उसे घर के कामों के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिल पा रहा था। सिद्धार्थ ने अब तक अपने घर में कोई हाउसकीपर नहीं रखा था, सो अब भी जॉब पर जाने से पहले सोनल को खुद ही सारा काम और साफ सफाई भी करनी पड़ती थी। सिद्धार्थ साफ सफाई को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। अगर ये कहा जाए कि उसके अंदर बैक्टीरियोफोबिया के कुछ सिम्टम्स नजर आते थे तो गलत नहीं होगा। इसी वजह से सोनल के लिए साफ सफाई अच्छे तरीके से करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता था। इसके लिए उसे और ज्यादा सवेरे जागना भी पड़ता था। काम करते हुए जब वो सिद्धार्थ के कमरे तक पहुंची तो उसने देखा उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ था। उसने धीरे से अंदर झांका, मगर कमरा खाली था। वो नीचे लिविंग रूम में आई, वहां भी कोई नहीं था। किचन में सिद्धार्थ के होने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। उसने बाहर पार्किंग में जाकर देखा, वहां सिद्धार्थ की गाड़ी भी खड़ी नहीं थी। सोनल हैरान रह गई, आज इतने सवेरे सिद्धार्थ कहाँ चला गया? वैसे तो वो सुबह 8 बजे से पहले कभी ऑफिस के लिए निकलता नहीं था। इस वक्त तो सिर्फ 7 ही बजे थे, मगर फिर उसे लगा कि आजकल वो काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता है, शायद इसलिए आज उसे वक्त से पहले ऑफिस जाना पड़ा होगा। सोनल ने अपने लिए 2 सैंडविचेस बनाए और एक ग्लास दूध गर्म कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद उसने पूरे घर की साफ सफाई की। हालांकि अब इसके लिए उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि अब वो क्लीनिंग के लिए उसने जल्दी फर्नीचर, फर्श और सीढ़ियों की सफाई की और फिर बालकनी में सारे सूखे कपड़े उठाकर वापस रूम में आ गई। ये काम भी उसने खुद ही करना शुरू किया था, वरना इससे पहले सिद्धार्थ के सारे कपड़े ड्राई क्लीनर के पास जाया करते थे। मगर जब से सोनल ने घर का सारा काम संभाल लिया था ना, तब से अपने कपड़ों के साथ साथ वो सिद्धार्थ के कपड़ों को भी खुद ही धोने लगी थी। उसने सबसे पहले अपने कपड़े अलग किए और उन्हें अपने वार्डरोब में रखने के बाद अपने हाथों में सिद्धार्थ के कपड़े उठाए वो उसके कमरे में चली गई। सिद्धार्थ के ज्यादातर कपड़े हैंडमेड ही थे। उनकी फैब्रिक ऐसी थी कि उन्हें वॉशिंग मशीन के बजाय हाथ से धोकर हैंग करने की हिदायत दी जाती थी, ताकि उनमें किसी तरह के रिंकल्स ना पड़ी। वार्डरोब खोलकर उसने सिद्धार्थ की धुली हुई शर्ट को हैंगर में लगाया और उसे वार्डरोब के अंदर टांगने ही जा रही थी कि उसकी नजर अंदर टंगी एक शर्ट पर जाकर अटक गई। वो वही शर्ट थी जो उसने सिद्धार्थ को गिफ्ट की थी। एक पल को तो सोनल को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सिद्धार्थ ने वाकई उसकी दी हुई शर्ट को इतनी संभाल कर रखा हुआ था। हालांकि उसने कल इस शर्ट को पहना था, इसलिए उसमें थोड़ी रिंकल्स नजर आने लगी थी, मगर सिद्धार्थ ने उसे बहुत अच्छे से संभाल कर अपने बाकी कपड़ों के साथ अपने वार्डरोब में रखा हुआ था। सोनल की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कल रात उसने सिद्धार्थ से सॉरी बोलकर उसे रिक्वेस्ट की थी कि जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर वो फिर से उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती है, और उसके इस बात के लिए सिद्धार्थ ने तुरंत हाँ भी कह दी थी। उस वक्त उसे लगा था कि वो दोनों एक ही घर में रहते हैं, जाने अनजाने उन दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत पड़ती ही है। ऐसे में शायद सिद्धार्थ को भी यही सही लगा होगा और इसीलिए वो उसकी बात से एग्री हो गया। लेकिन सोनल की दी हुई शर्ट के कारण जो एम्बैरेसमेंट उसे हुई थी, उसके बाद शायद सच में उस शर्ट को कभी पहनना नहीं जाएगा। इनफैक्ट सिद्धार्थ जितना नाराज था, उसे देखकर तो सोनल को यह लग रहा था कि उसने अब तक वो शर्ट उठाकर घर से बाहर फेंक दी होगी। मगर उस शर्ट को अब भी सिद्धार्थ के वार्डरोब में देखकर सोनल का मन खुशी से नाचने का कर रहा था। सिद्धार्थ के सारे कपड़े उसके वार्डरोब में रखने के बाद उसने वार्डरोब बंद कर दिया और टाई रखने के लिए ड्रॉ के पास चली गई। सिद्धार्थ अपनी सारी घड़ियां और टाई एक बड़े से ड्रॉ में रखता था। जैसे ही उसने उस ड्रॉ को खोला, इस बार उसे पहले से भी ज्यादा बड़ा वाला झटका लगा। ड्रॉ में सबसे ऊपर सोनल की गिफ्ट की हुई शर्ट की प्राइस टैग अच्छी तरह से संभाल कर रखी हुई थी, यहाँ तक कि उसमें लगी हुई प्लास्टिक की पतली सी रस्सी तक अभी टैग से सही सलामत अटैच थी। सोनल अब अपने ही सवालों में उलझने लगी थी। क्या वाकई सोनल की दी हुई गिफ्ट सिद्धार्थ के लिए इतनी स्पेशल है? नॉर्मली सिद्धार्थ अपने कपड़े पहनने के बाद उन्हें जहां तहां फेंक दिया करता था, जिन्हें बाद में उठाकर सोनल धोने के बाद वापस उसके वार्डरोब में लाकर रख देती थी। लेकिन सोनल की दी हुई शर्ट के साथ उसने ऐसा नहीं किया था। उसे पहनने के बाद भी उसने उसे अपने वार्डरोब में अच्छे से संभाल कर रखा था। और अब ये प्राइस टैग, आखिर क्या मतलब है इन सबका? आज कपूर इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहाँ के सारे एम्प्लॉइज शॉक थे। सिद्धार्थ को वहाँ के सारे एम्प्लॉइज एक खड़ूस बॉस के रूप में ही जानते थे, जो हर वक्त अपने चेहरे पर एकदम सख्त तेवर लिए सबको ऑर्डर्स देता रहता था। एक सिंपल सी गलती के लिए न जाने कितने सारे लेक्चर और नसीहतें देता था, और कभी कभी तो छोटी छोटी गलतियों के लिए भी बड़ी बड़ी पनिशमेंट देने से नहीं चूकता था। लेकिन आज जैसे सूरज ईस्ट की बजाय किसी और डायरेक्शन से निकलकर बाहर आया था। आज एक तो सिद्धार्थ सबसे पहले ऑफिस आ गया था। मीटिंग के दौरान भी वो पूरे टाइम स्माइल करता रहा। हद तो तब हो गई जब उसके एक मैनेजर ने अपने डिपार्टमेंट की सारी रिपोर्ट्स उसे देते टाइम एक पॉइंट पर बड़ी मिस्टेक कर दी, मगर सिद्धार्थ ने उसे भी एक स्माइल के साथ जवाब दिया।
वेरी गुड, यू डिड अ गुड जॉब टुडे। उस वक्त वहां करीब 20 लोग बैठे मीटिंग अटेंड कर रहे थे। सिद्धार्थ के इस जवाब से सब शॉक थे। ऐसी गलती अगर किसी ने इससे पहले कभी की थी तो सिद्धार्थ ने उसे बुरी तरह फटकार लगाई थी। कुछ को तो उसने ऑफिस से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया था। फिर आज अचानक सिद्धार्थ को क्या हो गया था? सब हैरानी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। दूसरी तरफ सिद्धार्थ के इस बिहेवियर को देखकर रोहित को तो लगा जैसे आज उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि आज सिद्धार्थ को क्या हो गया है, मगर फिर भी उसे उसकी ड्यूटी याद दिलाने के पर्पस से बुरी तरह खांसते हुए उसने सिद्धार्थ का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। जैसे ही सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा, रोहित ने एक पेपर पर कुछ लिखकर उसकी तरफ सरका दिया। सिद्धार्थ ने वो पेपर पढ़ा। सर, आपको नहीं लगता है आपको गलती करने के लिए डांटना चाहिए था? उसे पढ़ने के बाद सिद्धार्थ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। उसने अपना गला साफ करते हुए अपना सूट ठीक किया और उस मैनेजर से बोला, एक काम करो, मुझे तुरंत दूसरी रिपोर्ट बनाकर दो। इतना कहते हुए वो खड़ा हो गया और मीटिंग खत्म कर दी। मीटिंग रूम से निकलकर वो अपने ऑफिस केबिन की तरफ बढ़ गया। बिना देर किए रोहित भी तुरंत उसके पीछे चल दिया। उसे अपनी तरफ ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखकर सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए पूछा, Why are you looking at me like this? रोहित ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, सर, आपकी तबीयत तो ठीक है? अब आपको कल रात अच्छे से नींद तो आई थी ना? या शायद आपका मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, तुम्हें मेरा मूड खराब लग रहा है? नहीं सर, मूड तो आपका सही लग रहा है, पर मुझे लगता है आप ज्यादा थक गए हैं सर। आपको इतना ज्यादा काम का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। आपको पता है आज आप मीटिंग में कितना वियर्ड बिहेव कर रहे थे? रोहित ने अपने दिल पर हाथ रखकर घबराई हुई आवाज में कहा। इसमें वियर्ड क्या था? सिद्धार्थ ने थोड़ी नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अब आखिर इससे ज्यादा कोई इंसान कितना नॉर्मल हो सकता है? सर, आपको पता भी है आज आप पूरा दिन स्माइल कर रहे थे। मतलब सीरियसली, आप, और वो भी स्माइल। और तो और पूरी मीटिंग में ही आपका ध्यान कहीं और था। सर, मुझे तो आपकी फिक्र हो रही है सर। कहीं ज्यादा काम की वजह से आपकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई ना? रोहित ने कुछ एक्स्ट्रा फिक्र जताते हुए पूछा। रियली? सिद्धार्थ ने थोड़ा चौंक कर पूछा, मगर इसके साथ ही वापस से उसके होंठों पर एक स्माइल आ गई। रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा है। घबराहट में खुद अपने ही सिर के बाल बिगाड़ते हुए वो बोला, सर, कल तक तो आप एकदम ठीक थे, आखिर आज आपको क्या हो गया है? सर प्लीज प्लीज यहाँ चेयर पर आराम से बैठिए सर। लंबी 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 सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कीजिए। सर, अभी भी मेरे जैसे हजारों एम्प्लॉइज का फ्यूचर आपके हाथ में है सर। उन सबके लिए आपको अपना ख्याल रखना ही होगा सर, प्लीज प्लीज सर। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे खुद रोहित की ही तबीयत एक्स्ट्रा वर्कलोड के कारण खराब हो गई है, तभी तो वो इतना वियर्ड बिहेव कर रहा है। रोहित, आई थिंक मुझसे ज्यादा तुम्हें आराम की जरूरत है। एक काम करो, अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करो और मुझे मेल कर दो और एक लंबी छुट्टी के लिए किसी हिल स्टेशन पर चले जाओ। सिद्धार्थ ने आराम से अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। I'm totally fine, I'm totally fit and fine सर। रोहित ने एकदम से पैनिक होते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ ने रोहित की तरफ देखकर कुछ कहने की कोशिश की, मगर शायद उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे अपनी बात कैसे कहनी है। सो बार बार वो उससे कुछ कहते कहते रुक जा रहा था। रोहित ने जब उसे ऐसा करते देखा तो जानबूझकर उसे छेड़ते हुए बोला, ओ प्लीज सर, मुझे ऐसे मत देखिए वरना मुझे कुछ होने लगेगा। और अब तो आपके पास इतनी प्यारी वाइफ भी है, आपको मेरे साथ ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है सर। कहते हुए डरने का नाटक करते हुए उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर स्पीचलेस हो गया था। गुस्से से भरकर वो चिल्लाया, Just get out from here. I don't want to see you. लेकिन रोहित उसकी डांट सुन सुनकर इतना ढीठ हो चुका था कि उसके ऊपर इसका कोई असर ही नहीं हुआ। Okay sir, as you wish. I am getting out from here right now. कहकर हंसते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया, मगर अभी उसने डोर नॉब को हाथ लगाया ही था कि सिद्धार्थ ने पीछे से उसे आवाज लगाते हुए कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आकर मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाते जाते रोहित के कदम रुक गए। किसी तरह अपनी हंसी को रोकते हुए वो वापस आकर सिद्धार्थ के सामने खड़ा हो गया। यस सर, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। सिद्धार्थ ने उसे स्माइल करते हुए देखा और फिर से नर्वस हो गया। बार बार कोशिश करने के बावजूद अपनी बात रोहित के सामने कहने में उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। न जाने रोहित कैसे रिएक्ट करेगा। काफी कोशिश करने के बावजूद जब वो कुछ नहीं कह पाया तो उसने फ्रस्ट्रेशन में अपने लिए एक सिगरेट जला ली। उसके 2 लंबे लंबे कश लगाने के बाद उसे थोड़ा रिलैक्स्ड फील हो रहा था। उसने नजरें उठाकर रोहित की तरफ देखा जो कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देख रहा था। वैसे इसमें बेचारे रोहित की भी क्या गलती थी? उसने आज से पहले कभी सिद्धार्थ को इतना स्ट्रेंज बिहेव करते नहीं देखा था। सर, आप ठीक है ना? सिद्धार्थ को चुप देखकर उसने खुद ही बोलने की शुरुआत की। हाँ? सिद्धार्थ अचानक उसके सवाल से चौंक गया था, मगर फिर तुरंत संभलते हुए बोला, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। वो तुम्हें याद है एयरपोर्ट से लौटते टाइम मैंने तुम्हें अपने एक फ्रेंड के बारे में बताया था? एनी प्रॉब्लम सर? रोहित ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा। हाँ, फिर से एक प्रॉब्लम हो गई है, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। सिद्धार्थ ने इस बार इरिटेशन से अपना सिर पकड़ते हुए कहा, वो मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे उस फ्रेंड की एक फीमेल फ्रेंड है, तो तुम्हें पता है उसने क्या किया? यू वोंट बिलीव। रे, ऐसा भी क्या किया उसने सर? रोहित ने थोड़ा सरप्राइज्ड होते हुए पूछा। उसने मेरे फ्रेंड के लिए एक शर्ट खरीदी, और उससे भी बड़ी बात तो ये कि उसने खुद अपने हाथों से उसके शर्ट के बटन्स भी लगाए। कैन यू इमेजिन दिस? आखिर क्या मतलब है इन सब का? सिद्धार्थ ने एक ही सांस में पूरी बात कह दी और वापस परेशानी से सिगरेट के कश लगाने लगा। रोहित से ये सब पूछना सिद्धार्थ की मजबूरी थी।
अगर यही सवाल उसने अमन या विनय से पूछा होता तो वो दोनों मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे होते। रोहित भी उसके साथ हंसी मजाक कर लेता था, लेकिन एटलीस्ट सिद्धार्थ का मजाक उड़ाने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। इसलिए इन सब चीजों के बारे में सजेशन लेने के लिए उसे रोहित सबसे सेफ पर्सन नजर आ रहा था। रोहित ने जब उसका सवाल सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे सिद्धार्थ ने सवाल नहीं, कोई बड़ा सा पत्थर उसके सिर पर दे मारा है। ये कैसा सवाल पूछा है सर ने। एक बार तो मुझे भी ये सोचकर इंटरेस्ट आने लगा था कि ऐसा भी क्या कर दिया इनके फ्रेंड की फीमेल फ्रेंड ने, मगर यहाँ तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात हो गई। उनके फ्रेंड के लिए शर्ट खरीदी और तो और उसके बटन्स भी बंद किए। आई मीन सीरियसली, अगर उसने शर्ट के बटन्स खोले होते तो जरूर मेंशन करने वाली बात होती। बटन्स बंद करने पर आई एम श्योर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? रोहित मन ही मन खिसिया रहा था, मगर इतना सब सिद्धार्थ के मुंह पर कहने की उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। सो उसने सिद्धार्थ को जवाब देने की बजाय उससे सवाल किया, सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका ये फ्रेंड कौन है? आई मीन आप डॉक्टर अमन या मिस्टर विनय में से किसी एक की बात कर रहे हैं, राइट? सिद्धार्थ को उसका पलटकर सवाल करना अच्छा नहीं लगा। उसने थोड़ी नाराजगी से उसे देखते हुए पूछा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? सर अगर आप इन दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं ना तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अरे ये दोनों खुद ही इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, ऐसी बातों के पीछे छिपे मतलब को वो खुद ही बहुत अच्छी तरह से समझकर उसे हैंडल कर सकते हैं। और जहां तक मैं जानता हूँ इन दोनों के अलावा आपका कोई और फ्रेंड नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको इस बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए सर। रोहित ने इस बार थोड़ी परेशानी से अपना सिर खुजाते हुए कहा। सबसे ज्यादा हैरानी तो उसे इस बात की हो रही थी कि जो इंसान हमेशा बस बिजनेस से रिलेटेड बातें ही किया करता था, आज अचानक से वो इन सब बातों के बारे में कैसे सोचने लगा है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। आखिर रोहित के कहने का मतलब क्या है? उसने अमन और विनय को स्मार्ट और इंटेलिजेंट बताकर उनकी तारीफ की थी, लेकिन इससे सिद्धार्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम उसे इस बात से थी कि इनडायरेक्टली रोहित ने उसे बेवकूफ कह दिया था। ऑब्वियसली रोहित का ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर उसकी बातों का मतलब तो यही निकल रहा था कि सिद्धार्थ को ये चीजें इसलिए समझ में नहीं आ रही है क्योंकि वो उन दोनों के जितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं है। इतना समझ में आते ही सिद्धार्थ ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा लाइटर अपने सामने टेबल पर जोर से पटक दिया। इसके साथ ही वो रोहित को बुरी तरह डांटने भी जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसे याद आ गया कि उसने रोहित को यहाँ डांटने के लिए नहीं बल्कि अपनी हेल्प के लिए बुलाया है। अगर उसने रोहित को डांट कर भगा दिया तो फिर वो ये सब सवाल किससे पूछ पाएगा। सो उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और थोड़ी नाराजगी से रोहित की तरफ देखते हुए बोला, तुमसे किसने कहा कि अमन और विनय के अलावा मेरा और कोई फ्रेंड नहीं है? और क्या कह रहे थे तुम कि वो दोनों स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं? अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम उनके सामने आती तो वो खुद ही इसका सोल्यूशन निकाल लेते। सो यू आर ऑब्वियसली वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। तुम्हें तो समझ आ गया होगा ना कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। सिद्धार्थ की बात सुनकर रोहित के चेहरे पर एक ऑकवर्ड सी स्माइल आ गई थी। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सॉरी सर, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। सिद्धार्थ ने परेशानी से अपनी आंखें बंद करते हुए पीठ अपनी चेयर से टिका दी, मगर फिर अपनी आंखें खोलकर रोहित की तरफ गुस्से से देखते हुए उसने कहा, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है तुम्हारे पास? आखिर किस बात की सैलरी लेते हो तुम मुझसे? जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। सिद्धार्थ की डांट सुनकर रोहित को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका लग गया। ये सच था कि कपूर इंडस्ट्रीज की तरफ से हर महीने उसे लाखों रुपए की सैलरी मिलती थी, लेकिन वो पैसे उसे कंपनी से रिलेटेड बिजनेस वर्क के लिए मिलते थे। उसने अपने एक्सपर्टीज में लव गुरु या फैमिली फ्रेंड्स रिलेशनशिप एडवाइजर जैसा कोई भी टैलेंट मेंशन नहीं किया था। लेकिन वो कहते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट। सो आज उसे अपने सारे टैलेंट्स बेकार नजर आ रहे थे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सिद्धार्थ के उस सो कॉल्ड फ्रेंड की हेल्प नहीं कर पा रहा था। वैसे इसमें रोहित की भी क्या गलती थी? वो इस वक्त 28 साल का हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद आज तक कभी वो किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा था। अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में उसने स्टडी के सिवा कभी किसी और चीज पर फोकस किया ही नहीं था। ग्रेजुएट होने के बाद उसे इंडिया की टॉप कंपनी में इतनी अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल गई थी, मगर यहाँ जॉब मिलने के बाद वो अब काम में इतना ज्यादा बिजी हो चुका था कि उसके पास किसी लड़की को डेट करने की फुर्सत ही नहीं थी। उसे छुट्टी मिलती थी ना तो वो रोमांटिक नॉवेल्स पढ़कर अपना टाइम पास किया करता था। यानी अगर देखा जाए तो रोहित एक अच्छी जॉब और अच्छी खासी पर्सनालिटी होने के बावजूद एक्सट्रीमली सिंगल लाइफ जीने पर मजबूर था। हालांकि उसके घर वाले टाइम टू टाइम उसके लिए कोई ना कोई लड़की देखकर अपनी ड्यूटी पूरी कर दिया करते थे, मगर उसे अब तक वो लड़की मिली ही नहीं थी जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन जब कभी भी वो पब्लिक प्लेसेस पर किसी कपल को एक दूसरे के साथ प्यार जताते हुए देखता था ना तो उसे भी अपना अकेलापन खलने लगता था। यहाँ तक तो वो फिर भी बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन अब सिद्धार्थ ने जो कपल्स वाली प्रॉब्लम उसके सामने रख दी थी उसे हैंडल करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। किसे पता था कि $1 बिलियन कंपनी में आकर उसे एक दिन ये सब करना पड़ जाएगा। अगर उसे जरा सा भी आइडिया होता तो अब तक वो भी कम से कम 4-5 गर्लफ्रेंड्स तो बना ही चुका होता, ताकि इस मामले में भी उसका एक्सपीरियंस बाकियों से बेहतर रहे। लेकिन आज कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आदमी ठीक से सिंगल भी नहीं रह सकता। सिद्धार्थ की डांट सुनकर रोहित उसके केबिन से बाहर जाने के लिए पलटा, लेकिन तभी उसके दिमाग में जैसे कुछ आइडिया आया। उसने एकदम से एक्साइटेड होकर तेजी से वापस सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए कहा, सर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके फ्रेंड की फीमेल फ्रेंड को आपके फ्रेंड से प्यार हो गया हो? सिद्धार्थ अब तक तो परेशानी से अपनी चेयर पर बैठा था, मगर रोहित की बात सुनकर वो शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लग गया। एक्साइटमेंट के कारण उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, मगर उसने रोहित के सामने ऐसा कुछ भी शो नहीं किया, बल्कि अपना गला साफ करते हुए एकदम सीरियस आवाज में पूछा, रियली तुम्हें लगता है वो उसे पसंद करती है? हालांकि वो खुद इस बात से कन्विंस नहीं था। हाँ, अब तो मुझे भी ऐसा ही लगा है सर, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं सर। रोहित ने इस बार अपने कंधे उचकाते हुए जवाब दे दिया। सिद्धार्थ के मन में रोहित की पहली बात सुनकर जो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आई थी ना, उसकी दूसरी बात सुनते ही वो सारी फीलिंग्स गायब भी हो गई। सर उस लड़की के मन की बात जानना हमारे पास में नहीं है, लेकिन आपके फ्रेंड के मन की बात तो आप इजीली जान सकते हैं ना। आपने जानने की कोशिश की कि आपके फ्रेंड के मन में उनकी फीमेल फ्रेंड के लिए क्या फीलिंग्स है? क्या वो उसके साथ सिर्फ दोस्ती ही बनाए रखना चाहते हैं, या फिर उससे आगे बढ़कर वो उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं? रोहित ने अब सिद्धार्थ से सवाल किया,
जिसे सुनकर सिद्धार्थ बुरी तरह कंफ्यूज हो गया। ये मुझे कैसे पता होगा? सिद्धार्थ ने परेशान होते हुए कहा। उसने सचमुच इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो सोनल के साथ कैसा रिलेशन चाहता है। ना ही उसने कभी सोनल को अपनी वाइफ की तरह ट्रीट किया था। अब रोहित के सवाल के बारे में सोचकर इमीडिएटली उसके सिर में दर्द होने लगा था। तो उससे ये बात पूछिए ना सर, अगर वो भी अपनी उस फ्रेंड को पसंद करता है तो उसे भी थोड़ी पहल करते हुए अपना प्यार उसके सामने जताना चाहिए। लेकिन अगर वो उसे पसंद नहीं करता है तो उसे इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और जो कुछ भी गिफ्ट उसकी फ्रेंड ने उसे दिया है उसे बस एक दोस्त का दिया हुआ फ्रेंडली गिफ्ट समझकर भूल जाना चाहिए। रोहित ने उसे दो टूक जवाब दे दिया। अगर मैं उसके साथ ऐसा कोई रिलेशन, बेध्यानी में सिद्धार्थ के मुंह से निकल गया। लेकिन जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ उसने तुरंत खुद को रोकते हुए अपनी बात सुधार ली। अपनी हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट को आश्रय में डालते हुए उसने कहा, एक्चुअली मेरे फ्रेंड को अभी इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। He's a little confused, you know, शायद वो अभी किसी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहता। I can't say exactly। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम है ना सर। रोहित ने परेशानी से कुछ सोचते हुए अचानक सिद्धार्थ की तरफ शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा, सर मुझे ना आपके इस फ्रेंड का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आया। कहीं ये आपका फ्रेंड खुद आप ही तो नहीं है? सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसका दिल तो जैसे उछलकर उसके सीने से बाहर आकर धड़कने लगा था। उफ, ये रोहित और उसकी जासूसी नॉवेल्स पढ़ने की आदत। मगर सिद्धार्थ ने तुरंत अपनी घबराहट को छिपाने के लिए गुस्से का सहारा लेते हुए कहा, मैं क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें लगता है मुझे किसी लड़की के साथ ये सब करने की कोई जरूरत है? उसने गुस्से में रोहित को डांटते हुए कहा। रोहित के चेहरे पर भी एक जबरदस्ती वाली स्माइल आ गई थी। सॉरी सर, माय मिस्टेक। आप और सोनल जी, आई मीन भाभी जी तो पहले से ही मैरिड हैं। आपको क्या जरूरत होगी ये सब करने की? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने मन ही मन राहत की सांस ली। आज तो इस जासूस रोहित ने उसे पकड़ ही लिया था, मगर फिर भी उसे इसी जासूस रोहित से अपने आगे के डाउट्स भी क्लियर करने थे। सो उसने उससे पूछा, ओके तो मुझे बताओ कि जब तक मेरे फ्रेंड को ये समझ ना आए कि वो अपनी फ्रेंड के साथ कैसा रिलेशन चाहता है, तब तक उसे अपनी फ्रेंड के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? सर मेरे ख्याल से तो उसे कुछ भी नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी फ्रेंड के अगले मूव का वेट करना चाहिए। शायद उसके बाद सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाए। रोहित ने अपने सिर खुजाते हुए कहा, सीरियसली यू मीन उसे बस वेट करना चाहिए और कुछ भी नहीं? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए पूछा। रोहित ने अब थोड़ा सीरियस होकर सोचते हुए कहा, सर उसकी फ्रेंड ने उसे गिफ्ट दे दिया है, तो अगर वो चाहे तो वो भी उसे रिटर्न गिफ्ट या फिर कोई और ट्रीट दे सकता है। आई थिंक उसे अपनी फ्रेंड को कहीं बाहर डिनर के लिए लेकर जाना चाहिए। इससे वो बुरा भी नहीं मानेगी और इस ट्रीट के जरिए उसे गिफ्ट के लिए थैंक्स भी बोल देगा। दोनों खुश। इस बार रोहित की बात सुनकर सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। नॉट बैड, गुड जॉब रोहित। सिद्धार्थ के मुंह से तारीफ सुनकर फाइनली रोहित ने राहत की सांस ली। तो मुझे तो पहले से ही पता था सर, इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका सोल्यूशन रोहित अग्रवाल के पास ना हो। रोहित ने ये बात बहुत धीरे से कही थी, मगर सिद्धार्थ अपने ही थॉट्स में इतना उलझा हुआ था कि उसने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से, मैं अपने फ्रेंड को इस बारे में बता दूंगा। सिद्धार्थ ने उसे अपने केबिन से बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा, ओके सर। कहते हुए वो सिद्धार्थ के केबिन से बाहर चला गया। अपने पूरे ऑफिस में इस वक्त सिद्धार्थ अकेले ही लैपटॉप खोले बैठा था। स्क्रीन की तरफ देखते हुए वो न जाने किस सोच में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर परेशानी और कंफ्यूजन दोनों के मिले जुले एक्सप्रेशंस नजर आ रहे थे। सिद्धार्थ इस वक्त किसी टॉप क्लास रेस्टोरेंट को इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश कर रहा था, जहां वो सोनल को लेकर जा सके। मगर जितने रेस्टोरेंट वो देख रहा था उनमें से एक भी उसे पसंद नहीं आ रहा था। अचानक उसे रोहित की कही बात याद आई। उसने खुद से वही सवाल दोहरा दिया जो रोहित ने उससे पूछा था, डू यू लाइक हर और नॉट? मगर अभी भी उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। फ्रस्ट्रेशन में उसने अपने सिर के बाल बिगाड़ लिए थे। सिद्धार्थ भले ही अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था, लेकिन वो इस बात को झुठला भी नहीं सकता था कि सोनल के गिफ्ट को देखकर उसे कितनी खुशी हुई थी। खासकर जब सोनल ने उससे ये कहा था कि ये शर्ट उसने अपनी पहली सैलरी से उसके लिए खरीदी है, तब उसे अपने दिल में एक अलग ही एहसास होने लगा था। सोनल की ये बात उसके दिल को छू गई थी, लेकिन अब भी वो अपनी इसी जिद पर अड़ा हुआ था कि उसके मन में सोनल के लिए प्यार व्यार जैसा कुछ भी नहीं है। क्या सच में मैं कभी सोनल से प्यार कर सकता हूँ? सिद्धार्थ ने खुद से पूछा, लेकिन तुरंत ही अपने इस ख्याल को अपने दिमाग से झटक भी दिया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अरे वो छोटी सी नाजुक सी प्यारी सी लड़की जिससे एक काम ढंग से नहीं हो पाता है, अरे जो रोज खुद जाकर प्रॉब्लम्स को इनविटेशन देती रहती है, ऐसी स्टूपिड लड़की से मैं प्यार कैसे कर सकता हूँ? That's impossible। मगर फिर उसे लगा वो उससे नफरत भी तो नहीं करता। उसने हमेशा सोनल को एक अच्छी फ्रेंड की तरह ट्रीट किया है, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा। सोनल ने भी हर बार उसकी बातें मानी है, कभी उसकी किसी बात के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की। कभी कभी वो उसके लिए कुछ ऐसा भी कर जाती है जिससे वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। पिछली बार भी मिस्टर रॉय से मिलकर उसने सिद्धार्थ के लिए प्रॉपर्टी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, और इस बार उसके गिफ्ट के लिए उसने अपनी पूरी सैलरी लुटा दी थी। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो उससे प्यार करता है। इसी के साथ सिद्धार्थ इस फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच गया कि वो वाकई सोनल से प्यार नहीं करता है और न ही कभी कर सकता है। इसी के साथ उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी टेंशन पल भर में गायब हो गई है। इतनी देर से उसके चेहरे पर जो टेंशन नजर आ रही थी वो भी अब गायब हो गई थी। उसकी जगह एक स्वीट सी स्माइल ने ले ली थी। हाँ, अब सही है, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई। सिद्धार्थ ने खुश होते हुए अपने आप से कहा, ठीक है हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं। ऑनेस्टली एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता निभा रहे हैं, क्या इतना रीजन काफी नहीं है ये बताने के लिए कि हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं? और वैसे भी प्यार व्यार जैसी चीजें सारे रिलेशंस को खराब करने का ही काम करती हैं। एक बार इस प्यार ने रिश्तों के बीच कदम रखा नहीं कि दोस्ती भी बाकी नहीं रह जाती है।
इन सब चीजों से दूर रहना ही अच्छा है। सच तो ये था कि कभी सिद्धार्थ ने भी किसी से प्यार किया था, सच्चा प्यार, मगर इसके बदले में उसे सिवा दर्द के कुछ भी नहीं मिला। उसका दिल एक बार नहीं बार बार टूटा और आखिर में उसने किसी भी रिश्ते में प्यार को खोजना बंद कर दिया था। अनन्या ने जो उसके साथ किया था उसकी वजह से अब उसके अंदर किसी से भी प्यार करने की हिम्मत नहीं बची थी, खुद अनन्या से भी नहीं। जब आपकी जिंदगी में प्यार का नया नया फूल गिरता है ना, तो इसकी महक आपकी जिंदगी में मिठास घोलने का काम करती है। सब कुछ अच्छा और खूबसूरत लगने लगता है, लेकिन अगर कहीं गलती से ये प्यार का फूल सूख जाए या उसे कोई और तोड़ कर ले जाए, तो फिर उसका दर्द उस खुशनुमा एहसास से कहीं ज्यादा गहरा होता है। और सिद्धार्थ उस दर्द को अच्छी तरह महसूस कर सकता था। एक बार उस दर्द को महसूस करने के बाद उसे समझ में आ गया था कि इस प्यार नाम की आफत से दूर रहने में ही उसकी भलाई है। तो फिर उसका और सोनल का फ्यूचर कैसा होगा? हो सकता है कि आगे चलकर 2-4 बच्चे हो जाएं, जैसा कि सेजल उससे डिमांड भी कर रही थी। आखिर आने वाले टाइम में जैसे जैसे सिद्धार्थ के मॉम और डैड की एज बढ़ती जाएगी, अपने पोते पोतियों को देखने की उनकी विश भी तो और स्ट्रांग होती जाएगी, नहीं? हालांकि सिद्धार्थ को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। उनका जिद करना, सारी चीजें बिखेर देना और सबसे ज्यादा शोर मचाना और रोना, ये सब सिद्धार्थ को बहुत डिस्टर्बिंग लगता था। इसलिए उसने सोच रखा था कि अगर फ्यूचर में कभी उन दोनों का कोई बच्चा होता भी है, तो वो एक दूसरे से दूर ही रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी रहते हैं। एज अ फ्रेंड एक दूसरे की हमेशा रिस्पेक्ट और हेल्प करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर उसने जो फ्यूचर अपने लिए प्लान कर रखा था, उसमें कहीं कोई एक्साइटमेंट नहीं थी और स्पेशली प्यार तो बिल्कुल नहीं था। उसने अपना सिर झटकते हुए इन सारे ख्यालों से बाहर आने की कोशिश की। क्या क्या सोचे जा रहा है तो सिद्धार्थ, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। खुद को मन ही मन कोसते हुए सिद्धार्थ ने अपने लिए एक सिगरेट सुलगा ली। उसने अपना फोन निकाला और सोनल को एक वॉइस मैसेज भेज दिया। सोनल, क्या कर रही हो? घर वापस कब तक आओगी तुम? सिद्धार्थ ने चाहे जितने भी कंक्लूजन्स क्यों ना निकाले हो, लेकिन रोहित ने एक बात तो उसे एकदम सही कही थी। भले ही वो और सोनल एक दूसरे से प्यार ना करते हो, लेकिन फ्रेंड्स वाला रिलेशन तो था ही ना उनके बीच, और एक अच्छा फ्रेंड होने के नाते ही सही सिद्धार्थ कम से कम उसके दिए गए गिफ्ट के बदले एक ट्रीट तो उसे दे ही सकता था। लेकिन काफी देर तक वेट करने के बावजूद सोनल की तरफ से उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। अब उसने इरिटेशन में उसे दोबारा मैसेज किया। ऐसा भी कौन सा इंपॉर्टेंट काम कर रही हो तुम कि मेरे मैसेज का जवाब देने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास? डोंट टेल मी कि मनीष मल्होत्रा के साथ फैशन हब में तुम्हारी मीटिंग चल रही है। सिद्धार्थ ने इस बार उसे टॉन्ट करते हुए मैसेज किया, लेकिन अब भी सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने सीधे उसका नंबर डायल कर दिया। सोनल आज सुबह से ही फैशन हब में लगातार काम किए जा रही थी, यहाँ तक कि उसे अपने खाने पीने का भी होश नहीं था। अपना फोन भी वो अपने लॉकर में रखकर भूल गई थी। आज फैशन हब में क्लोथिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। यहाँ उसे सारे सेलिब्रिटीज से कपड़ों की डिजाइनिंग को लेकर उनकी ओपिनियन कलेक्ट करनी थी और फिर इन सारे ओपिनियंस को फैशन हब के डिजाइनर्स के पास पहुंचाना था। इन सबके अलावा उसे अपनी रेगुलर ड्यूटीज भी पूरी करनी थी। कुछ देर के लिए जब उसे वक्त मिला तो उसने एक टी ब्रेक ले लिया। जब वो चाय पीने के बाद सिंक में अपना कप धो रही थी, उसी टाइम साशा वहां पर आ गई। सोनल, तुम यहाँ पर हो? मैं अभी लॉकर रूम से ही आ रही हूँ। मुझे लगा तुम्हारा फोन कंटिन्यूअसली बज रहा है, तुम एक बार जाकर चेक क्यों नहीं कर लेती कि कौन तुम्हें बार बार कॉल कर रहा है? ओ, शायद मैं अपना फोन वहीं भूल आई हूँ। नेवर माइंड, काम खत्म होने के बाद देख लूंगी। सोनल ने उसे एक स्माइल देते हुए कहा, थैंक यू बताने के लिए। साशा ने कहा, इट्स ओके, मगर तुम्हारा फोन लगातार रिंग हो रहा है, हो सकता है कुछ अर्जेंट हो यार। ओके, मैं देख लेती हूँ। इतना कहकर सोनल ने अपना कप रखा और लॉकर रूम की तरफ बढ़ गई। सोनल ने जब लॉकर रूम में कदम रखा तो उसे भी कैबिनेट में से अपनी फोन की रिंगिंग टोन बजती हुई सुनाई दी। उसने जल्दी से कैबिनेट खोलकर अपना फोन बाहर निकाला। स्क्रीन पर सन की सुड्डू नाम देखते ही उसकी आंखें घबराहट से फैल गई। उसने जल्दी से कॉल रिसीव करके अपने फोन को कान से लगा लिया। हेलो सिद्धार्थ, अब तक सोनल को कम से कम 5 बार कॉल कर चुका था और इतनी बार कॉल करने के बावजूद सोनल के कोई रिस्पॉन्स ना देने के कारण अब तक उसका मूड पहले ही खराब हो चुका था। पहली 3 कॉल्स तक तो उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा था, लेकिन जब चौथी बार भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसे सोनल के ऊपर गुस्सा आने लगा। 5वीं बार कॉल करने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसने ये सोचकर एक बार और कॉल कर लिया कि अगर इस बार भी सोनल ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो अपना ये डिनर का आइडिया कैंसिल कर देगा। 5वीं बार जब सोनल ने फोन नहीं उठाया तो उसने गुस्से में अपना फोन सोफे पर फेंक दिया। 10 मिनट तक गुस्से में पूरे ऑफिस केबिन में गोल गोल चक्कर लगाने के बाद उसने एक बार तिरछी नजर से फोन की तरफ देखा। कुछ देर तक खुद को रोकने के बाद आखिरकार उसने एक बार फिर सोनल का नंबर डायल कर दिया। काफी देर तक रिंग होने के बाद सिद्धार्थ फिर से डिसअपॉइंट होने लगा था। वो फोन रखने ही जा रहा था कि अचानक कॉल रिसीव हो गया और दूसरी तरफ से सोनल की आवाज आई। सिद्धार्थ को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सोनल इस बार कॉल रिसीव कर लेगी। उसकी आवाज सुनकर बिना कुछ सोचे समझे वो गुस्से में चिल्लाया, कहाँ थी तुम इतनी देर से? तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया है? सोनल को उसके ऐसे ही रिएक्शन की उम्मीद भी थी। उसने उसके गुस्से को इग्नोर करते हुए कहा, अब सॉरी सिद्धार्थ, मैं काम में बिजी थी और मेरा फोन भी यहाँ लॉकर रूम में ही रह गया था, सो बस इसलिए। बिजी? ऐसा भी क्या काम करवा रहे हैं वो लोग तुमसे? सिर्फ 6000 की सैलरी के लिए पूरा दिन कैसे काम करवा सकते हैं वो लोग तुमसे? सिद्धार्थ ने अब और भी ज्यादा परेशानी और गुस्से में भरते हुए कहा। सोनल इस टॉपिक पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं थी। वैसे भी सिद्धार्थ अपनी जगह सही था, सो उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, तुम मुझे इतनी देर से कॉल क्यों कर रहे थे? कुछ इंपॉर्टेंट काम था? अचानक उसका सवाल सुनकर सिद्धार्थ स्पीचलेस हो गया था। इतनी देर से वो उसे डिनर पर ले जाने के लिए इतनी प्लानिंग कर रहा था, लेकिन सोनल से इस बारे में बात करने का टाइम आया तो उसके मुंह से घबराहट के कारण एक भी वर्ड नहीं निकल रहा था। वो मैं पूछ रहा था कि सिद्धार्थ ने हकलाते हुए बोलना शुरू किया। हाँ, मैं सुन रही हूँ सिद्धार्थ। सोनल ने ध्यान से उसकी बात सुनने की कोशिश करते हुए कहा, मैं पूछ रहा था कि तुमने मेरे व्हाइट वाले सॉक्स कहाँ पर रखे हैं? कब से खोज रहा हूँ मैं। घबराहट में सिद्धार्थ के मुंह से कुछ और ही निकल गया। सिद्धार्थ ने झल्लाते हुए अगले ही पल अपना हाथ टेबल पर दे मारा। डैम इट, क्या बोल रहा है तू सिद्धार्थ? वो पूछ जिसके लिए तूने कॉल किया है। मन ही मन वो खुद को डांट रहा था। सोनल उसकी बात सुनकर बुरी तरह चौंक गई थी। व्हाइट सॉक्स?
कौन से व्हाइट सॉक्स की बात कर रहे हो तुम सिद्धार्थ? तुम इस वक्त घर पर क्या कर रहे हो? बाय द वे, जिस ड्रॉर में तुम अपनी वॉचेस और नेकटाई रखते हो ना, उसके ठीक नीचे वाले ड्रॉर में तुम्हारे सारे सॉक्स रखे हुए हैं। प्लीज खुद से ले लो ना। अब ओके, मैं ले लूंगा, सिद्धार्थ ने थोड़ी बुझी हुई आवाज में कहा। तो मैं फोन रखूं? एक्चुअली आज यहाँ काम बहुत ज्यादा है। बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे डिनर टाइम से पहले आ जाऊंगी। अगर तुम्हें कुछ स्पेशल खाना है तो मुझे मैसेज कर देना। यहाँ काम खत्म होने के बाद मैं घर आकर बना दूंगी। ओके, सिद्धार्थ ने फिर से बुझी हुई आवाज में कहा। ओके बाय कहते हुए सोनल ने अपने फोन को कान से अलग किया और कॉल डिस्कनेक्ट करने ही जा रही थी कि दूसरी तरफ से सिद्धार्थ एकदम से पैनिक होकर चिल्लाया, हे रुको, फोन मत काटना। क्या हुआ सिद्धार्थ? सोनल ने वापस फोन अपने कान से लगाते हुए पूछा। आज डिनर के लिए बाहर चलते हैं ना? सिद्धार्थ ने एक ही सांस में बिना सोचे समझे कह दिया, मगर इसके साथ ही उसने अपनी आंखें और मुट्ठियां कसकर बंद कर ली थी। क्या कहा तुमने? हाँ, सोनल भी उसकी बात सुनकर सरप्राइज हो गई थी। मेरा मतलब है कि इतना सारा काम करने के बाद तुम भी थक जाओगी तो घर आकर खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम आज बाहर चलकर साथ में डिनर करते हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? सोनल को उसकी बात सुनकर ऐसा शॉक लगा था कि वो उसे जवाब देना भी भूल गई थी। पायल इस वक्त एक कैफे में कॉर्नर वाली टेबल पर बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। उसने अपनी आंखों पर बड़ी से सनग्लासेस चढ़ा रखी थी। हर थोड़ी देर में बेचैनी से वो अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डालती और फिर कैफे के एंट्रेंस की तरफ देखने लगती। कैफे में इस वक्त एक म्यूजिशियन बैठा पियानो पर बहुत ही खूबसूरत धुन प्ले कर रहा था। कैफे में मौजूद बाकी लोग बड़े ध्यान से म्यूजिक सुन रहे थे, मगर पायल इस वक्त इतनी परेशान थी कि उसे म्यूजिक भी जैसे सुना ही नहीं दे रहा था। वो काफी देर से वहां पर किसी का वेट करते करते शायद उकता गई थी। इतनी देर में वो करीब 3 कप कॉफी पी चुकी थी। अब इससे ज्यादा कॉफी पीने की उसकी जरा सी भी हिम्मत नहीं थी। उसने एक बार फिर से अपने रिस्ट वॉच पर नजर डाली। 3:30 बज चुके थे। पायल यहाँ पिछले 2 घंटे से बैठी हुई थी। अब उसका पेशेंस खत्म होने लगा था। सो उसने अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल कर दिया। किंजल, कहाँ हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे दोपहर 1 बजे कैफे में मिलूंगी। तुम अब तक आई क्यों नहीं? कॉल रिसीव होते ही पायल ने परेशानी से भरी आवाज में पूछा। ओह सॉरी, आई फॉरगॉट। किंजल ने एकदम आराम से जवाब दिया। व्हाट यू मीन कि तुम भूल गई? मैं यहाँ पिछले 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। पायल ने चौंकते हुए कहा। मुझे अचानक से याद आ गया कि तुमसे मिलने से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है मेरे पास, सो आज मैं नहीं आ सकती। किंजल ने सपाट लहजे में उसे जवाब दे दिया। उसकी बात सुनकर पायल का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। पिछले 2 घंटे से वो यहाँ कैफे में अकेली बैठी बेवकूफों की तरह किंजल का वेट कर रही थी और वो उसे अब बता रही थी कि वो उससे आज मिलने नहीं आ सकती है। अगर उसे आना ही नहीं था तो उसने उसे मिलने के लिए बुलाया ही क्यों? पायल का मन हो रहा था कि वो किंजल को इसी वक्त दुनिया भर की सारी लेटेस्ट गालियां सुना दे, लेकिन फिलहाल जो उसकी सिचुएशन थी उसमें किंजल को उसकी नहीं बल्कि उसे किंजल की जरूरत थी। सो उसने किसी तरह अपने गुस्से को काबू में किया और अपनी आवाज में स्वीटनेस खोती हुई बोली, ओह ऐसी बात है, इट्स ओके, हम फिर कभी बाद में बात कर लेंगे। हाँ, एक्चुअली जो बात मैं तुमसे करना चाहती हूँ वो फोन पर करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम मिलकर बात करें तो सारी बातें अच्छी तरह क्लियर हो पाएंगी। मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच ऐसी कोई भी बात है जो अनक्लियर हो। देखी है मैंने भी न्यूज। तुम्हें अब अपने फ्यूचर की फिक्र हो रही होगी ना, बट यू डोंट वरी, किंजल कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटती। मैंने जो कहा है उसे पूरा भी करूंगी। किंजल की बात सुनकर पायल थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। थैंक यू किंजल, तुम्हारी बात सुनकर मेरी टेंशन थोड़ी खत्म हो गई है। पायल ने अब थोड़ा स्माइल करते हुए कहा, लेकिन किंजल को उससे बात करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। उसने लापरवाही से जवाब दे दिया। ओके, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। पायल ने जब देखा कि वो कॉल डिस्कनेक्ट करने वाली है तो उसने जल्दी से कहा, किंजल मैं मानती हूँ कि लास्ट टाइम हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, बट आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम सब सही होगा। तुम अब भी मेरी हेल्प कर रही हो, राइट? मगर उसकी बात सुनकर किंजल थोड़ी इरिटेट होने लगी थी। उसने पायल का मजाक उड़ाने वाले अंदाज में जवाब दिया, ओह रियली, देन गो अहेड विद योर प्लान्स। किसने तुम्हें रोका है? इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। पायल ने एक बार अपने फोन की तरफ देखा और फिर गुस्से में अपना फोन टेबल पर पटक दिया। डैम इट, अभी टाइम मेरा ही खराब चल रहा है, तभी इस कथी को सिर पर बिठाना पड़ रहा है मुझे। एक बार सब ठीक हो जाए ना, फिर इस किंजल से भी गिन गिन कर सारा हिसाब चुकाऊंगी मैं। उसने अपना हैंडबैग और फोन उठाया और वहां से निकलने ही वाली थी कि एक बार फिर से उसका फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और बुरी तरह चौंक गई। पायल कैफे से निकलकर सीधे मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास पहुंच गई। चेयरमैन ऑफिस का डोर ओपन कर तेजी से अंदर आते हुए उसने पूछा, डैड व्हाट्स गोइंग ऑन? ऐसा भी क्या हो गया है कि आपने मुझे अर्जेंटली यहाँ बुलाया है? कुंदन लाल मेहता इस वक्त अपने ऑफिस में परेशानी से इधर उधर टहल रहा था। उसके हाथ में एक सिगरेट थी जो लगभग आधी खत्म हो चुकी थी। चेहरे पर टेंशन साफ साफ नजर आ रही थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो पायल से नाराज था, लेकिन आखिरकार वो उसकी बेटी थी। कोई भी बाप अपनी इकलौती बेटी से कितने वक्त तक नाराज रह सकता है? और फिर मुसीबत की इस घड़ी में पायल के अलावा उसे और किसी से कोई उम्मीद भी नहीं थी। शायद इसलिए पायल को अपने ऑफिस केबिन में आते देखकर उसके चेहरे पर एक चमक आ गई थी। पायल बेटा, आ गई तुम? उसने कुछ लड़खड़ाई हुई सी आवाज में कहा। यस डैड, अब आप प्लीज बताएंगे मुझे कि बात क्या है? आपने मुझसे फोन पर कहा था कि यहाँ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या कंपनी के फंड से रिलेटेड और भी कोई नया इशू खड़ा हो गया है? पायल ने वहीं कुंदन के ऑफिस चेयर के ठीक सामने बैठते हुए पूछा। नहीं पायल, इस बार उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। कुंदन ने परेशानी से एक गहरी सांस लेते हुए कहा। कुंदन की बात सुनकर पायल की धड़कनें बढ़ गई थी। जब से सोनल के पेरेंट्स की डेथ हुई थी तब से लगातार उसके डैड ही इस कंपनी को संभाल रहे थे। मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को संभालते हुए कुंदन लाल मेहता को 10 साल से भी कहीं ज्यादा समय बीत चुका था, लेकिन इतने सालों में उसने कभी भी कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नलिनी या पायल के साथ शेयर नहीं की थी। इन सारी बातों को वो हमेशा खुद तक ही रखा करता था। ऐसे में आज अगर उसने ये बात पायल को बताने के लिए यहाँ ऑफिस में बुलाया था, उसका सीधा मतलब यही निकलता था कि प्रॉब्लम हद से ज्यादा बड़ी है। क्या बात है डैड, कहीं सिद्धार्थ ने फिर से कोई नई मुश्किल तो नहीं खड़ी कर दी या फिर बैंक ने हमारे लोन की रिक्वेस्ट ठुकरा दी? हाँ,
पायल ने पैनिक होते हुए पूछा। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुंदन ने अपने लिए एक दूसरी सिगरेट जलाते हुए कहा। तो फिर क्या बात है? ओह गॉड, क्या हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है डैड? हाँ, पायल ने फिर से घबराते हुए पूछा। लेकिन अपने डैड के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट देखकर उसे समझ आ गया था कि ये सारी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए उन्होंने उसे वहां नहीं बुलाया है। लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही थी जैसे पिछले कुछ दिनों से नलिनी कर रही थी। शायद इसी वजह से कुंदन को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी। ऑब्वियसली वो उससे नलिनी से ज्यादा मैच्योरिटी की उम्मीद करता था, लेकिन पायल इससे आगे और कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओनरशिप अपने नाम करने के लिए उन लोगों ने सालों तक इंतजार किया था। अब जाकर उनका ये सपना पूरा हुआ था। लेकिन अभी उन्हें स्टेटस एंजॉय करते हुए मुश्किल से 3 महीने हुए थे और कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार पर आ गई थी। अगर आगे ऐसा हो गया तो क्या करेगी वो? ये सोचकर ही पायल के माथे पर पसीना आने लगा था। जेनी ने उसे साफ साफ कह दिया था कि फिलहाल वो उसके लिए कोई भी स्क्रिप्ट अरेंज नहीं कर पाएगी। अपने रनिंग शो से बाहर हो जाने का उसकी इमेज पर ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था कि जिन जिन कमर्शियल्स में उसने काम किया था वो भी मार्केट से बाहर हो गए थे। तो बेसिकली अब उसके पास अर्निंग का कोई दूसरा सोर्स भी नहीं बचा था। अब अगर उनकी आखिरी उम्मीद ये कंपनी भी डूब गई तो वो सब पूरी तरह सड़क पर आ जाएंगे। कुंदन लाल मेहता ने अपना सिर पकड़ते हुए परेशान आवाज में कहा, अच्छा ही होगा अगर कंपनी सीधे सीधे बंद हो जाए। न जाने क्यों मुझे कभी कभी लगता है कि ये सारी चीजें हमारे लिए बनी ही नहीं थी। हमने जबरदस्ती इन सब पर अपना हक जताकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक अच्छी लग्जूरियस लाइफ, नाम, पैसा, स्टेटस किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके लिए बहुत सारी कीमतें भी चुकानी पड़ती हैं। अगर कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाती है तो भी इतने सालों में मैंने इतने लोगों के साथ अपने कनेक्शंस बना लिए हैं कि जब चाहूं बिजनेस में आ सकता हूं। और फिर नमम भी तो है। फिर क्या बात है डैड, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? पायल ने फिक्र जताते हुए पूछा। कुंदन ने अब एक गहरी सांस लेकर दूसरी तरफ देखते हुए जवाब दिया, मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले कई सालों से ब्रिटेन की एक कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है, लेकिन अब वो कंपनी हमारे ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहती है। उनका कहना है कि हमने अपने कपड़ों में उन केमिकल्स का इस्तेमाल किया है जिन्हें गवर्नमेंट कई सालों पहले ही बंद कर चुकी है। क्या? पायल ने शॉक्ड होते हुए कुंदन की तरफ देखा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है डैड? क्लॉथ्स की फैब्रिक बनाने से लेकर उनकी डिजाइनिंग तक पूरा काम हमारी खुद की फैक्ट्री में होता है। आई एम श्योर उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जयंत लाल मेहता ने जब मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज की शुरुआत की थी उस वक्त उनके पास कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं थी। उन्होंने टेलर शॉप्स की मदद से अपना काम शुरू किया था, लेकिन बाद में अपनी मेहनत से अपने बिजनेस का दायरा बढ़ाना शुरू किया और अपनी एक अच्छी खासी कंपनी खड़ी की। धीरे धीरे जब उनके क्लॉथ्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी तब क्लॉथ की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए और एक्सपेंसेस को घटाने के लिए उन्होंने खुद की फैक्ट्री लगाई। उनकी फैक्ट्री में बनने वाला फैब्रिक सबसे सुपीरियर क्वालिटी का होता था। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज की मार्केट में एक अच्छी खासी रेपुटेशन थी। आखिर कैसे उनकी पार्टनर कंपनी उनके ऊपर ऐसा कोई इल्जाम लगा सकती थी? कुंदन लाल मेहता को पायल से कुछ भी छिपाना सही नहीं लगा और उसने सिर झुकाए हुए उसे जवाब दिया, हाँ, हमारी फैक्ट्री में उन केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है जो बैन हो चुके हैं। कुछ सालों पहले जब मैंने कंपनी को संभालना शुरू किया था तो मैंने नोटिस किया कि प्रोडक्शन में कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी। इस वजह से कुछ फैब्रिक्स के प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने इस बारे में कंपनी के मैनेजर से बात की। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग उन सस्ते केमिकल्स का यूज प्रोडक्शन में करेंगे। हमने इसे लेकर पूरी सेफ्टी से काम किया ताकि ये केमिकल किसी की भी पकड़ में ना आए। उसी टाइम हमें इस ब्रिटिश कंपनी की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला, इसके लिए हमें एडवांस में काफी सारी तैयारियां करनी पड़ी थी। ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले क्लॉथ की टेस्टिंग होनी थी। हमने कंपनी के उस ऑफिसर को खरीद लिया जिसे हमारी क्लॉथ के इन्वेस्टिगेशन का काम दिया गया था। उसने क्लॉथ की टेस्टिंग रिपोर्ट्स हमारे फेवर में बनाई। हमने ब्रिटिश कंपनी के उस ऑफिसर को भी खरीद लिया था जिसके हिस्से में ये पूरी डील थी। इसके बाद मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इस ब्रिटिश कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लिया और इतने सालों से हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। न जाने इस बार कैसे उन्होंने प्रोजेक्ट की टेस्टिंग रिपोर्ट्स नेगेटिव दे दी है और हमें फ्रॉड के केस में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं। इतना सब जानने के बाद पायल को कंपनी से ज्यादा फिक्र अपने डैड की हो रही थी। डैड, अगर उन्होंने सचमुच आपके ऊपर केस कर दिया तो क्या होगा? हाँ? उसने घबराहट से भरी आवाज में पूछा। कुंदन के चेहरे पर परेशानी से भरी एक स्माइल आ गई। हमारी गवर्नमेंट ने ये सारे केमिकल्स सालों पहले बैन कर दिए थे, लेकिन मैं अभी भी उनका यूज कर रहा हूँ। अगर हमारे ऊपर केस होता है तो हमें इस फ्रॉड के लिए ब्रिटिश कंपनी को कॉम्पेंसेशन के तौर पर एक भारी अमाउंट देना पड़ेगा और मुझे, कहते हुए कुंदन लाल मेहता की आवाज लड़खड़ाने लगी थी। डैड, आपके साथ क्या होगा? हाँ? पायल ने अब पैनिक होते हुए पूछा। मुझे शायद अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता डैड। पायल ने घबराकर अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। उसने कुंदन के पास आकर उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, डैड प्लीज, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए डैड। हम मिलकर इस प्रॉब्लम का सलूशन जरूर निकालेंगे। आपने खुद कहा था ना कि आपके बिजनेस फील्ड में बहुत सारे कनेक्शंस हैं और फिर मैं हूं ना, मैं नमन के साथ मिलकर इसका कोई सलूशन निकालती हूँ। प्लीज डोंट वरी डैड, मैं आज ही नमन से इस बारे में बात करूंगी, ओके? कहकर पायल ने तुरंत अपना फोन निकालकर नमन का नंबर डायल कर दिया। लेकिन पायल की बातों से कुंदन लाल मेहता को शायद कुछ खास उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। वो अब भी उसी तरह परेशानी की हालत में सिर झुकाए बैठा हुआ था। सोनल इस वक्त उस रेस्टोरेंट के सामने खड़ी थी जहां सिद्धार्थ ने उसे बुलाया था। आज पहली बार सिद्धार्थ ने उसे अपने साथ बाहर डिनर के लिए बुलाया था। इस बात से सोनल जितनी खुश थी उससे कहीं ज्यादा वो इस वक्त नर्वस फील कर रही थी। सिद्धार्थ ने जब उसे कॉल करके बताया कि वो आज उसके साथ बाहर डिनर करना चाहता है तो उसका तो जैसे ब्रेन ही फ्रीज हो गया था। इसके आगे उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि सिद्धार्थ ने उसे रेस्टोरेंट का एड्रेस भेज दिया था। शादी के बाद ये फर्स्ट टाइम था जब वो दोनों ऐसे किसी डिनर डेट के लिए जा रहे थे। हाँ, इससे पहले भी वो सिद्धार्थ के साथ कई बार बाहर डिनर कर चुकी थी, लेकिन तब हर बार कोई ना कोई उनके साथ होता था। बट दिस टाइम इट्स डिफरेंट।
सोनल इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। उसका मन तो हो रहा था कि फैशन हब में अपना काम खत्म करने के बाद वो घर जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर ले, लेकिन इसके लिए उसके पास वक्त ही नहीं था। सिद्धार्थ को ज्यादा वेट ना करना पड़े, इसलिए आज पहली बार उसने इतनी छोटी सी दूरी के लिए टैक्सी तक ले ली। और अब फाइनली वो उस रेस्टोरेंट की लॉबी में खड़ी थी जहाँ का एड्रेस सिद्धार्थ ने उसे मैसेज किया था। तो वो जल्दी से वहाँ लगे एक शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने लंबे बालों में हाथ फिराते हुए उन्हें जल्दी से ठीक किया और एक बार उसने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। सब ठीक ठाक देखकर उसने एक डीप ब्रेथ लेते हुए खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की और तुरंत लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। सिद्धार्थ ने उसे जिस रेस्टोरेंट में बुलाया था वो इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर था। अभी शाम के सिर्फ 6 बजे थे, इस वजह से वहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। 3rd फ्लोर पर पहुंचकर सोनल ने जैसे ही डाइनिंग रूम में कदम रखा, उसकी नजर विंडो के पास वाली सीट पर बैठे सिद्धार्थ के ऊपर पड़ी। सिद्धार्थ इस वक्त एकदम कंफर्टेबल होकर चेयर के ऊपर बैठा खिड़की के बाहर एकटक देख रहा था। शायद किसी सोच में डूबा हुआ था। उसका एक हाथ चेयर की बैक पर और दूसरा हाथ टेबल पर था, जिसमें इस वक्त एक सिगरेट थी जो लगभग खत्म हो चुकी थी। शाम के ढलते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी। इस वक्त वो इतना हैंडसम नजर आ रहा था कि सोनल के कदम अपनी ही जगह पर जम गए थे। उसे ऐसे ही डाइनिंग रूम के दरवाजे के पास खड़ा देखकर एक वेटर उसके पास आया। May I help you? उसने बड़ी ही शालीन अंदाज में सोनल से पूछा। Do you have any reservation? हाँ, मैं बस वहीं जा रही थी। उसकी आवाज सुनकर सोनल अपने ख्यालों से बाहर आई और तुरंत सिद्धार्थ की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अभी भी परेशान था। वो अब भी इस कंफ्यूजन में था कि उसने सोनल को यहाँ बुलाकर सही किया या नहीं। ना जाने क्यों उसने उस स्टूपिड रोहित की सजेशन मान ली। सोनल को कॉल करके डिनर के लिए बुलाने के बाद वो खुद सीधा यहाँ इस रेस्टोरेंट में चला आया था। शुरू में तो सब ठीक था और वो आराम से वहाँ पर बैठा सोनल का वेट कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वो नर्वस होने लगा। कल वाले इंसिडेंट के बाद ये फर्स्ट टाइम उसका सोनल से आमना सामना होने वाला था। इस वजह से वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। अगर सोनल ने वापस उसका मजाक उड़ाया तो सोनल ने जब कल रात उससे सारी नाराजगी भुलाकर वापस फ्रेंडशिप करने की बात कही थी तो उसने थोड़ा सा एटीट्यूड जरूर दिखाया था, लेकिन उसने बास्केट में भरकर जो खाना उसके पास पहुंचाया था उसे खाने के बाद वो इमोशनल होने लगा था। सिद्धार्थ कभी किसी लड़की के सामने नर्वस नहीं होता था। इसकी एक वजह यह भी थी कि लड़कियां खुद ही उसकी अटेंशन पाने की कोशिश करती रहती थी, मगर सोनल उन सबसे अलग थी। और शायद यही वजह थी कि उसके सामने आते ही सिद्धार्थ के सारे लॉजिक और एटीट्यूड बेकार हो जाते थे। अगर देखा जाए तो कल जो कुछ भी हुआ था उसमें सोनल की कहीं कोई गलती नहीं थी। सिद्धार्थ ने बेवजह ही उसके ऊपर गुस्सा किया था, फिर भी उसने इतनी मेहनत से उसके लिए खाना पहुंचाया। गलती ना होने के बावजूद भी सोनल ने ही उससे माफी मांगी थी। ये सोचकर सिद्धार्थ अपने बिहेवियर पर थोड़ा शर्मिंदा भी था। किसी वजह से उसने कल रात को सोनल की गिफ्ट की हुई शर्ट को अच्छे से हैंगर में लटकाकर उसे अपने वार्डरोब में टांग दिया था। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, मगर शायद इतने से उसका गिल्ट कम नहीं हुआ। सो खाना खाने के बाद उसने अपने जूठे बर्तन भी खुद ही धोकर रख दिए। वापस आकर उसने सोने की कोशिश की, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। किसी तरह करवटें बदलते हुए उसने पूरी रात काट दी। सुबह 4 बजे ही उसकी आंख खुल गई थी। 1 घंटे तक बेड पर लेटे लेटे वो छत को देखता रहा। वो अब भी इसी उलझन में था कि अभी सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर वो सोनल का सामना कैसे करेगा। आखिर में उसे रहा नहीं गया। वक्त से पहले ही उठकर वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचकर रिसेप्शन के पास से गुजरते हुए उसकी नजर 2 लड़कियों के ऊपर पड़ी। उसकी प्रेजेंस से बेखबर वो दोनों लड़कियां अपनी ही बातों में लगी हुई थी। ये ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है, कब खरीदी तूने? पहली लड़की ने पूछा। इस पर दूसरी लड़की ने शर्माते हुए जवाब दिया, ये मैंने नहीं खरीदी, ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया। वो जब अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए आउट ऑफ टाउन गया था ना, तो वहां से मेरे लिए ये वाली ड्रेस लेकर आया। उसे शर्माते देखकर पहली लड़की को भी हंसी आ गई। सो स्वीट, कितना अच्छा बॉयफ्रेंड है तेरा, मुझे भी अपने लिए एक ऐसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए। उन दोनों लड़कियों की बात सुनकर सिद्धार्थ के कदम वहीं रुक गए थे। पहले तो वो उनकी बात सुनकर चौंक गया था, मगर फिर उसने खुद से ही कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे पास भी नए कपड़े हैं। इतनी देर में रिसेप्शनिस्ट की नजर सिद्धार्थ पर पड़ चुकी थी। उसने जल्दी से खड़े होते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखकर बस अपना सिर हिला दिया। फिर उसने एक नजर दूसरी लड़की की तरफ डाली जिसने इस वक्त वो न्यू ड्रेस पहन रखी थी। उसकी ड्रेस को देखते हुए सिद्धार्थ ने मन ही मन कहा, एकदम बकवास स्टाइल है, फैशन का कोई सेंस ही नहीं है, ना इसे ना इसके बॉयफ्रेंड को। कपड़े का टेक्सचर भी कुछ खास नहीं लग रहा है। मेरी न्यू शर्ट इसकी न्यू ड्रेस से कहीं ज्यादा अच्छी है। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद उसका चेहरा अचानक खुशी से भर गया था। खुशी से बड़े बड़े कदम लेते हुए वो सीईओ स्पेशल एलिवेटर की तरफ बढ़ गया। एलिवेटर से ऊपर जाते टाइम वो बहुत खुश था कि सोनल उसके लिए सबसे अच्छी शर्ट लेकर आई थी। लेकिन जब उसे उस लड़की की कही बात याद आई ना कि उसे ये शर्ट उसके बॉयफ्रेंड ने दी है, तो उसकी सारी खुशी एक ही पल में गायब हो गई और उसकी जगह एक उलझन ने ले ली। आखिर सोनल ने उसके लिए शर्ट क्यों खरीदी? तो क्या सोनल के मन में भी उसके लिए कोई फीलिंग्स हैं? सोच सोचकर अब सिद्धार्थ परेशान हो चुका था। उसने धीरे धीरे आसमान के दूसरे छोर की तरफ ढलते हुए सूरज की तरफ एक नजर डाली और फिर अपनी रिस्ट वॉच की तरफ देखा। 6 बजने वाले थे। सोनल अभी भी रास्ते में ही होगी, अभी भी वक्त है। अगर वो जाना चाहे तो अभी भी यहाँ से जा सकता है। और फिर वो अपने इस थॉट पर पूरी तरह कन्विंस भी हो गया। उसने उसी वक्त उस रेस्टोरेंट से निकल जाने का फैसला कर लिया। अपने हाथों में बची हुई सिगरेट को उसने एशट्रे में डाला और जाने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ उसे सोनल की आवाज सुनाई दी, आई एम सॉरी सिद्धार्थ, वो आजकल फैशन हब में बहुत ज्यादा काम है ना, तो बस इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। सिद्धार्थ उसकी आवाज सुनकर एकदम से शॉक्ड हो गया था। उसने ही सोनल की तरफ देखा, वो थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। अब इट्स ओके, उसने खुद को संभालते हुए कहा। अब वो चाह कर भी वहां से नहीं जा सकता था। तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? सोनल ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, मगर सिद्धार्थ बिना कोई जवाब दिए चुपचाप वापस अपनी जगह पर बैठ गया। सोनल को अपने सामने खड़ी देखकर वो थोड़ा टेंशन में आ गया था। डैम इट, उसे पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए था। अब कैसे वो उसका सामना कर पाएगा?
अचानक उसका ध्यान सोनल पर गया, जो अब तक वहीं पर खड़ी होकर चुपचाप उसी की तरफ देख रही थी। अब तुम अब तक खड़ी क्यों हो? कम ऑन, सिट डाउन। सिद्धार्थ ने उसे बैठने का इशारा किया। सोनल तुरंत जाकर सिद्धार्थ के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। सिद्धार्थ के चेहरे को देखते हुए उसे उसका मूड थोड़ा खराब लग रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि शायद सिद्धार्थ को उसका कुछ ज्यादा ही वेट करना पड़ा है, इसलिए तो उसका मूड ऑफ लग रहा है। उसने हिचकिचाते हुए एक बार फिर से कहा, सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से वेट करना पड़ा। अभी तो रश आवर भी नहीं है, फिर भी ना जाने क्यों इतना ट्रैफिक जाम हो गया था। ट्रैफिक जाम में फंसने की वजह से मुझे देर हो गई। सिद्धार्थ ने उसकी बात सुनते हुए एक बार तिरछी नजर से उसकी तरफ देखा। अब तक उसे यकीन हो गया था कि सोनल कल की बात को लेकर उसका मजाक बिल्कुल नहीं बनाने वाली है, और ये देखकर फाइनली उसने राहत की सांस ली। इसी के साथ ही वो वापस अपने पहले वाला एटीट्यूड में भी आ गया। ट्रैफिक जाम, तुम बस से यहाँ तक आई हो? हाँ, सिद्धार्थ ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। नहीं, वो टैक्सी ली थी मैंने, सोनल ने जवाब दिया। ओह ओके, सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मगर इसी के साथ उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत सोनल की तरफ देखते हुए कहा, गराज में इतनी सारी गाड़ियां पड़ी हैं, तुम उनमें से कोई भी अपने साथ लेकर जा सकते हो, तुम्हें ऐसे टैक्सी या बस में ट्रैवल करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मुझे ड्राइव करना नहीं आता, सोनल ने थोड़ी एम्बैरेसमेंट के साथ नीचे की तरफ देखते हुए जवाब दिया। व्हाट? सिद्धार्थ ने सरप्राइज्ड होते हुए उसकी तरफ देखा। तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती है? प्लीज डोंट टेल मी कि तुम अभी भी अंडर 18 हो। इतनी छोटी सी चीज अगर तुम खुद से नहीं कर सकती हो तो और क्या करोगी? सोनल का मन हो रहा था कि उसी टेबल के नीचे अपना चेहरा छिपा ले। वो पहले से ही नर्वस थी और अब सिद्धार्थ की बातें सुनकर उसके गाल बिल्कुल लाल हो गए थे। दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने जब उसकी हालत देखी तो वो भी स्पीचलेस हो गया था। इससे पहले कि वो वापस अपना होश खो बैठता, उसने हड़बड़ाते हुए अपना ध्यान उसके चेहरे पर से हटाया और तुरंत मेन्यू अपने हाथ में उठाते हुए बोला, ओके नेवर माइंड, बोलो क्या खाओगी? सोनल ने अपनी चारों तरफ एक नजर डाली। ये एक फ्रेंच स्टाइल का वेस्टर्न रेस्टोरेंट था। यहाँ कोई रिकॉर्डेड म्यूजिक बजाने के बजाय डाइनिंग एरिया में एक छोटे से बैंड की लाइव परफॉर्मेंस हो रही थी। आसपास और भी कपल्स बैठे नजर आ रही थी, लेकिन वहाँ शोर ना के बराबर था। सोनल ऐसी जगहों पर बेहद कम जाया करती थी, इस वजह से उसे मेन्यू के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था। स्पेशली जब उसने देखा कि मेन्यू हिंदी या इंग्लिश में होने के बजाय फ्रेंच में है, तो उसका दिमाग पहले ही ब्लैंक हो गया था। अगर सिद्धार्थ को पता चल गया कि वो खुद से अपने लिए खाना तक ऑर्डर नहीं कर पा रही है, तो ना जाने वो इस बार कैसे रिएक्ट करेगा। उसने मेन्यू उठाकर उसे उलट पलट कर देखा और ऐसी दो डिशेस की तरफ पॉइंट किया जिनके नाम उसे पढ़ने में थोड़ी इजी लग रहे थे। सिद्धार्थ ने उन दोनों डिशेस की तरफ देखा और फिर हैरानी से सोनल की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने को कहा था, तुमने तो बस 2 बॉटल्स रेड वाइन ऑर्डर की है। उसकी बात सुनकर सोनल का मन हो रहा था कि अपना सिर पीट ले, मतलब उसकी चूज की हुई एक डिश गलत निकलती तो फिर भी ठीक था, मगर यहाँ तो दोनों ही वाइन निकल गई थी। वो वाइन पीती नहीं थी, मगर अब उसके इस ऑर्डर के बाद कहीं सिद्धार्थ उसे फुल पियक्कड़ ना समझने लग जाए। उसने चुपके से एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा, लेकिन वो चुपचाप मेन्यू देख रहा था। 2 मिनट तक मेन्यू देखने के बाद वो सीधे वेटर की तरफ मुड़ा और बोला, स्टीक फ्राइज, चिकन कॉन्फ्लेट, ऑनियन सूप, सैफरन रिसोटो विद फॉरेस्ट मशरूम, चिकन स्टीक, फ्राइड लोटस पाई। इतना कहने के बाद एक पल को रुकते हुए उसने सोनल की तरफ अपनी नजरें घुमाई और पूछा, तुम्हें कुछ और चाहिए? सोनल तो उसे अब तक हैरानी से मुंह फाड़े इतनी सारी डिशेस के नाम बोलते हुए देख रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ ने उसके लिए भी खाना ऑर्डर कर दिया है, तो उसने तुरंत नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, इतना सब बहुत है, तुम्हारी अगर कोई फेवरेट डिजर्ट है तो ऑर्डर कर सकती हो। सिद्धार्थ ने एक बार और उससे पूछा, मगर सोनल के अंदर अब दोबारा उसी मेन्यू में लिखे एलियन लैंग्वेज को पढ़ने की हिम्मत नहीं थी। ना जाने इस बार वो क्या ऑर्डर कर देगी, सो उसने तुरंत मना कर दिया। ओके, 1 एप्पल पाई और आइसक्रीम भी साथ में ले आइएगा। सिद्धार्थ ने वापस वेटर की तरफ मुड़ते हुए मेन्यू उसके हाथ में थमा दिया। उस वेटर की जाती ही सोनल की जान में जान आई और उसने अब अपनी नजरें डूबते हुए सूरज के ऊपर जमा दी थी। उस विंडो सीट के पास बैठे हुए सोनल और सिद्धार्थ बाहर एक खूबसूरत शाम को ढलते हुए देख रही थी। एक बार अपने सामने टेबल पर बड़ी ही खूबसूरती से सजाए हुए डिशेस की तरफ देखा। उनका प्रेजेंटेशन इतना बेहतरीन था कि सोनल को लग रहा था इसे खाने के बजाय फ्रेम करवाकर अपने घर में टांगना ज्यादा बेहतर होगा। सिद्धार्थ ने अभी तक उससे कोई बात नहीं की थी, लेकिन सोनल अब तक नर्वस फील कर रही थी। बार बार चोर नजरों से वो सिद्धार्थ को ही देख रही थी। सिद्धार्थ बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ था और अपनी प्लेट में रखे स्टेक को नाइफ और फोक की मदद से काट रहा था। ऐसी जगहों पर हमेशा आते रहने के कारण उसके टेबल मैनर्स एकदम परफेक्ट थे। वो अभी खाने के बजाय सिद्धार्थ को स्टेक के पीसेस करते हुए ही देख रही थी। सोनल ने भी हाथ में फोक और नाइफ उठाया और एक बार फिर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए अपनी प्लेट में पड़ी स्टेक को काटने की कोशिश की। सिद्धार्थ ने एक पीस उठाया और अपने मुंह में डालने ही वाला था कि उसकी नजर सोनल के ऊपर चली गई, जो अब तक उसे ही देखे जा रही थी। खाते हुए एकदम से सिद्धार्थ के हाथ रुक गए। उसने उसकी प्लेट की तरफ नजर डाली जिसमें सब कुछ पहले की ही तरह रखा हुआ था। सोनल ने अब तक कुछ खाया ही नहीं था। क्या हुआ, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? उसने सवालिया नजरों से सोनल की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर सोनल जैसे होश में आई। उसकी धड़कन एकदम से तेज हो गई थी। घबराहट में उसने तुरंत अपनी प्लेट की तरफ नजरें झुकाते हुए तेजी से स्टेक कट करने की कोशिश की, मगर उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। नाइफ और फोक फिसलकर प्लेट से जा लगा और एक हल्की सी खट की आवाज आई। सोनल की यह हालत देखकर सिद्धार्थ को कुछ अजीब लगा। पहले भी उसने नोटिस किया था कि इतनी देर से वो अपना खाना खाने के बजाय उसी की तरफ देख रही थी। उसे लगा शायद सोनल को इस तरह फोक और नाइफ से खाने में प्रॉब्लम हो रही है और वो अपनी प्लेट उसके साथ एक्सचेंज करना चाहती है, जिसमें उसने चिकन स्टेक्स के फ्रेश पीसेस काट कर रखे हुए थे। उसने तुरंत अपनी नाइफ और फोक नीचे रखी और अपनी प्लेट के साथ उसकी प्लेट बदलते हुए कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे तुम्हें इसे खाने में प्रॉब्लम हो रही है? इसके बाद उसने फिर से अपनी प्लेट पर फोकस किया और वापस स्टेक्स के पीसेस काटने लगा। सोनल उसे चुपचाप ये सब करते हुए देखती रही।
उसने सिद्धार्थ की गलतफहमी दूर करने की कोशिश नहीं की और चुपचाप खाने लगी। वहां बैठे दूसरे लोगों की नजर में भले ही ये मजाक हो, लेकिन सोनल को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद ये पहली बार था जब किसी ने उसे इतने प्यार से खाना खिलाया था। सिद्धार्थ की ये छोटी सी बात उसके दिल की गहराइयों को छू गई थी। खाना यकीनन बहुत टेस्टी था, लेकिन सोनल को उसका कोई भी टेस्ट फील नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ की केयर ने उसके मन में ऐसा स्वाद भर दिया था ना कि उसके मन में इस 5 स्टार रेस्टोरेंट की सारी डिशेस का टेस्ट फीका लग रहा था। उसकी आंखों में नमी सी तैर गई थी। विमल अंकल के साथ प्रॉपर्टी की डीलिंग के दौरान जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद सोनल को समझ में आ गया था कि अगर वो अब भी केवल स्टडी पर ही अपना फोकस बनाए रखेगी तो डेफिनेटली जिंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएगी। उस दिन उसने खुद को हर रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने का डिसीजन लिया था, लेकिन आज सिद्धार्थ के साथ इस रेस्टोरेंट में आने के बाद उसे फील हो रहा था कि उसने अब तक कुछ भी नहीं सीखा है। सो खुद को हर तरह से बेहतर बनाने का, या यूं कही कि सिद्धार्थ के लायक बनाने का उसका इरादा आज और मजबूत हो गया था। सिद्धार्थ उसकी जैसी स्टूपिड लड़की बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, बल्कि उसकी जिंदगी में तो कोई ऐसी लड़की होनी चाहिए जो उसकी लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी से मैच करती हो। लेकिन अब उसके लिए देर हो चुकी थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने ऑलरेडी सोनल से शादी कर ली थी, जो कहीं से भी उसकी लाइफस्टाइल के साथ मैच नहीं करती थी। वो तो खुद से एक ढंग की डिश तक ऑर्डर नहीं कर पाई। स्टडी में अच्छे ग्रेड्स लाने और अच्छा खाना बनाने के अलावा उसे और आता ही क्या है। सोनल ये सब सोचकर मन ही मन थोड़ा उदास भी हो गई थी। अगर यही हाल रहा तो धीरे धीरे उन दोनों के बीच की परफेक्शन और इम्परफेक्शन वाली खाई ना और बड़ी होती जाएगी। सिद्धार्थ हर रोज थोड़ा और परफेक्ट होता चला जाएगा, लेकिन वो वहीं खड़ी रह जाएगी जहां वो पहले खड़ी थी। फिर क्या सिद्धार्थ उसकी तरफ देखना भी पसंद करेगा? और क्या वो खुद इसका सामना कर पाएगी? इतना सोचने के बाद उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ी फोक और नाइफ पर कस गया था। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। वो पहले से भी ज्यादा हार्ड वर्क करेगी। खुद को बेहतर नहीं, बेस्ट बनाना अब उसका गोल था। हर हाल में अब उसे खुद को सिद्धार्थ के लायक बनाना था। एक बार ये डिसीजन ले लेने के बाद अब वो थोड़ा बेटर फील कर रही थी। उसका ध्यान इस बार खाने की तरफ गया और उसकी स्मेल से ही उसे तेज भूख लगने लगी थी। इस बार उसने किसी चीज की परवाह नहीं की और अपना पूरा फोकस खाना खाने के ऊपर कर दिया। अपनी प्लेट का पूरा खाना खत्म करने के बाद सोनल अकेली ही सारी आइसक्रीम भी खा गई। सिद्धार्थ थोड़ी हैरानी से उसे खाते हुए देख रहा था। इतनी देर से तो वो कुछ खा ही नहीं रही थी और अब अचानक से उसने पूरा खाना खत्म कर दिया था। हालांकि उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अभी अभी अपनी जॉब से आई थी, सो ऑब्वियसली वो थोड़ा थकी हुई होगी और उसे भूख भी लगी होगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ और मंगवा दूं? सिद्धार्थ ने उसकी खत्म हो चुकी प्लेट्स की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, बहुत हो गया, सोनल ने अपने हाथ मुंह नाकिन से पूछते हुए कहा। उसे अपने पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसे लगा शायद उसने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है, इसी वजह से पेट में दर्द हो रहा होगा। उसने एक नजर सिद्धार्थ के सामने पड़ी ग्लास की तरफ डाली जिसे उसने अभी अभी रेड वाइन से फुल किया था। मुझे वॉशरूम जाना है, तुम्हारी वाइन खत्म होने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी। सोनल ने स्माइल करते हुए मजाकिया लहजे में उससे कहा। ओके। सिद्धार्थ ने भी उसे स्माइल देते हुए कहा। सोनल उठकर वॉशरूम की तरफ चल दी, मगर उसे नहीं पता था कि एक बार फिर से वो खुद चलकर मुसीबत को अपने पास आने के लिए इन्विटेशन देने जा रही है। इस रेस्टोरेंट में मेल और फीमेल्स के लिए वॉशरूम्स पास पास ही बने हुए थे। सोनल जब फीमेल वॉशरूम के पास पहुंची, ठीक उसी समय दूसरी साइड से मेंस वॉशरूम का दरवाजा खुला और अंदर से जो शख्स बाहर आया उसे देखकर सोनल बुरी तरह चौंक गई। उसके सामने इस वक्त नमम खड़ा था, मगर उसने उसके ऊपर कोई ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। आज पहली बार वो सिद्धार्थ के साथ बाहर डिनर के लिए आई थी, लेकिन यहाँ भी उसे नमम मिल गया था। उसका मूड बुरी तरह खराब हो गया था। दूसरी तरफ नमम भी अचानक सोनल को अपने सामने देखकर हैरान रह गया था, लेकिन फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। सोनल, तुम? I didn't expect you to be here. What a coincidence. मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ मिल जाओगी। सोनल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज में रूखेपन को महसूस करके नमन को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी। उस ड्रग्स वाले इंसिडेंट के बाद वो पहली बार सोनल को अपने सामने देख रहा था, इसलिए उसे अपने सामने सही सलामत देखकर उसका दिल खुशी से भर गया था। मगर सोनल की आवाज में छिपी नफरत ने एक बार फिर उसका दिल तोड़ दिया था। फिर भी उसने इसे सोनल के सामने जाहिर नहीं होने दिया और एक बार फिर से उससे बात करने की कोशिश की। आई गेस तुम सिद्धार्थ के साथ यहाँ आए हो डिनर के लिए? मैं चाहे किसी के साथ भी कहीं भी जाऊं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, राइट? क्या तुम्हें अब भी गलतफहमी है कि तुम मेरे कुछ पे लगते हो? सोनल ने उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा। नमन से अब सोनल की बातें बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। उसका गिल्ट उसके चेहरे पर नजर आने लगा था। इतने सालों तक वो और सोनल साथ रहे थे। जब भी सोनल उससे मिलती थी उसने हमेशा नमन को एक प्यारी सी स्माइल के साथ वेलकम किया था। हमेशा उस पर अपना प्यार और रिस्पेक्ट लुटाने वाली सोनल एक दिन उसके साथ ऐसा बिहेव करेगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। सोनल भी उसके साथ यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। सो बिना वॉशरूम यूज किए ही वो वापस जाने के लिए मुड़ गई। उसे वापस जाता देखकर नमन से रहा नहीं गया। उसने तेजी से आगे बढ़कर सोनल का हाथ पकड़ लिया। सोनल प्लीज बात सुनो मेरी। नमन के हाथ पकड़ते ही सोनल के कदम रुक गए और उसने अपनी नजरें घुमाकर अपने हाथ पर नजर डाली जिसे इस वक्त नमन ने पकड़ रखा था। उसने नमन की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो जितनी जल्दी हो सके उससे दूर चले जाना चाहती थी और फिर न जाने क्यों उसके पेट का दर्द भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। नमन हाथ छोड़ो मेरा, सोनल ने इरिटेट होते हुए कहा। सोनल जितने रूखेपन के साथ उसे ट्रीट कर रही थी ना, उसने नमन को उसका हाथ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मगर उसने फिर भी उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सोनल तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? चाहे जो भी है, लेकिन आखिर हम दोनों क्या? नमन, सोनल ने गुस्से में पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आखिर कभी हम दोनों की एंगेजमेंट हुई थी या आखिर में तुम मुझे छोड़कर चले गए थे? या आखिर तुम इतना नीचे गिर गए कि तुमने मुझे मेरी बहन के साथ मिलकर ड्रग्स देने जैसा घटिया काम किया? ये सब तुमने चूज किया है नमन।
जैसा बिहेव तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे ये सवाल करने का कोई हक भी है? मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम मुझसे बार बार बात करने की कोशिश क्यों करते हो? इसके बाद इसने सीधे नमन की आंखों में देखते हुए कहा, रिलेशनशिप में धोखा देना तुम्हारे लिए खेल होगा नमन। तुम्हारे कौन कौन से धोखे गिनवाऊं मैं? और तुम्हारे इसी बिहेवियर ने मुझे तुम्हारी यादों तक को अपने दिल से निकालने पर मजबूर कर दिया है। ऑनेस्टली अब मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। सोनल ने आज पूरी तरह नमन को यह जता दिया था कि उसके दिल में नमन के लिए सिवाय नफरत के और कुछ भी नहीं रह गया था। तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपना ध्यान उसके ऊपर लगाओ जिसे तुमने खुद चुना है अपने लिए। सोनल ने साथ में ये भी याद कर दिया। उसकी बात सुनकर नमन के दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। सोनल की बेरुखियां उससे और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। किसी तरह अपने इमोशंस पर काबू पाते हुए उसने कहा, शायद मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है, इसलिए तुम अब मुझे देखना भी नहीं चाहती। आगे से मैं कहते कहते नमन रुक गया। जो उसने सोनल के साथ किया था उसके बाद आगे का कोई स्कोप ही कहाँ था। ओके, फॉरगेट इट। पहले भले ही मुझसे गलतियां हुई हों, लेकिन अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। मैं जा रहा हूँ। उसे वहां से जाते देखकर सोनल वापस जाने की बजाय वॉशरूम के अंदर जाकर हैंड वॉश करने लगी थी। उसने एक बार भी नमन की तरफ नहीं देखा। जाते जाते नमन ने रुक कर एक बार उसकी तरफ देखा और बोला, सोनल, तुम्हें ड्रग्स मैंने नहीं दिया था। जानता हूँ तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच है। एनीवेज, टेक केयर, बाय। इतना कहकर नमन वहां से चला गया। अचानक वहां के माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। वॉशरूम के खुले हुए नल से पानी गिरने की आवाज उस सन्नाटे में गूंजती हुई सी लग रही थी। सोनल अपने हाथों पर लगे हैंड वॉश के फोम को पानी के साथ धीरे धीरे बहते हुए देख रही थी, जैसे वो फोम नहीं उसका पास्ट हो, जिसके ऊपर अपने प्रेजेंट के छींटे मारते हुए वो उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह साफ कर बाहर कर देना चाहती थी। हैंड वॉश करने के बाद सोनल ने हाथ पोंछने के लिए टिश्यू पेपर निकाला। उसी समय वॉशरूम के अंदर बने एक बाथरूम कैबिनेट का दरवाजा खुला और अंदर से एक आवाज आई, वाह सोनल, क्या गेम खेला है। तुम तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा चालाक हो गई हो। सोनल ने चौंकते हुए पीछे देखा और अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। का दिन ही खराब है। कहा तो आज सोनल यहाँ इसलिए आई थी कि उसे आज पहली बार सिद्धार्थ के साथ बाहर कुछ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलने जा रहा था। लेकिन यहाँ तो एक के बाद एक उसकी मुलाकात ऐसे ऐसे लोगों से होती जा रही थी जिन्हें वो अपनी नजरों के सामने देखना तक नहीं चाहती थी। पहले तो उसका इतना सारा वक्त नमन ने बर्बाद कर दिया, और अब ये पायल। सोनल को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि पायल भी यहाँ मौजूद होगी, मगर इस बार वो पायल की बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। सो पायल की तरफ मुड़ते हुए उसने थोड़ी लापरवाही से जवाब दिया, नागिन जब मुंह खोलेगी शहर ही उगलेगी। अपना मुंह क्यों नहीं बंद रखती तुम? एनर्जी बची रहेगी तभी तो और नई साजिशें कर पाओगी तुम। सोनल का जवाब सुनकर पायल का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया था। हमेशा सिर झुकाकर उसकी हर बात मानने वाली लड़की की आज इतनी हिम्मत हो गई थी कि वो उसे पलटकर जवाब दे रही है। शायद उस सिद्धार्थ रॉय कपूर जैसे बदतमीज और सनकी आदमी की संगत का कुछ ज्यादा ही असर हुआ है इस लड़की पर। लेकिन पायल भी आज ठान कर आई थी कि आज वो सोनल से अपनी हर बेइज्जती और हर नुकसान का हिसाब वसूल करके रहेगी। मैं अपना मुंह बंद रखूं? हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? पायल जोर से चिल्लाई। सब समझ में आता है मुझे। उस सिद्धार्थ रॉय कपूर के दम पर ही आज तो मेरे सामने इतना उछल रही है, बट यू नो व्हाट, जिस दिन उसका मन तुझसे भर गया ना, उस दिन वो भी तुझे छोड़कर चला जाएगा। फिर क्या करेगी तू? सोनल को चुप देखकर पायल की हिम्मत और बढ़ गई। शायद तुझे भी ये बात समझ में आ गई है, इसलिए तो तू वापस अब नमन के ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। सोनल का पेट दर्द अब बढ़ने लगा था, मगर उसने उसे इग्नोर करते हुए पायल को जवाब दिया, तुमने कब मुझे नमन के ऊपर डोरे डालते हुए देख लिया? आई थिंक यू शुड गेट योर फैक्ट्स चेक्ड। ओह रियली? पायल ने गुस्से में कसमसाते हुए जवाब दिया। और अभी बाहर तुम किससे बात कर रही थी? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने नमन की आवाज भी नहीं पहचानूंगी? पायल वॉशरूम से बाहर आने ही वाली थी कि उसे बाहर से नमन और सोनल की आवाज सुनाई दी और वो अंदर ही रुक गई ताकि उन दोनों की बात सुन सके। उसने वो सब कुछ सुना था जो सोनल ने नमन से कहा था, लेकिन फिर भी उसे सोनल के ऊपर यकीन नहीं था। क्या पता वो ये सब जानबूझकर कह रही हो ताकि नमन उसके आगे पीछे घूमता रहे। आखिर लड़कों को वो लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती है ना जो आसानी से हाथ नहीं आती, राइट? नमन को फिर से सोनल के करीब आने की कोशिश करते देख पायल को अपने दिल में एक टीस सी उठती हुई महसूस हो रही थी। पहले ही उसका सब कुछ उससे छिन चुका था। अब अगर नमन ने भी उसे छोड़ दिया तो वो कहीं की नहीं रह जाएगी। सिर्फ इस डर की वजह से वो इस वक्त सोनल के सामने खड़ी होकर उसे धमकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सोनल भी उसे इस तरह पलटकर जवाब देने लगेगी। सोनल ने एक नजर बोरियत से पायल के ऊपर डाली और अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इस रेस्टोरेंट में उसे नमन मिल जाएगा। ऑनेस्टली वो उससे मिलना भी नहीं चाहती थी, लेकिन इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन पायल को देना वो जरूरी नहीं समझती थी। सो वो चुप रही। सोनल को चुप देखकर पायल फिर गुस्से से भरकर चिल्लाई, अब कुछ बोलती क्यों नहीं हो? हाँ, यू डोंट हैव एनीथिंग टू से, राइट? तुम्हारा असली चेहरा अब सबके सामने आ गया है सोनल मेहता। तुम्हारी इस भोली भाली शक्ल के पीछे कितनी बड़ी स्लट छिपी हुई है। नमन तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुमने सिद्धार्थ को अपने जाल में फंसा लिया, और अब जब तुम्हें लग रहा है कि तुम उसका और ज्यादा फायदा नहीं उठा सकती हो तो तुम वापस नमन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसकी बात सुनकर सोनल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। तुम्हें कैसे पता मैं सिद्धार्थ का और ज्यादा फायदा नहीं उठा पाऊंगी? एंड बाय द वे, नमन के साथ मेरी शादी होने वाली थी तो बेसिकली वो तुम थी जिसने नमन को मुझसे छीना था। तो मुझसे कहीं ज्यादा बड़ी वाली स्लट तो तुम हो। सोनल ने उसे टॉन्ट मारते हुए जवाब दिया। सोनल की बात सुनकर पायल का चेहरा सफेद पड़ गया था, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, नमन आज मेरे पास इसलिए है क्योंकि मुझ में तुमसे कहीं ज्यादा काबिलियत और खूबसूरती है। वो मेरी जैसी सक्सेसफुल लड़की को डिजर्व करता है, तुम्हारी जैसी लूजर को नहीं। तुम्हें नहीं लगता जो चीज किसी के हाथों से छीन कर हासिल की जाती है उसकी लाइफ बहुत कम होती है? तुमने नमन को मुझसे छीना, हो सकता है कल को तुम्हारी जैसी कोई और उसे तुमसे छीन ले, ठीक वैसे ही जैसा तुम्हारा रोल किसी और ने छीन लिया था। सोनल ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसते हुए कहा, ये लाइफ भी ना एकदम अनएक्सपेक्टेड है यार।
कभी भी कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, मैं अपनी लाइफ में बहुत पहले मूव ऑन कर चुकी हूँ। अब मुझे तुम्हारे नमम में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है, लेकिन अभी भी तुम्हारी जैसी बहुत सी लड़कियां बाकी हैं जिनका टेस्ट इतना खराब है। आज पायल को उसी की लैंग्वेज में जवाब देकर सोनल को बहुत अच्छा फील हो रहा था। दूसरी तरफ पायल उसकी बातें सुनकर गुस्से से कांपने लगी थी। जिंदगी में पहली बार आज किसी ने उससे इस तरीके से बात की थी। किसी और की बातें तो वो शायद सहन कर भी लेती, लेकिन सोनल के मुंह से ये सब बातें उसे अपने कान में चुभती हुई से महसूस हो रही थी। नमम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, समझी तुम? पायल ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें जलन हो रही है ना मुझसे? ये मत समझना कि मैं तुम्हारी इरादे नहीं जानती, लेकिन मेरे होते हुए तुम कभी नमम को मुझसे नहीं छीन पाओगी, समझी तुम? सोनल अब तक उसकी बेहुदा बातों से उकता चुकी थी। पायल के अचानक वहां जाने की वजह से उसे नल बंद करने का भी वक्त नहीं मिला था, सो पायल को इग्नोर करते हुए वो नल बंद करने के लिए पीछे मुड़ गई। सोनल के इस इग्नोरेंस ने पायल के गुस्से को और भड़काने का काम किया। उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए सोनल के बालों को अपनी मुट्ठियों में कसते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। सोनल के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। सिद्धार्थ ने उसे अचानक डिनर के लिए बुला लिया था। फैशन हब से वो एकदम हड़बड़ी में निकली थी, जिस वजह से उसे आज अपने बाल बांधने का भी वक्त नहीं मिला था, सो उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। लेकिन इस बात का पायल इस तरह फायदा उठाएगी उसने ये कभी नहीं सोचा था। पायल ने इतनी सख्ती से उसके बालों को पकड़ रखा था कि सोनल को लग रहा था आज वो उसके सारे बाल नोच लेगी। सोनल को दर्द में देखकर अब फाइनली पायल के दिल को थोड़ा सुकून मिल रहा था। ओह बेचारी सोनल, दर्द हो रहा है? हाँ, कहते हुए उसने एक बार और जोर से उसके बालों को खींचा। सोनल की आंखों में आंसू आने लगे थे। तुझे पता है मैं तुझसे कितनी नफरत करती हूँ? इतने सालों तक तेरे बाप की कंपनी और सारी प्रॉपर्टी की देखभाल मेरे डैड ने की। इस हिसाब से हर चीज पर उनका हक बनता था, लेकिन फिर भी मेरी हर बात के लिए उनको तेरी परमिशन लेनी पड़ती थी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उस सारी प्रॉपर्टी की मालिकिन तू थी ना। सिर्फ इस वजह से इतने सालों तक मैंने तुझे उस घर में बर्दाश्त किया। कितनी अच्छी किस्मत लेकर आई थी ना तू। पैसा, स्टेटस, पढ़ाई सब में आगे टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट और तुम्हारा नाम जैसा अच्छा लाइफ पार्टनर भी तुझे मिला। पायल ने कसमसाते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, लेकिन ये सब मैं डिजर्व करती थी, इसलिए मैंने कसम खाई कि एक दिन मैं तुझसे तेरा ये सब कुछ छीन लूंगी, और मैंने ऐसा ही किया। और देख सोनल, आज मेरे पास सब कुछ और तेरे पास कुछ भी नहीं। इतनी मुश्किलों के बाद मैंने नमन को पाया है, और तुझे लगता है तो इतनी आसानी से उसे मुझसे छीन लेगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। सोनल ने उससे अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करते हुए दर्द भरी आवाज में कहा, पायल छोड़ो मुझे। तुझे छोड़ दूं? नेवर। पायल की आंखों में नफरत और गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। कान खोलकर सुन ले, नमन सिर्फ मेरा है। मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मेरी कंपनी है, और वो लीडिंग एक्ट्रेस का रोल, वो भी। कहते हुए पायल की आवाज बैठने लगी थी, मगर फिर उसने खुद को संभालते हुए दोबारा गुस्से से भरकर सोनल के बालों पर अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए कहा, सब जानती हूँ मैं, तेरे कहने पर ही तेरे उस आशिक ने मुझे मेरे टीवी शो से बाहर करवाया था ना। तुझे पता भी है वो रोल पाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। तेरी वजह से वो रोल मेरे हाथों से निकल गया। मेरे एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए, मुझे नई स्क्रिप्ट्स नहीं मिल रही हैं, सब तेरी वजह से। सोनल की आंखों से दर्द के कारण आंसू बहने लगे थे। नल से पानी ओवरफ्लो होते हुए अब वॉशरूम के फर्श पर गिरने लगा था। सोनल ने काफी कोशिश करते हुए पायल के हाथों को अपने हाथ पकड़कर अपने बाल छुड़ाने की कोशिश की। उसे दर्द से तड़पते देखकर पायल के चेहरे पर अब गुस्से से भरी एक हंसी आ गई थी। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? ये तो कुछ भी नहीं है। मुझसे पूछ मैं कितनी तकलीफ में हूँ, कितना दर्द है मेरे दिल में। अगर मैं तकलीफ में हूँ ना, तो मैं तुझे भी चैन से सांस नहीं लेने दूंगी। पायल ने गुस्से से कसमसाते हुए कहा। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश में नहीं है। पायल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। सोनल ने उसका हाथ पकड़कर अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। पायल ने उसे छोड़ा तो नहीं, मगर हाथ खींचने की वजह से सोनल के बाल और ज्यादा खींचने लगे थे। दर्द के कारण उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। पायल किसी भी तरह से उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। जब सोनल को कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया, तो उसने अपने पैरों को पीछे ले जाते हुए पायल को पैर पर हिट करने की कोशिश की। 2-3 बार कोशिश करने के बाद आखिरकार सोनल ने अपने हील वाले शूज से पायल के एंकल पर एक जोरदार किक मारी। दर्द के कारण पायल के हाथ की पकड़ ढीली हो गई। सोनल ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके हाथों से खुद को छुड़ाया और पीछे मुड़ते हुए पायल को धक्का देकर खुद से अलग कर दिया। पायल खुद को संभाल नहीं पाई और वॉशरूम की दीवार से जाकर टकरा गई। तूने मुझे मारा, हाउ डेयर यू! कहते हुए पायल ने सोनल को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन एक बार पायल के हाथों हर्ट होने के बाद इस बार सोनल पूरी तरह अलर्ट थी। उसने अपने एक हाथ से पायल के बाल को रोका और अपने दूसरे हाथ से एक जोरदार थप्पड़ पायल के गालों पर चढ़ दिया। थप्पड़ की आवाज उस पूरे वॉशरूम में गूंज गई थी। पायल अब भी शॉक में थी। उसका एक हाथ उसके गाल पर था, जो सोनल के जोरदार थप्पड़ की वजह से पूरी तरह लाल हो गया था। सोनल ने इस थप्पड़ में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। खुद उसका हाथ भी इस वजह से दर्द हो रहा था। वो अलग बात है कि उसने पायल के सामने इसे जाहिर नहीं होने दिया। ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले ही मारना चाहिए था पायल। आखिर बर्दाश्त की भी एक हाथ होती है। तुमने हर बार मेरे साथ गलत किया, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और मैं चुपचाप सब कुछ सहती रही। शायद इसलिए तुमने मुझे कमजोर समझ लिया, लेकिन अब और नहीं। अब तुम्हें तुम्हारी हर करतूत का जवाब मैं तुम्हारी ही भाषा में देने वाली हूँ। आज ये जो लेसन मैंने तुम्हें दिया है ना, इसे हमेशा याद रखना। इतना कहकर सोनल ने पीछे मुड़कर नल बंद किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसे जाते देखकर पायल जैसे वापस होश में आ गई थी। एक बार फिर से फुर्ती से आगे बढ़कर उसने सोनल का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में दांत पीसती हुई बोली, सोनल की बच्ची, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी आज मैं तुझे। सोनल ने कहा था वो उसकी ग्लास की वाइन खत्म होने से पहले ही वापस आ जाएगी, लेकिन सिद्धार्थ अब तक 2 ग्लास वाइन पी चुका था और सोनल का अब तक कोई अता पता नहीं था। उसने एक बार इरिटेट होते हुए उस रास्ते की तरफ देखा
जिधर से होकर सोनल वॉशरूम गई थी। ये लड़कियां भी ना पता नहीं कितनी देर लगाती हैं वॉशरूम में, लेकिन वेट करने के अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। उसने बोर होकर अपना मोबाइल फोन निकाला और उस पर कोई गेम खेलने लगा। एक के बाद एक वो कई लेवल्स पार करता चला गया। अचानक एक लेवल पर जाकर वो चैलेंज पूरा नहीं कर पाया और गेम ओवर हो गया। एक बार फिर उसका ध्यान अपने फोन से हटकर अपने सामने वाली चेयर पर चला गया जो अब भी खाली पड़ी हुई थी। अब सिद्धार्थ को भी फिक्र होने लगी थी, आखिर सोनल को इतनी देर क्यों लग रही है। अब उसके लिए वहां बैठकर वेट करना मुश्किल हो रहा था, सो उसने खुद ही जाकर चेक करने का फैसला किया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वॉशरूम के सामने पहुंचते ही उसे गुस्से से भरी एक आवाज सुनाई दी, सोनल की बच्ची, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी आज मैं तुझे। ये आवाज सुनते ही सिद्धार्थ बुरी तरह चौंक गया था। कुछ तो गलत हो रहा था सोनल के साथ। ये सोचकर ही गुस्से से उसके जबड़े कस गए थे। उसने पहले से भी ज्यादा तेजी से अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए। सोनल जब वॉशरूम से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, उसी समय